एपिसोड की शुरुआत में हमें पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर सा गांव दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे सुंदर घर और इमारतें बनी हुई हैं। असल में ये एक सेक्ट है जिसका नाम टैंगमैन है। अब फिर हमें इस सेक्ट के बाहर वाले जंगल में एक नौजवान को दिखाते हैं जो कुछ एल्डर्स से बचते हुए भाग रहा था। एल्डर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन वो नौजवान सभी अटैक से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था। और ये बात एल्डर्स को बहुत शॉक करती है क्योंकि वो एल्डर्स इतने शक्तिशाली थे कि उनके अटैक से बचना नामुमकिन सा ही होता था। नौजवान का नाम टैंगशान है और अब भागते भागते आगे एक खाई आ जाती है और अब टैंगशान रुक जाता है। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि टैंगशान ने सेक्ट लाइब्रेरी के अंदर घुसकर सीक्रेट टेक्निक सीख ली थी। ऐसा करना मना था और अब इसकी सजा में टैंगशान को मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। वहाँ टैंगशान जो अपने असूलों का पक्का था और उसे ये पता था कि इसकी सजा मृत्यु दंड ही है, इसीलिए वो खुद अब सुसाइड करने का ही डिसाइड करता है। और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताता है कि उसने इस सीक्रेट टेक्निक को किसी और को नहीं बताया है और सारी टेक्निक्स उसके कमरे में ही हैं। और ऐसा कहते ही वो उस टेक्निक का सबसे खतरनाक हथियार निकाल लेता है और सेक्ट के लीडर को समर्पित करता है, जिसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतारता है क्योंकि वो टैंक सेक्ट से लिया हुआ सब कुछ वापस लौटा देना चाहता था और फिर खुद खाई से नीचे कूद जाता है। तभी सेक्ट लीडर उसे मरने से बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन टैंगशान अपने इरादे का पक्का था और वो खाई में गिरकर अपने आप को मार डालता है। उसके मरते ही उसकी आत्मा अलग अलग दुनियाओं को क्रॉस करते हुए पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है और वहाँ वो एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम भी वहाँ टैंगशान ही रखा जाता है। उसे अब अपने पहले जन्म की सारी बातें और सारी टेक्निक्स याद होती हैं, जिस वजह से वो बचपन से ही उन टेक्निक्स को पहाड़ के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करता है। इस दुनिया के अंदर डोलो कॉन्टिनेंट है। इस दुनिया के अंदर हर कोई 6 साल की उम्र में अपनी एक स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है। इस एबिलिटी का नाम स्पिरिट सोल है और स्पिरिट सोल को हासिल करने के बाद लोगों के पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज आ जाती हैं। एक दिन जब वो पहाड़ से टेक्निक करते हुए वापस आ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इसी साल नए बच्चों की एबिलिटी जगाने के लिए एक स्पिरिट मास्टर उनके गांव में आ रहे हैं। इस स्पिरिट मास्टर का नाम सु यू ताओ है और ये रैंक 26 का स्पिरिट ग्रैंड मास्टर है। असल में यहाँ की कल्टीवेशन 1 से 100 में बनती है और इनमें 1 से 10 के रैंक वाले को ट्रेनी कहते हैं, 10 से 20 वाले को स्पिरिट मास्टर कहते हैं, 21 से 30 वाले को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर कहते हैं, 31 से 40 वाले को स्पिरिट एल्डर कहते हैं और ऐसे ही इनकी रैंक के अनुसार ये बनते हैं और इनके बारे में हमें अब आगे पता चलेगा। अब सब बच्चों की एबिलिटीज जगाने के लिए इस गांव का चीफ सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। अब गांव के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर स्पिरिट मास्टर एक एक करके उनकी एबिलिटीज को जगाता है। वहां पर टैंगशान भी मौजूद है और वो भी यहाँ अपनी एबिलिटी को अवेकन करने आया होता है। तब उनकी एबिलिटीज को जगाने से पहले सब बच्चों को अपनी शक्ति दिखाता है और अपने अंदर एक भेड़िए जैसी शक्ति बुला लेता है, जिससे सब बच्चे बहुत शौक होते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं और अब एक एक करके बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल को जगाने के लिए आगे आते हैं। अब जो पहला बच्चा आगे आता है उसकी स्पिरिट सोल एक दारांत यानी सिकल होती है जो कि एक टूल टाइप स्पिरिट सोल है। अब इसे देखकर स्पिरिट मास्टर उनको बताता है कि ये वेपन के लिए तो काम नहीं आ सकती, लेकिन इस टाइप के लोग एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अब वो उसकी सोल पावर को चेक करता है। सोल पावर किसी भी स्पिरिट सोल को ट्रेन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब जब उसकी सोल पावर को चेक करते हैं तो उसकी सोल पावर 0 आती है, जिसका मतलब वो अपनी स्पिरिट सोल को ट्रेन नहीं कर सकता और पूरा जीवन भर एक नॉर्मल इंसान की रहेगा। ऐसा करते करते वो और भी बच्चों को चेक करता है जिसमें ज्यादातर फार्मिंग स्किल्स की एबिलिटीज को रखने वाले बच्चे ही निकलते हैं। वहीं फिर एक लड़की अपनी सोल पावर चेक कराने आती है और उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की होती है। ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत कॉमन ग्रास है और इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं होती और इस टाइप की स्पिरिट सोल को सबसे बेकार स्पिरिट सोल माना जाता है और ये बहुत कमजोर होती है। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम टैंगशान है वो आगे आता है और अपना सीधा हाथ बढ़ाकर कॉन्सेंट्रेट करता है और उसके हाथ से भी ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर आती है, लेकिन तभी उसके उल्टे हाथ में भी कुछ होने लगता है और वहां पर हमें एक हथौड़ा दिखता है जिसे वो मुंह बंद करके छुपा लेता है। अब इसके बाद स्पिरिट मास्टर टैंगशान की सोल पावर चेक करता है और उसकी सोल पावर 10th लेवल पर होती है और ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। असल में जिन लोगों की सोल पावर अवेकनिंग के वक्त फुल यानी 10th लेवल की होती है तो उन्हें बोर्न विद सोल पावर यानी कि इननेट सोल पावर का दर्जा दिया जाता है और ऐसे लोग बहुत ही काम के होते हैं। ऐसे लोग बहुत ताकतवर बनते हैं और लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। अब स्पिरिट मास्टर उसे बताते हैं कि अवेकन होने के बाद सोल पावर की 10th लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होती है, जिस पर अब टैंगशान ये पूछता है कि क्या हम इसके आगे नहीं जा सकते, यानी क्या इसके आगे ट्रेन नहीं कर सकते, जिस पर मास्टर उसे समझाते हैं कि इससे आगे ट्रेन करने के लिए हर 10th लेवल के बाद एक स्पिरिट रिंग हासिल करने की जरूरत होती है। स्पिरिट रिंग हासिल करने के बाद ही हम 10th लेवल से आगे बढ़ सकते हैं। बिना स्पिरिट रिंग के हासिल किए कोई आदमी कितना भी ट्रेन क्यों ना हो वो 11th लेवल पर नहीं पहुंच सकता। अब टैंगशान उससे ये पूछता है कि क्या तुम्हारे पास 2 स्पिरिट रिंग है, क्योंकि मास्टर की रैंक 26 है और उसे 10th लेवल और 20th लेवल को पार करने के लिए एक स्पिरिट रिंग की जरूरत पड़ी थी। स्पिरिट रिंग्स यूजर को उनके स्पिरिट सोल के मुताबिक उनको अलग अलग स्पेशल पावर भी देती है। अब ऐसा कहकर वो हॉल से बाहर आ जाते हैं और अब स्पिरिट मास्टर जाने लगते हैं। अब गांव के चीफ और टैंगशान के घर जाते हैं और वहां उसके पिता को टैंगशान के पावर्स के बारे में सब कुछ बताते हैं और उसको जीनियस कहकर पुकारते हैं। टैंगशान के पिता का नाम टैंग हाउ है। टैंग हाउ अब अपने बेटे से उसकी स्पिरिट सोल के बारे में पूछता है और उसे अपने बेटे से उसकी स्पिरिट सोल के बारे में पता चलता है जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास है। अब ये सुनकर उसका पिता शॉक होता है क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे की स्पिरिट सोल तो क्लियर स्काई हैमर होनी चाहिए। इस लाइन से आप कंफ्यूज ना हो, इसके बारे में डिटेल में आगे बताया जाएगा। अब गांव के चीफ ये चाहते थे कि टैंगशान शहर की एक एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग करे, लेकिन टैंग हाउ साफ मना कर देता है। अब क्यों मना किया है ये भी हमें आगे पता चलेगा। गांव का चीफ बहुत शौक होता है और उसे लड़ता भी है क्योंकि इतने बड़े टैलेंट को घर में रखना सही नहीं है, इसको बाहर जाकर बेस्ट ट्रेनिंग हासिल होनी चाहिए। अब चीफ के बार बार समझाने पर भी टैंग हाउ नहीं मानता और चीफ अब वहां से चला जाता है। अब टैंग हाउ को ये लगता है कि उसके इस डिसीजन से उसका बेटा नाराज होगा, लेकिन टैंगशान उसके इस डिसीजन से नाराज होने की बजाय उनकी बातों से संतुष्ट दिखाई देता है और कहता है कि हम एक लोहार की तरह भी अपना गुजारा चला सकते हैं। अब टैंग हाउ निराश होकर बैठ जाता है और वो दुखी होते हुए सभी स्पिरिट मास्टर्स को बेकार बताता है। अब टैंग हाउ टैंगशान से अपनी स्पिरिट सोल को दिखाने को कहता है, जिस पर टैंगशान अपने हाथ से उसे ब्लू सिल्वर ग्रास निकालकर दिखा देता है और ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है। लेकिन तभी टैंगशान उसे अपनी एक और स्पिरिट सोल के बारे में बताता है और अपने दूसरे हाथ से क्लियर स्काई हैमर को बाहर निकालता है। अब ये देखकर टैंग हाउ को कुछ याद आता
बताता है कि कैसे कुछ साल पहले वो और उसकी वाइफ कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे और उसकी वाइफ अपने पति और अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। और अब यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ की स्पिरिट सोल भी ब्लू सिल्वर ग्रास होती है। अब फिर टैंग हाउ अपने बेटे की डबल स्पिरिट सोल को देखकर उसे गले लगा लेता है और उसे अब एक बात समझाता है और कहता है कि तुम हमेशा अपने उल्टे हाथ के हैमर से अपने सीधे हाथ की ग्रास को प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद टैंग हाउ टैंग शैन को लेकर काम सिखाने लगता है और उसको इस काम की अलग अलग टेक्निक सिखाता है और इन सभी टेक्निक्स की मदद से टैंग शैन अब अपने पिछले जन्म की मेमोरीज का यूज करता है और उनकी मेमोरीज से वो कुछ हिडन वेपन्स बनाता है। अब अगले दिन टैंग हाउ अपने बेटे को शहर जाकर ट्रेनिंग करने की इजाजत दे देता है और साथ में ये भी कहता है कि वहाँ तुम अपना खर्चा लोहार का काम करके चला लेना। लेकिन शहर पढ़ने जाने के लिए टैंग हाउ उसके सामने कुछ शर्तें रखता है। वो उसे कहता है कि तुम कभी भी अपनी हैमर स्पिरिट में कोई भी स्पिरिट रिंग ऐड नहीं कर सकते। दूसरी शर्त पे उसे वो कभी भी अपनी हैमर स्पिरिट सोल को दिखाने के लिए मना करता है और साथ ही साथ किसी को भी अपना ये रहस्य कि उसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं बताने से मना करता है और जब तक उसकी जान पर ना आए तब तक वो उसे हैमर स्पिरिट का भी इस्तेमाल करने से मना करता है। अब इन शर्तों पर एग्री करके टैंग शैन अपने सफर पर निकल जाता है। वो अब गांव के चीफ के पास जाता है और अब दोनों शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों रास्ता पूछते हुए स्पिरिट मास्टर एकेडमी की तरफ जाते हैं जहां पर उन्हें गेट कीपर रोक लेता है। अब चीफ उसे अपना पास दिखाता है जो उसको स्पिरिट मास्टर ने दिया था। गेट कीपर उस पास को चेक करता है और इस पास को वो फेक समझता है क्योंकि इस पास पर ब्लू सिल्वर ग्रास लिखा था, लेकिन साथ ही साथ सोल बार को 10 रैंक का भी बता रखा था। अब ब्लू सिल्वर ग्रास का होना और 10 रैंक का होना ऐसा बहुत रेयर कंडीशन में ही पॉसिबल है और जिस छोटी जगह से ये लड़का आया है वहां पर इस रेयर चीज का होना पॉसिबल नहीं है। अब चीफ और गेट कीपर की बहस होने लगती है और उनकी बहस इस कदर पहुंच जाती है कि गेट कीपर चीफ पर हाथ उठा देता है, लेकिन तभी टैंग शैन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। टैंग शैन को बहुत गुस्सा आ चुका था और वो उसे मारने के लिए अपना हिडन वेपन एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी वहां आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इस आदमी को यहाँ पर सभी लोग ग्रैंड मास्टर कहते हैं और वो उनकी लड़ाई बंद करवाने के बाद उसको अंदर एडमिशन के लिए ले जाता है। अब रास्ते में टैंग शैन और ग्रैंड मास्टर कई तरह की बातें करते हैं जिसमें ग्रैंड मास्टर अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहते हैं कि वो यहाँ का ग्रैंड मास्टर है और अगर टैंग शैन ग्रैंड मास्टर से कुछ सीखना चाहता है तो वो उसको टीचर बुला सकता है। अब वो और भी बातें करते हैं और क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने उसका एडमिशन पास देखा होता है तो वो उससे कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और उसे ये भी बताता है कि पिछले 100 सालों के अंदर तुम तीसरे आदमी हो जिसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं। ये सुनकर टैंग शैन चौंक जाता है और अपने हिडन वेपन को फिर से एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा होता है कि उसकी 2 स्पिरिट सोल के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए और अब वो अपने इस खतरे को हटाने के लिए अपना हिडन वेपन एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर उसे अब ये बताता है कि आखिर उसे इन सब के बारे में कैसे पता चला। असल में ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसने पहले भी बहुत सारी रिसर्च कर रखी थी। उसमें उसे पता चला था कि दुनिया के अंदर ब्लू सिल्वर ग्रास वाली स्पिरिट सोल के सिर्फ 647 लोग हैं और उनमें से सिर्फ 16 के पास सोल पावर है और उन 16 की भी रैंक एक से ज्यादा नहीं है। सोल पावर हमेशा स्पिरिट सोल की क्वालिटी के प्रोपोर्शन में रहती है, जिस वजह से ब्लू सिल्वर ग्रास की फुल सोल पावर नहीं हो सकती। इसलिए ग्रैंड मास्टर श्योर है कि इसके पास 2 स्पिरिट सोल हैं। अब उनकी ये सब बातें सुनकर टैंग शैन समझ जाता है कि ये ग्रैंड मास्टर बहुत समझदार आदमी है और वो तुरंत उसके सामने झुककर उन्हें अपना गुरु बनने के लिए प्रार्थना करता है और अब ग्रैंड मास्टर उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर वो दोनों स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल उसका एडमिशन पास देखता है। उसे भी थोड़ा अजीब लगता है कि ये ब्लू सिल्वर ग्रास है लेकिन इसकी सोल पावर फुल है, लेकिन साथ में ग्रैंड मास्टर को देख वो उसको एडमिशन दे देता है। ग्रैंड मास्टर हालांकि यहाँ का कोई टीचर नहीं है लेकिन प्रिंसिपल और बाकी सब ग्रैंड मास्टर की बहुत इज्जत करते हैं और ग्रैंड मास्टर का रुतबा पूरे शहर के अंदर है। अब टैंग शैन को हॉस्टल 7 अलॉट किया जाता है और अब वो अपने हॉस्टल के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो अपने हॉस्टल का गेट खोलता है वैसे ही वहाँ एक बच्चा उस पर अटैक कर देता है। टैंग शैन उस बच्चे से लड़ता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट में टैंग शैन आसानी से उस बच्चे को मार दे देता है और सब बच्चे टैंग शैन के लिए ताली बजाने लगते हैं। अब फिर वो बच्चा खड़ा होता है और सम्मान पूर्वक उसे बताता है कि ये हॉस्टल का एक ट्रेडिशन है, यहाँ जो भी नया बच्चा आता है उससे यहाँ का बिग बॉस लड़ाई करता है और अगर वो नया बच्चा जीत जाता है तो उसे यहाँ का बिग बॉस बना दिया जाता है। अब क्योंकि टैंग शैन जीत गया था इसलिए सब उसके सामने झुक जाते हैं और उसे अपना बिग बॉस कहने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की और आती है और परंपरा के अनुसार अब टैंग शैन उससे लड़ने लगता है। उस लड़की की स्पिरिट सोल रैबिट की है और वो लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उन दोनों की फाइट में दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं और फिर लास्ट में लड़की टैंग शैन को हरा देती है और अब हॉस्टल 7 का बिग बॉस उस लड़की को बना दिया जाता है। इस लड़की का नाम जीवू है। यहाँ पर कोएड हॉस्टल है क्योंकि यहाँ सब सिर्फ बच्चे हैं, इसलिए गर्ल्स और बॉयज अलग अलग हॉस्टल में नहीं रहते। अब सब फिर एक दूसरे की सोल पावर पूछते हैं और जब टैंग शैन उन्हें अपनी सोल पावर फुल बताता है तो सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं। अब वहाँ फिर टीचर आते हैं और टैंग शैन को उसका ब्लैंकेट देते हैं। असल में हॉस्टल 7 के अंदर रहने वाले सभी बच्चे वर्किंग स्टूडेंट्स थे, यानी वो यहाँ रहकर पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि वो अपनी फीस भर सके। अब फिर टीचर टैंग शैन और जीवू को उनके काम बता के वहाँ से चले जाते हैं। अब टीचर उसे सिर्फ एक ब्लैंकेट देकर गया था और जीवू के पास कोई ब्लैंकेट था ही नहीं, इसलिए वो टैंग शैन से अपने और उसके दोनों के बेड्स को मिलाकर एक करने को कहती है ताकि वो दोनों एक ही बेड पर सो सके। अब सब बच्चे बहुत चौंक जाते हैं और टैंग शैन से जलने लगते हैं। टैंग शैन भी घबराते हुए उससे कहता है कि भला एक लड़का लड़की एक साथ एक बेड पर कैसे सो सकते हैं, जिस पर जीवू कहती है कि जब मुझे लड़की होकर कोई दिक्कत नहीं तो तुम्हें लड़के होकर क्या परेशानी है। अब फिर वो बेड्स को अटैच करता है और दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन वो सभी बच्चे मेस के अंदर खाना खाने जाते हैं और जीवू को ऊपर फ्लोर पर खाना खाने का मन था, लेकिन वहाँ उसे ये पता चलता है कि ऊपर वाला फ्लोर अमीरों के लिए है और गरीबों के लिए ऊपर जाना मना है। अब ये सुनकर सभी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऊपर बैठे अमीर लोग उन्हें चिढ़ा भी रहे होते हैं। हॉस्टल 7 के सभी बच्चे अब नीचे के फ्लोर पर ही खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं। ग्रैंड मास्टर वही है जिसे टैंग शैन ने अपना टीचर बनाया था। ग्रैंड मास्टर टैंग शैन के पास आकर उसे अपने साथ ऊपर खाना खाने को कहते हैं क्योंकि उनको टैंग शैन से कुछ बातें करनी थी, लेकिन टैंग शैन को फिलहाल अपने दोस्तों के साथ रहकर ही खाना खाना बेहतर प्रतीत होता है और वो उनसे खाना खाने के बाद मिलने को कहता है। अब टैंग शैन अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ जब उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि टैंग शैन के टीचर ये है तो उन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि सबको ये बात पता थी कि ग्रैंड मास्टर रैंक 29 पर पहुंचे हुए हैं लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिस वजह से उनका कभी कभार मजाक सा भी बनाया जाता है और
जब टैन शैंग के दोस्त टैन शैंग के सामने ही ग्रैंड मास्टर का मजाक सा उड़ाने की कोशिश करते हैं तो टैन शैंग गुस्से में आकर उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे टीचर के बारे में एक और बार मजाक उड़ाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब वो फिर सीधे ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है और अब ग्रैंड मास्टर उससे उसकी दूसरी स्पिरिट सोल को दिखाने को कहते हैं। वो उन्हें अपनी दूसरी स्पिरिट सोल दिखाता है जो असल में एक हैमर की थी। ग्रैंड मास्टर ये देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि उसके पापा एक लोहार हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर लोहार के बेटे के पास इतना टैलेंट कैसे, लेकिन वो इसको एक अच्छा मैच ही कहते हैं क्योंकि लोहार के पास हथौड़े की स्पिरिट सोल से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था। अब वो फिर टैन शैंग को हैमर वाली स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग को ऐड करने की मना करते हैं और जैसे ही वो ग्रैंड मास्टर से ये बात सुनता है तो वो बहुत चौंक जाता है क्योंकि उसके पापा ने भी उसे मना किया था कि उसे कभी भी हैमर स्पिरिट सोल में स्पिरिट रिंग ऐड नहीं करनी। अब वो इसका रीजन ग्रैंड मास्टर से पूछता है जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे सिर्फ इतना कहते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब ग्रैंड मास्टर टैन शैंग को अपने अंडर में रखकर उसकी ट्रेनिंग को करवाना चाहते थे और उसके स्पिरिट मास्टर बनना चाहते थे, लेकिन स्पिरिट मास्टर बनने के लिए उसे अपनी रैंक बढ़ानी होगी। अभी उसकी रैंक 10 है और रैंक 11 पर पहुंचने के लिए उसे स्पिरिट रिंग की जरूरत होगी और स्पिरिट रिंग उसे सिर्फ 20 को मारकर ही मिल सकती है, जिस वजह से वो अब एक खास तरह के जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि उस खास तरह के जंगल में जाकर उन्हें शिकार करने के लिए 20 मिल सके। वो उसे फिर उसकी स्पिरिट सोल जो कि एक ब्लू सिल्वर ग्रास की है उसके बारे में उसे कई सारी नॉलेज देते हैं और वो नॉलेज हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में स्टोरी के साथ बताएंगे। अब फिर टैन शैंग अपने हॉस्टल में सोने के लिए जाने लगता है क्योंकि कल उसे जल्दी उठकर ग्रैंड मास्टर के साथ जाना था, लेकिन हॉस्टल में जाते वक्त उसे रास्ते में जीवू दिखती है। असल में जीवू समझ जाती है कि पिछले दिन टैन शैंग मन से उससे हारा था और उसने अपनी पूरी एबिलिटीज नहीं दिखाई थी, इसलिए अब जीवू उसे रास्ते में रोककर फाइट करना चाहती थी। अब वो दोनों फाइट करते हैं और फाइट करते वक्त दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल भी नजर आता है और तभी वहां एक लेडी टीचर उन्हें इस कंडीशन में देख लेती है और उन्हें गलत समझ लेती है। वो इतने छोटे बच्चे थे और दूसरी बात वो पब्लिक में ये सब कर रहे थे जिस वजह से वो उनको डांटने लगती है, लेकिन जीवू इतनी शरारती थी कि वो टीचर को ही धक्का मारकर वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन टैन शैंग ग्रैंड मास्टर के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल में जाने लगता है और रास्ते में वो उसे कई तरह के बीज के बारे में नॉलेज देता है। वो फिर उसे एक खास तरह की बेल्ट देता है और उस बेल्ट के अंदर वो जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है। अब इस बेल्ट को पाकर टैन शैंग बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने हिडन वेपन्स भी इसमें छुपा सकता था। अब वो इस जंगल के एंट्रेंस के पास पहुंच जाते हैं और इस एंट्रेंस के थ्रू सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे और ग्रैंड मास्टर का रुतबा तो पूरे शहर के अंदर था, जिस वजह से ग्रैंड मास्टर और टैन शैंग को जंगल के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाती है। अब वो दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर कई खतरनाक बीस्ट मौजूद थे और उन बीस्ट से इन दोनों को भी खतरा हो सकता था, इसलिए ये दोनों अब कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हैं। अब फिर ग्रैंड मास्टर उसे अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है जो कि असल में एक बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल है। उनकी स्पिरिट सोल बहुत ज्यादा खास और एक तरह की वेरिएंट थी, लेकिन अब टैन शैंग को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उनकी स्पिरिट सोल तो इतनी अच्छी है फिर भी उनकी रैंक आगे क्यों नहीं बढ़ रही। जिस पर अब ग्रैंड मास्टर उसे सच्चाई बताता है कि उसकी ये स्पिरिट सोल जब ही अवेकन हो गई थी जब उसकी रैंक हाफ थी और इस वजह से अब वो कितना भी हार्ड ट्रेन कर ले वो कभी भी अपनी रैंक को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और इसीलिए ही ग्रैंड मास्टर ने अब रैंक बढ़ाने को छोड़ रैंक्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और अब बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी। अब फिर उसे अपनी 20 स्पिरिट सोल के बारे में बताता है कि ये एक बार में 3 अटैक कर सकता है और ये बहुत शक्तिशाली भी है। वहां से वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक बीस्ट नजर आता है, लेकिन वो बीस्ट बहुत कमजोर था और उसको मारने से उन्हें एनर्जी नहीं मिलने वाली थी, जिस वजह से वो उसको वहीं छोड़ आगे बढ़ जाते हैं। वहां उन्हें अब एक पेड़ दिखता है जिसको टैन शैंग एब्जॉर्ब करके ब्लू सिल्वर ग्रास की स्पिरिट रिंग बढ़ा सकता था, लेकिन उस पेड़ की उम्र बहुत कम थी जिस वजह से वो उनके लिए सूटेबल नहीं है और अब वो आगे बढ़ जाते हैं। असल में वो कलर को देखकर उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। अब उनको बीस्ट ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब ग्रैंड मास्टर अपनी बीस्ट टाइप की स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हैं और उसे मूली खिलाते हैं। असल में इस बीस्ट की स्पेशल पावर फाट मारना था और ये मूली खाने से ही पॉसिबल हो सकता था। ये बात टैन शैंग को बहुत शॉक करती है। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक बहुत बड़ा स्नेक के शेप वाला बीस्ट आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। वो भी 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और बहुत शक्तिशाली था और उसे ग्रैंड मास्टर नहीं मार सकते थे, जिस वजह से वो उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीस्ट उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है और उनको मारने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट सोल उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो बीस्ट उससे भी बच जाता है। ग्रैंड मास्टर और टैन शैंग अपने अपने तरीकों से उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई उसको नहीं हरा पाता। इसलिए अब टैन शैंग एक आइडिया सोचता है। टैन शैंग अपने ग्रैंड मास्टर का साथ छोड़ चुपके से उससे लड़ने जाता है और अपने हिडन वेपन से उसके मुंह पर वार कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट वहीं तड़प तड़प कर जमीन पर गिर जाता है। अब फिर ग्रैंड मास्टर भी उसको देख लेते हैं और टैन शैंग को डर लगता है कि कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। वो सबसे अपने हिडन वेपन्स को छुपाना चाहता था। अब ग्रैंड मास्टर उसके पास आते हैं और उनको खुशामदी से उसका हिडन वेपन नहीं दिखता और ग्रैंड मास्टर को यही लगता है कि टैन शैंग का चाकू तुक्के से इसके मुंह पर जा लगा है और ये बीस्ट तुक्के से मर गया है। अब ग्रैंड मास्टर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब इस बीस्ट की एनर्जी खींचकर वो टैन शैंग को स्पिरिट रिंग दिला सकते हैं। अब ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर कि उसको इस बीस्ट में से एनर्जी खींचनी है, वो डर जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि स्नेक की एनर्जी से उसकी स्पिरिट सोल जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास है वो तबाह हो जाएगी, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसको खींचकर तुम्हारी स्पिरिट सोल और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब टैन शैंग ऐसा ही करता है और ग्रैंड मास्टर के बताए अनुसार वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेडिटेट करने लगता है। वो अपनी स्पिरिट सोल के अंदर पहुंच जाता है और उसे अब स्पिरिट रिंग हासिल होने लगती है और इस प्रोसेस में सुबह हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पास अपने टीचर को बेहोश पाता है। उनको चेक करने पर उसे उसके शरीर पर कल वाले बीज के जहर का निशान मिलता है, जिस वजह से उनके शरीर में जहर फैल गया होता है और अब वो बेहोश हो गए होते हैं। अब अगर उनके शरीर से जहर नहीं निकाला गया तो वो मर सकते थे, इसीलिए वो तुरंत लोहार की टेक्निक का यूज करते हुए चाकू को गर्म करता है और उसका यूज करके जहर निकालने लगता है। वो फिर अपनी सोल पावर का यूज करता है और जो जहर उनके शरीर के भीतर चला गया था उसे निकालता है और ऐसा करने के कुछ समय बाद ग्रैंड मास्टर फाइनली होश में आ जाते हैं। टैन शैंग अपने टीचर को रेस्ट करने का बोलता है, लेकिन अब टीचर सबसे पहले वापस स्कूल लौटना चाहते थे। वो अब टैन शैंग से उसकी स्पिरिट रिंग की पावर दिखाने को कहते हैं, जिस पर अब टैन शैंग मेडिटेट करके उनकी पावर को निकालता है और वो पावर 50 मीटर दूर के पेड़ में जाकर लगती है और उस पेड़ को अपने में जकड़कर उसे मारने के लिए रेडी हो जाती है। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि
ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत शक्तिशाली है। इस पावर से हम 50 मीटर दूर खड़े आदमी को आसानी से पैरालाइज भी कर सकते हैं। अब दोनों ही बहुत खुश होते हैं और दोनों अब स्कूल में वापस जाते हैं, जहाँ टैंग शैंग बीमार ग्रैंड मास्टर को बेड पर लेटाता है और ग्रैंड मास्टर उसको शेल्फ में से एक बुक निकालने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इस बुक के अंदर अपनी कई सारी रिसर्च लिखी है और इनसे तुम्हें बहुत हेल्प होगी। वो फिर उसे शहर के स्पिरिट हॉल में जाने को कहते हैं, क्योंकि वहां जाकर वो खुद के लिए अपने टैलेंट के बेसिस पर एक मंथली स्टाइपेंड बुक कर सकता था और ऐसा करने के बाद उसे यहाँ वर्किंग स्टूडेंट के रूप में काम नहीं करना पड़ेगा। वो अपने ग्रैंड मास्टर की बात मान जाता है और अब उनके कहने अनुसार वहां जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्टल 7 के बच्चों और अमीरों के बच्चों को एक ग्राउंड में देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। असल में उनमें लड़ाई हो गई थी और उनके बीच ये डिसाइड होता है कि वो एक एक करके अपने ग्राउंड से एक मेंबर भेजेंगे और जो ग्रुप हारेगा वो कमजोर साबित होगा और उसे दूसरे ग्रुप को बॉस बोलना होगा। हॉस्टल 7 की लीडर जीवू बनी थी और जीवू अपने ग्रुप से एक लड़के को लड़ने के लिए भेजती है। इस लड़के की स्पिरिट सोल लायन की थी और वो अब अमीरों के ग्रुप से जो बच्चा आया था उससे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई बहुत आइकॉनिक लेवल की चलती है, जिस वजह से हॉस्टल 7 का ग्रुप हारने लगता है और जीवू को बहुत बुरा लगता है। अमीरों के बच्चे जीवू को खरगोश कहकर भी चढ़ाने लगते हैं और तभी वहां टैंग शैंग आ पहुंचता है। टैंग शैंग को देखकर जीवू बहुत खुश हो जाती है और वो उसको अमीरों की सारी करतूतें बता देती है। अब टैंग शैंग सब समझ जाता है और वो चुपके से कुछ पेबल्स इस वे में फेंकता है कि अमीर बच्चा लड़खड़ा जाता है और हॉस्टल 7 के बच्चे को मौका मिल जाता है और वो तुरंत अमीर बच्चे पर अटैक करके उसे हरा देता है। अब अमीर बच्चों के ग्रुप को गुस्सा आ जाता है और उनके ग्रुप से सबसे ताकतवर बच्चा लड़ने आ जाता है और उसका सामना टैंग शैंग करता है। टैंग शैंग उसको बिना स्पिरिट सोल के यूज किए ही मात देने लगता है और उस अमीर बच्चे की बहुत बुरी बेइज्जती हो जाती है। अमीर बच्चा अब गुस्से में अपनी फुल स्ट्रेंथ में आता है और अब टैंग शैंग भी अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसे अपनी पावर्स में जकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब तुम अगर हार नहीं मानोगे तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। अब वो अमीर बच्चा मरता क्या ना करता, इसलिए वो हार मानकर हॉस्टल 7 को अपने बॉस के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है और जीवू बहुत खुश हो जाती है और फिर उन सबको अपनी सोल पावर के बारे में बताती है। उसकी सोल पावर रैंक 12 की थी और सब ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। अब टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार स्पिरिट हॉल एकेडमी में जाने लगता है और वहां पहुंचकर उसे अपने गांव वाले स्पिरिट मास्टर दिखते हैं और वो उसे इस एकेडमी के हेड से मिलवाते हैं और अब हेड टैंग शैंग को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहां वो उसे मार्शल सोल हॉल दिखाता है। यहाँ पर बहुत हाई लेवल की मार्शल सोल रखी हुई थी और ऐसी मार्शल सोल सिर्फ बड़े शहरों में ही मिला करती है। ये जगह सेक्रेट टेंपल है और इसके अंदर रखी हुई सोल को सिर्फ हाई स्पिरिट सोल वाले ही हासिल कर सकते हैं। हर कोई स्पिरिट मास्टर इसको हासिल करना चाहता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो इसको प्राप्त कर पाए। अब फिर टैंग शैंग उन्हें अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है और उसके अंदर जब वो दतूरा स्नेक की स्पिरिट रिंग देखते हैं तो बहुत शौक हो जाते हैं। जब उन्हें ये भी पता चलता है कि इस बच्चे की सोल पावर 13 है तब वो बहुत अचंभित होते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने 2 लेवल स्किप करके सीधे 13 सोल पावर हासिल कर ली थी। अब वो समझ जाते हैं कि जरूर इसका टीचर कोई बड़ा आदमी है और जब वो उसे उसके टीचर के बारे में पूछते हैं तो टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर को अपना टीचर बताता है। अब हेड उसे अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब उसे इस एकेडमी में शामिल कर लिया जाता है। अब फिर टैंग शैंग बाहर जाता है और लोहारों की बस्ती में जाकर काम ढूंढने की कोशिश करता है। वो कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी रोजी रोटी कमा सके। वो एक एक करके लोहारों से काम मांगने लगता है, लेकिन हर कोई लोहार उसे बच्चा समझ उसका मजाक उड़ाकर भगा देता है। लेकिन एक लोहार उसे अपने यहाँ काम करने को कहता है और टैंग शैंग उसे सबसे मुश्किल काम जो कि रिफाइनिंग है वो मांग लेता है। अब ये सुनकर वो लोहार उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन टैंग शैंग उसकी बात का बुरा ना मानते हुए अपने पापा की सिखाई हुई टेक्निक को याद करता है। उसके पापा उसे रिफाइनिंग और फॉर्ज करने की अलग अलग टेक्निक सिखाया करते थे और उन सभी टेक्निक्स में टैंग शैंग ने माहिरता हासिल कर ली थी। अब टैंग शैंग उस लोहार का सामान लेता है और एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर देता है। अब ये सब देखकर वहां खड़े सभी लोहार बहुत शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि बच्चा हैमर को उठा तक नहीं पाएगा, लेकिन इसने तो रैंडम हैमरिंग स्किल का यूज करके एक ही बार में पिग आयरन को फॉर्ज कर दिया है। अब लोहार उसे काम पर रख लेता है क्योंकि उसे इस बच्चे से बहुत मुनाफा होने वाला है। वहीं फिर हमें एक मास्क मैन को दिखाते हैं जो टैंग शैंग को छुप छुप कर देख रहा था और उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। अब फिर ट्रेनिंग करते करते और लोहार का काम करते करते उसे 1 साल बीत जाता है और फिर 1 साल बाद वो जीवू के साथ मिलकर अपने घर अपने डैड से मिलने जाता है, लेकिन वहां उसे अपने डैड नहीं मिलते। वहां उसके ग्रैंडपा जैक मौजूद थे जो उसके डैड का एक लेटर देते हैं। लेटर में लिखा था कि वो अब टैंग शैंग से दूर जा रहे हैं क्योंकि अगर वो टैंग शैंग के पास रहेंगे तो टैंग शैंग को ट्रेनिंग करने में दिक्कतें होंगी और दूसरी बात उन्हें अपना भी एक पुराना काम है जो पूरा करना है, जिस वजह से वो अब तभी वापस लौटेंगे जब टैंग शैंग एक ताकतवर योद्धा बन जाएगा। अब अपने पापा को गया हुआ देख टैंग शैंग को बहुत बुरा लगता है। वहीं ग्रैंड मास्टर जो अब भी शहर के अंदर थे और वो अपने स्टूडेंट टैंग शैंग को ही याद कर रहे थे कि तभी गेट पर वहां टैंग शैंग के पिता टैंग हाउ आ जाते हैं। टैंग हाउ और ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से 20 साल से नहीं मिले थे और जब ग्रैंड मास्टर अब टैंग हाउ को देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत शौक होते हैं। उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि टैंग शैंग इसका ही बेटा है और इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। अब ग्रैंड मास्टर को ये पता चलता है कि टैंग हाउ ने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है, जिस पर ग्रैंड मास्टर टैंग हाउ को बहुत खरी खोटी सुनाता है क्योंकि टैंग शैंग अभी एक बच्चा है और ऐसा करना उसके साथ ठीक नहीं। लेकिन टैंग हाउ उसके बहुत कहने पर भी मानता नहीं और वो उसके पास वापस जाने के लिए रेडी नहीं होता। वो फिर उसे अलग तरह का दिखने वाला बैच देता है और खुद वहां से चला जाता है। वही टैंग शैंग जो अपने पापा की वजह से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन उसकी दोस्त जीवू उसे हिम्मत देती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़कर गए हैं और वो तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब दुख छोड़कर काम पर लग जाना चाहिए और बड़ा आदमी बनना चाहिए। अब टैंग शैंग समझ जाता है और वो दोनों कई और सारी बातें करते हैं और उनके बीच हमें एक रोमांटिक एंगल नजर आता है। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वायदा करते हैं और टैंग शैंग उसकी हमेशा रक्षा करने की कसम खाता है। टैंग शैंग के पिता टैंग हाउ की भी अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब फिर टैंग शैंग जीवू को एरो चलाने की ट्रिक सिखाता है और उसे फिर अपना हिडन वेपन भी दिखाता है। हिडन वेपन को देख जीवू बहुत खुश हो जाती है और उससे हिडन वेपन मांगती है, लेकिन टैंग शैंग हिडन वेपन जैसी खतरनाक चीज को उसको देने से मना कर देता है। वहीं अब टैंग शैंग आसमान में देखकर अपने डैड को याद करता हुआ खुद से ये प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब फिर उसको ट्रेनिंग करते 5 साल बीत जाते हैं और हमें 5 साल बाद टैंग शैंग को जीवू के साथ दिखाते हैं। वो दोनों अब बड़े हो चुके थे और अब वो ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार अपने हाई स्कूल की पढ़ाई करने श्रेक स्कूल में जा रहे थे। वो दोनों अब भी एक साथ रहते थे और उन दोनों में अब भी
कहीं ना कहीं रोमांटिक एंगल था, लेकिन सिर्फ जीवो की तरफ से। टैंग शैंग उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानता था। अब श्रेक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस 2 दिन बाद था और 2 दिन तक उन्हें इस शहर में रुकना था और अब वो दोनों इन 2 दिनों के रुकने के लिए एक होटल देखने लगते हैं। वहाँ चलते चलते जीवो को एक होटल नजर आता है। उस होटल का नाम रोज होटल है और अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं। वहाँ सिर्फ एक रूम खाली था और वो उसके अंदर अपनी बुकिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनकी ही उम्र का एक आदमी जो 2 लड़कियों के साथ खड़ा था वो आता है और उनकी बुकिंग छीन कर खुद उस कमरे को लेने लगता है। वो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और होटल का मैनेजर तक उसके सामने झुकता था। सब लोग उससे डरते थे और इसीलिए होटल वाले उसे ही रूम देने लगते हैं। अब ये देखकर जीवो को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहस करने लगती है। उस आदमी का नाम मिस्टर धाई है और अब उसे भी गुस्सा आ जाता है। अब उनमें लड़ाई होने लगती है जिसमें टैंग शैंग उससे लड़ने को जाता है। पहले तो वो नॉर्मल स्किल्स का ही यूज करते हुए एक दूसरे पर हमला करते हैं और इन सभी में टैंग शैंग जीत जाता है, लेकिन अब मिस्टर धाई टैंग शैंग की एबिलिटीज को समझ जाते हैं। अब वो फिर अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करता है और उसकी स्पिरिट रिंग एक टाइगर बीस्ट की है। उसकी सोल पावर 37 रैंक पर है और वो बहुत शक्तिशाली है। अब टैंग शैंग भी अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है जो एक दतूरा स्नेक की थी और उसकी सोल पावर 29 थी। वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसको बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर धाई हर बार उसके बंधन को तोड़ बाहर निकल जाता है। अब ऐसा टैंग शैंग कई बार करता है, लेकिन मिस्टर धाई की स्पिरिट रिंग एक व्हाइट टाइगर बीस्ट की थी। वो हर बार उसे तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। अब फिर टैंग शैंग एक स्माइल के साथ अपनी एक और बंधन उस पर छोड़ता है और इस बार मिस्टर धाई बंधन में बन जाता है। और यहाँ से अब हमें ये पता चलता है कि जितनी बार टैंग शैंग ने उसे बांधने की कोशिश की थी वो असल में उसे बांधना नहीं बल्कि उस पर पॉइजन छोड़ना चाह रहा था और हर बार उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉइजन गिरा था, जिससे उसकी बॉडी अब पैरालाइज होने लगी और अब वो बंधन में बंध गया और वहाँ ऐसा लगने लगता है मानो टैंग शैंग जीत गया हो। लेकिन तभी मास्टर धाई अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं। उसकी तीसरी स्पिरिट रिंग व्हाइट टाइगर वज्र फॉर्मेशन थी और ये स्पिरिट रिंग उसके पॉइजन को तबाह कर देती है और अब टैंग शैंग भी समझ जाता है कि इसको अभी इसी वक्त नहीं हराया जा सकता। अब मिस्टर धाई जीत जाता है, लेकिन वो टैंग शैंग की बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो मिस्टर धाई टैंग शैंग को यहाँ पर रखने आए हों, क्योंकि वो जीतने के बाद सीधे वहाँ से चले जाते हैं। वो रूम भी नहीं लेते और रूम की बुकिंग जीवू को मिल जाती है। अब मिस्टर धाई की स्टोरी भी हमें आगे पता चलेगी क्योंकि वो भी श्रेक स्कूल के अंदर ही एडमिशन लेने वाले हैं। अब वो दोनों फिर अपने रूम में जाने लगते हैं और रास्ते में वो मिस्टर धाई के बारे में बातें करते हैं। जीवू कहीं ना कहीं टैंग शैंग को पसंद करती थी, लेकिन टैंग शैंग एक जिम्मेदार और मैच्योर इंसान की तरह उसकी देखभाल किया करता था। अब रूम में पहुंचने पर उन्हें रूम बहुत अलग सा नजर आता है क्योंकि वो असल में एक हनीमून होटल था और ये देखकर टैंग शैंग को बहुत अजीब लगता है क्योंकि जीवू इतने शानदार रूम को देखकर बहुत खुश होती है और वो यहाँ वहाँ उछलकर सीधे बेड पर जाकर लेट जाती है। टैंग शैंग अब उसको बेड पर लेटा देख सोफे पर जाकर लेट जाता है और आज की लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। असल में वो ये सोचता है कि अगर वो चाहता तो हिडन वेपन्स का यूज करके उसे हरा सकता था, लेकिन इससे हिडन वेपन की सच्चाई सबके सामने आ जाती, इसलिए उसने हिडन वेपन्स का यूज नहीं किया था। वो फिर हिडन वेपन्स की कैपेबिलिटीज को याद करने लगता है और उसे अपने पिछले जन्म की एक बात याद आती है कि कैसे जब उसके सेक्ट के अंदर एक खतरनाक चोर भाग रहा था तो टैंग शैंग ने हिडन वेपन्स का यूज करके उसे पकड़ लिया था और उसे मौत के घाट उतारा था। अब फिर अगले दिन वो दोनों शहर घूमने जाते हैं, जहाँ एक शॉप के अंदर जाने पर टैंग शैंग को एक क्रिस्टल नजर आता है। वो उसे खरीदना चाहता है और जब वो इसका रेट पूछता है तो शॉपकीपर उसे बहुत ज्यादा दाम बढ़ाकर बताता है। टैंग शैंग मान जाता है, लेकिन जीवू उसे इतनी महंगी डील ना करने को कहती है। लेकिन तभी जब शॉपकीपर ये देखता है कि टैंग शैंग किसी भी कीमत पर ये खरीदना चाहता है तो वो इसके दाम और ज्यादा बढ़ा देता है। अब ये देख जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो टैंग शैंग को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लग जाती है। लेकिन तभी शॉपकीपर टैंग शैंग की कमर पर ग्रैंड मास्टर की दी हुई बेल्ट देखता है और वो समझ जाता है कि ये लड़का ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। वो फिर उसे ये पीस फ्री में देने लगता है, लेकिन फिर भी टैंग शैंग उसके कुछ पैसे देकर उस पीस को अपने साथ रोज होटल में ले जाता है और वहाँ हैमर की मदद से उसको क्रश करके उसके ग्रैन्यूल्स को कलेक्ट करता है। असल में ये एक हेयर क्रिस्टल था और इस दुनिया में तो इसे एक नॉर्मल पीस ही माना जाता है, लेकिन टैंग शैंग के अकॉर्डिंग हम इससे बहुत छोटे छोटे और पतले साइज की नीडल्स बना सकते हैं और ये हिडन वेपन से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार साबित हो सकते हैं। टैंग शैंग को क्योंकि पिछले जन्म की नॉलेज थी, इस वजह से वो यहाँ एक नए तरह का हथियार बना पाया। जीवू ये देखकर बहुत शौक होती है और अब दोनों फिर और ज्यादा देर ना करते हुए श्रेक स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचने पर वो एक लंबी लाइन देखते हैं और वहाँ जो उन्हें एंट्री दे रहा था वो उन सभी को टेस्ट कर रहा था। वहाँ जो बच्चा कमजोर था उसे वो एंट्री नहीं दे रहा था और जब वो बच्चा रिफंड की डिमांड करता तो उसे सीधे सीधे भगा दिया जाता। वहाँ उन्होंने साफ ये रूल रखा था कि जो कमजोर होगा उसको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी और उसकी फीस भी रिफंड नहीं होगी। वहाँ पे मिस्टर धाई भी खड़ा था जो उनको संभाल रहा था, जो रिफंड की डिमांड कर रहे हैं। मिस्टर धाई रिफंड मांगने वालों को ये कह रहा था कि जो रिफंड चाहते हैं वो मुझसे फाइट कर ले और अगर मैं हार गया तो तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। लेकिन किसी की भी हिम्मत मिस्टर धाई से लड़ने की नहीं थी और सब बिना रिफंड लिए वापस अपने अपने घर लौट रहे थे। श्रेक का नाम एक मॉन्स्टर के ऊपर है और ये स्कूल सिर्फ मॉन्स्टर्स जैसे बच्चों को ही लेता है, यानी सिर्फ उन बच्चों को जो ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हैं। अब टैंग शैंग मिस्टर धाई को देखते हैं और मिस्टर धाई टैंग शैंग को देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर एक रिस्पेक्ट वाली स्माइल पास करते हैं। अब टैंग शैंग और जीवू का टेस्ट होता है और वो दोनों पावरफुल हैं, जिस वजह से उन दोनों को एंट्री दे दी जाती है। स्कूल के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया थी और वहाँ उनको कंपनी देने और रास्ता दिखाने के लिए मिस्टर धाई उनके साथ चलते हैं। वो रास्ते में कई तरह की बातें करते हैं जिसमें मिस्टर धाई अलग अलग सोल स्पिरिट्स के बारे में उन्हें बताते हैं। वहाँ एक लड़की भी होती है और जब मिस्टर धाई उसे देखता है तो ऐसा लगता है कि मिस्टर धाई उस लड़की को पसंद करने लगा है। अब फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ कई सारी दुकानें मौजूद थी। जीवू का सॉसेज खाने का मन है, जिसकी वजह से वो तुरंत टैंग शैंग से उसके लिए सॉसेज लाने के लिए कहती है और टैंग शैंग उसके लिए सॉसेज खरीद कर लाने लगता है। वहाँ जब टैंग शैंग उसको अंकल कहकर पुकारता है तो सॉसेज बेचने वाले आदमी को बुरा लगता है क्योंकि वो असल में कोई अंकल नहीं बल्कि उनकी तरह ही एक स्टूडेंट है जो यहाँ सॉसेज बेचता है। ये सुनकर टैंग शैंग को बहुत अजीब लगता है और तभी वहाँ फिर मिस्टर धाई भी आ जाते हैं जो अंकल सॉसेज को बहुत डांटते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बेचना मना था। टैंग शैंग पूछता है कि आखिर क्यों ये बेचना मना है, इसमें खराबी क्या है, जिस पर मिस्टर धाई बताते हैं कि ये सॉसेज इसकी स्पिरिट सोल से बनी है, इसकी स्पिरिट सोल फूड के ऊपर है, जिस वजह से ये अपनी बॉडी फ्लूइड्स को यूज करके सॉसेज बनाता है। अब ये सुनकर टैंग शैंग को उल्टी आने लगती है और वो उसके सॉसेज वापस कर देता है। मिस्टर धाई इस सिचुएशन पर बहुत हंसता है। अंकल सॉसेज के कई सारे नाम हैं, लेकिन हम इनको ऑस्कर कहकर पुकारेंगे। वहाँ हम दो लड़कियों को भी देखते हैं जो इन्हीं के साथ एडमिशन लेकर आगे बढ़ रही
थी। असल में अभी इनका एडमिशन हुआ नहीं था, इनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और सभी एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए हैं। टैंग शैंग भी एग्जाम 1 की लाइन में जाने लगता है, लेकिन मिस्टर धाई उसे रोकता है और उसे सीधे एग्जाम 4 की तरफ ले जाने लगता है। अब बाकी स्टूडेंट्स जो एग्जाम 1 की लाइन में लगे हुए थे वो नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को एग्जाम 1, 2 और 3 को स्किप करवाकर सीधे एग्जाम 4 में ले जाया जा रहा है। जिस पर अब मिस्टर धाई उन्हें समझाता है कि जिनकी रैंक 20 से ज्यादा है वो पहले 3 एग्जाम को स्किप कर सकते हैं। टैंग शैंग की रैंक 29, जीवो की रैंक 29 और बाकी जो 2 लड़कियां थी उनकी रैंक 26 और 27 की थी, जिस वजह से सिर्फ वो 4 ही एग्जाम 4 की तरफ जाने लगते हैं। और फिर रास्ते में मिस्टर धाई बताते हैं कि जो पिछली लाइन में लगे हुए बच्चे हैं उनमें से कोई भी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम 2 और 3 बहुत ज्यादा टफ होते हैं और रैंक 20 से नीचे वाले बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते। असल में हर साल सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही एडमिशन पा पाते हैं और अब तक सिर्फ 42 बच्चे ही स्कूल में पढ़े हैं। अब ये सुनकर उनको अजीब लगता है, क्योंकि आखिर इतना मुश्किल एंट्रेंस रखने से तो स्कूल का ही नुकसान है, क्योंकि उन्हें बच्चों से फीस नहीं मिल पाती। जिस पर मिस्टर धाई कहता है कि यहाँ का हेडमास्टर यानी यहाँ का प्रिंसिपल अपने असूलों का पक्का है, वो चाहे गरीबी में मर जाए लेकिन वो कमजोर बच्चों को नहीं पढ़ाता। इस स्कूल में बच्चों से ज्यादा तो टीचर्स हैं और यही इस स्कूल की सबसे खास बात है। यहाँ टॉप क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है और इसी वजह से टैंग शैंग के टीचर, जिनको सब ग्रैंड मास्टर कहते हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट स्कूल रिकमेंड किया था। असल में यहाँ से ग्रेजुएट होने का यानी यहाँ से डिग्री लेने का बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है। यहाँ एडमिशन लेने के बाद अगर तुम्हारी रैंक 40 या उससे ज्यादा है तभी तुम यहाँ से डिग्री पा पाओगे, वरना तुम्हें बिन डिग्री लिए ही भगा दिया जाएगा। इसीलिए अब तक सिर्फ 14 बच्चे ही यहाँ से ग्रेजुएट हो पाए हैं और वो 14 आज की डेट में अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा चुके हैं। बाकी बच्चे जो एनरोल हुए थे लेकिन ग्रेजुएट नहीं हो पाए, वो 20 को मारते मारते खुद ही मर गए और उनकी कहानी वही खत्म हो गई। अब ये सब सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो कैसे न कैसे करके स्कूल में पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम 4 पर पहुंच जाते हैं। एग्जाम 4 के लिए वहाँ वाइस प्रिंसिपल खड़ा था और वाइस प्रिंसिपल बहुत खतरनाक और एरोगेंट नेचर का था। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उन चारों को देखने के बाद उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम चारों एक साथ मुझ पर अटैक करो और मैं तुम पर अटैक करूंगा। अगर तुम जीते तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा और अगर मैं जीता तो तुम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। इस टीचर का नाम मास्टर जाऊ है और ये 76 रैंक पर है। मिस्टर धाई अब इसके बारे में उन्हें सब बताता है कि ये बहुत शक्तिशाली इंसान है और ये इतना शक्तिशाली है कि अगर उसके सामने 40 सैनिक हथियारों के साथ एक साथ हमला कर दें तब भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इनकी स्पिरिट सोल सुप्रीम पियर की है और क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है इन्हें कई लोग अकाला भी कहते हैं। अब अकाला नाम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने अकाला नाम सुन रखा था और अकाला बहुत ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है। अब मिस्टर धाई इनको हराने का तरीका उन्हें बताता है कि स्पीड इनकी कमजोरी है, इसलिए तुम चारों को स्पीड का यूज करते हुए इनको हराना होगा। अब फिर इनको आधा घंटा दिया जाता है जिसमें उन्हें अपनी प्लानिंग करनी थी कि कैसे ये मास्टर जाओ को हरा सकते हैं। अब वहाँ वो दोनों लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, जिसमें से जिसने ब्लू कपड़े पहन रखे हैं वो रैंक 26 की है और वो किबाओ एम्बर की ट्राइब से है। इसकी स्पिरिट सोल एक टूल टाइप की है, जिस वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब इसकी पावर का यूज करके वो सब अपनी अपनी स्पीड 30% बढ़ा सकते थे, जिस वजह से सब बहुत खुश होते हैं। इस लड़की का नाम निंग रोंग रोंग है। काले कपड़े वाली लड़की बहुत शक्तिशाली है और उसका नाम जू जू क्विंग है और उसके स्पिरिट सोल कैट की है। अब टैंग शैंग उन सभी का लीडर बनकर उनको पोजीशंस देता है और आधे घंटे हो जाने के बाद वो टैंग शैंग के कहे अनुसार उस पर अटैक करने लगते हैं। वो सब बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल का यूज करते हुए और टैंग शैंग अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए मिस्टर जाओ पर अटैक करता है, लेकिन मिस्टर जाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए उन सबको रोक देता है और उन सबको पीटने लगता है। मिस्टर जाओ इन बच्चों को पीट कर बहुत मजे ले रहे होते हैं और बच्चे उनसे हार रहे होते हैं। अब टैंग शैंग को गुस्सा आ जाता है और वो अब स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उसे बांधने की कोशिश करता है और उस पर पॉइजन भी छोड़ता है और अब इससे मिस्टर जाओ को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब उसे पता चल जाता है कि उसे इस लड़के से लड़ने में अब बहुत मजा आने वाला है। वो भी अब अपनी स्पिरिट सोल का यूज करता है और उस पर अटैक करता है और उनकी फाइट फिर से होने लगती है, लेकिन इस बार स्पिरिट सोल का यूज करते हुए वो सबको हरा देता है और जीवू को बेहोश कर देता है। अब जीवू को बेहोश देख टैंग शैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब कुछ और ना सोचते हुए सीधे मिस्टर जाओ के पास जाता है और कहता है कि अब ये मैच बंद करो, अब सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई है और हम फिर से शुरू करेंगे। अगर मैं जीता तो तुम्हें एडमिशन देना पड़ेगा। मिस्टर जाओ मान जाता है और अब इस बार टैंग शैंग हिडन वेपन्स का खुले तौर पर यूज करता है और एक साथ कई दिशाओं से उस पर हिडन वेपन से अटैक करता है। ये हिडन वेपन्स उसके लिए नए थे, जिस वजह से मिस्टर जाओ इन हिडन वेपन से नहीं बच पाता। कई सारे हिडन वेपन्स उसे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्योंकि 76 रैंक पर था इसीलिए वो उन सबको निकालने में कामयाब हो जाता है और हंसने लगता है। लेकिन फिर टैंग शैंग भी स्माइल पास करता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हिडन वेपन्स के अंदर पॉइजन लगा था, जिस वजह से मिस्टर जाओ पॉइजन से अफेक्ट होकर कमजोर होने लगता है और अब मैच को खत्म करने के लिए टैंग शैंग अपना हैमर उस पर देकर मारता है। अब इस अटैक से वो भी घायल हो जाता है, लेकिन मिस्टर जाओ भी अब लड़ने की पोजीशन में नहीं होता और मिस्टर धाई अब टैंग शैंग को विनर घोषित कर देता है। मिस्टर जाओ अब बहुत उदास होता है क्योंकि वो एक 13 साल के बच्चे से हार गया है। अब फिर वहाँ ऑस्कर भी आ जाता है और वो अपनी हीलिंग सॉसेज मिस्टर जाओ को देता है और मिस्टर जाओ अपने एरोगेंट बिहेवियर के साथ वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। वहीं ऑस्कर जब निंग रोंग रोंग को देखता है तो उसका उस पर दिल आ जाता है और वो उससे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर धाई लड़कियों को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और इससे ऑस्कर जल भुन जाता है। वहीं रात को मिस्टर जाओ अपने ऑफिस में बैठा होता है और आज के मैच के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसे अपने आसपास किसी ताकतवर इंसान के खड़े होने का आभास होता है। वो तुरंत बाहर जंगल में जाकर चेक करता है और वहाँ से अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हुए देखने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर बिना पूछे आ गया है। वहाँ तभी एक मास्क मैन आता है और वो अकाला कहकर उसे संबोधित करता है। वो मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि टैंग शैंग का पिता टैंग हाउ है।
टैंग हाउ के आसपास लाल कलर की रोशनी और एक बड़ा सा हैमर है और टैंग हाउ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी रैंक 90 से भी ज्यादा है और ये बात मास्टर जाओ को पता चल जाती है। असल में टैंग हाउ इस टीचर को सजा देने के लिए आया था क्योंकि आज सुबह इसने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मिस्टर जाओ इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन टैंग हाउ बहुत गुस्से में है और वो उसे पीटना चाहता है। तभी वहां पर श्रेक स्कूल का डीन भी आ जाता है और वो क्योंकि डीन है इसलिए वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वो अपने वाइस प्रिंसिपल को ऐसे पीटता नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जब वो सामने टैंग हाउ को देखता है तो वो समझ जाता है कि हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे और अगर मैंने इस लड़ाई में कूदने की कोशिश की तो मैं भी मारा जाऊंगा। यहाँ से अब हमें टैंग हाउ की शक्तियों का अच्छे से पता चल जाता है। टैंग हाउ की अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो आपको बहुत शॉक करने वाली है और वो हमें अब आगे पता चलेगी। अब टैंग हाउ सीधे उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसको उसकी ही भाषा में कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है और तुम्हें आधे घंटे तक मुझे डिफेंस करना है। आधे घंटे बाद मैं खुद चला जाऊंगा। अब मिस्टर जाओ डरते डरते अपनी स्पिरिट सोल का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन टैंग हाउ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए उसके अटैक को रोकता है और उसको पीटता है और तबीयत से पीट लेने के बाद वो उनसे अलविदा लेकर वहां से चला जाता है। अब सुबह बेटे ने मिस्टर जाओ को कूट दिया और रात को बाप ने, और अब इस सब से मिस्टर जाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि उन्हें यह नहीं पता चला था कि टैंग शैंग इसका बेटा है। अब मिस्टर जाओ प्रिंसिपल यानी डीन से बहुत गुस्सा होता है कि आखिर उसने उसे बचाया क्यों नहीं, लेकिन बेचारा प्रिंसिपल खुद उसके सामने नहीं टिक पाता। वहीं अब अगली सुबह टैंग शैंग की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को एक कमरे के अंदर ऑस्कर के पास पाता है। ऑस्कर उसे जगा हुआ पाकर उसे नाश्ता देता है और उसे फिर अपने बारे में बताता है कि वो ऑस्कर है और उसकी रैंक 29 है। वो फिर उसे जीवू के बारे में पूछता है और उनको देखते ही समझ आ रहा होता है कि जीवू टैंग शैंग को पसंद करती है, लेकिन टैंग शैंग ही ये बात नहीं समझ पाता। उन दोनों में जीवू को लेकर बात भी होती है, लेकिन टैंग शैंग अब भी सिर्फ इतना कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। और फिर टैंग शैंग उस ग्राउंड में जाता है जहां उसने कल मिस्टर जाओ से मैच किया था और वहां जमीन में गड़े हुए अपने सारे हिडन वेपन्स उठाता है और साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसे मिस्टर जाओ जैसे ताकतवर योद्धा से लड़ने के लिए और भी हिडन वेपन्स बनाने होंगे और उसे और भी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। अब फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने रूम में जाता है और वहां वो ऑस्कर को बेड पर लेटे हुए देखता है। वो उसे बाहर ट्रेनिंग पर चलने को कहता है, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है और उसे समझाता है कि मेरी सोल स्पिरिट फूड वाली है जिस वजह से मुझे तुम जैसी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी है। और फिर टैंग शैंग जीवू के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि कल वो उसे नहीं बचा पाया, लेकिन जीवू उसको टोकते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो टीचर थे ही इतने शक्तिशाली कि वो हराए नहीं जा सकते थे। वो दोनों फिर और भी बातें करते हैं और यहाँ के डीन के बारे में सोचते हैं कि आखिर जब वाइस प्रिंसिपल इतना शक्तिशाली है तो प्रिंसिपल कितना शक्तिशाली होगा। और फिर वो दोनों बाहर घूमने निकलते हैं और उन्हें एक मोटा बच्चा दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच रहा था। और वहीं जब वो जीवू को देखता है तो वो जीवू के साथ भी फ्लोटिंग वे में बदतमीजी से बात करने लगता है, जिससे जीवू को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे लड़ने को आगे बढ़ती है। अब वहां टैंग शैंग आता है और मोटे लड़के से इस लड़की को छोड़ देने को कहता है, लेकिन मोटा लड़का नहीं मानता। अब टैंग शैंग और मोटा लड़का फाइट शुरू करते हैं और मोटा लड़का टैंग शैंग के हर वार से बच जाता है, यानी मोटा लड़का बहुत शक्तिशाली है। मोटा लड़का फिर अपनी स्पिरिट सोल को यूज करता है जो कि एक बीस्ट टाइप की थी और वो फिनिक्स थी। फिनिक्स स्पिरिट सोल बीस्ट टाइप में सबसे शक्तिशाली होती है और वो उड़ने के साथ साथ भी फेंक सकती है। अब ये देखकर जीवू और टैंग शैंग बहुत शॉक होते हैं क्योंकि इतने मोटे लड़के के पास इतनी पावरफुल स्पिरिट सोल थी, लेकिन अब टैंग शैंग अपनी भी स्पिरिट सोल का यूज करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है क्योंकि टैंग शैंग की स्पिरिट सोल एक प्लांट टाइप की थी और प्लांट हमेशा आग से डरता है, जिस वजह से अब जीवू उससे लड़ने जाती है। हालांकि जीवू पर भी वो भारी पड़ता है, लेकिन जीवू क्योंकि एक लड़की थी जिस वजह से वो उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होकर थोड़ा बहक जाता है और फिर जीवू को उसको हराने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पर अटैक करके उसे गिरा देती है। जीवू बहुत खुश होती है, लेकिन मोटा लड़का फिर खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तभी वहां मिस्टर धाई आकर उन्हें रोकता है और फिर उनकी लड़ाई को शांत कराता है। असल में ये मोटा लड़का बुरा लड़का नहीं है और अब मिस्टर धाई सभी को मोटू की कहानी बताता है। असल में मोटू इसी स्कूल के अंदर का स्टूडेंट है जिसने इसी साल एडमिशन लिया है। इस लड़के की सोल म्यूटेटेड स्पिरिट सोल है, यानी उसकी 2 सोल से उत्पन्न होने वाली एक सोल है और ये म्यूटेटेड सोल बहुत खतरनाक है और इस वजह से मोटू बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन ये मोटू अभी अपने स्पिरिट सोल को काबू नहीं कर पाता और इस वजह से इसकी स्पिरिट सोल इसके इमोशंस को भी चेंज कर देती है और ये मोटू अपने आसपास वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मोटू को इस वजह से कई सारी लड़कियों से अट्रैक्शन भी होने लगता है, लेकिन अभी तक जितनी भी इसकी गर्लफ्रेंड बनी थी उन सभी ने इसको धोखा दे दिया है, जिस वजह से मोटू बहुत परेशान रहता है। लेकिन हाँ, इसकी स्पिरिट सोल को सिर्फ एक चीज से काबू किया जा सकता है और वो चीज है इसको भरपेट खाना खिलाना। ये सब सुनकर बाकियों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि यहाँ आकर वो बहुत अजीब अजीब चीजों का सामना कर रहे थे और उन्हें समझ आ जाता है कि ये सच में एक मॉन्स्टर स्कूल है। अब मिस्टर धाई उसे बाकी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ अब ऑस्कर भी आता है जो उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो निंग रोंग रोंग के सामने अपनी हेकड़ी भी दिखाने की कोशिश करता है, यानी उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। उसने अपनी बियर्ड भी कटवा ली होती है, लेकिन निंग रोंग रोंग इससे बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती, बल्कि उसे इसके इस पागलपन पर इरिटेशन होने लगती है। अब फिर वहाँ स्कूल का दिन आता है और जीवू समझ जाती है कि ये दिन तो वही है जो पहले शॉपकीपर बने हुए थे और इन्हीं से इन्होंने वो हेयर क्रिस्टल खरीदा था। असल में वो शॉपकीपर का काम भी करते हैं और यहाँ के दिन भी हैं। वो फिर सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और फिर उन्हें टास्क देना शुरू करता है। वो सबसे पहले निंग रोंग रोंग को और ऑस्कर को बुलाकर उनसे इस जगह के 20 राउंड मारने को कहता है और उन्हें भेज देता है। बाकी बच्चों को वो मिस्टर धाई से यहाँ के रूल समझाने को कहता है और फिर टैंग शैंग को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो थोड़ी ग्रैंड मास्टर के बारे में बातें करते हैं और टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर का अप्रूवल लेटर दिखाता है जिसमें बेसिकली ये लिखा था कि टैंग शैंग को श्रेक स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दो। वहीं दूसरी तरफ अब हमें निंग रोंग रोंग की ट्राइब को दिखाते हैं जो निंग रोंग रोंग के घर से भाग जाने वाली बात से काफी नाराज थे। उन्हें जब ये पता चलता है कि वो श्रेक स्कूल में पढ़ रही है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो खुद श्रेक स्कूल से अच्छी एजुकेशन उसे दे सकते हैं। वहीं ऑस्कर और निंग रोंग रोंग जो राउंड लगा रहे थे उसमें ऑस्कर अपनी सोल पार से सॉसेज बनाकर उसे देने की कोशिश करता है क्योंकि निंग रोंग रोंग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन निंग रोंग रोंग एटीट्यूड में उसके सॉसेज को मना कर देती है और उसको पीछे छोड़ आगे निकल जाती है।
वही निंग रोंग रोंग के ट्राइब वाले अपने आदमियों को निंग रोंग रोंग को वापस बुलाने के लिए भेज देते हैं। अब फिर कुछ देर बाद फिर से सभी बच्चे उसी लाइन में आकर खड़े होते हैं और अब डीन उन्हें उनके 20 राउंड के पूरे होने के बारे में पूछता है, जिस पर ऑस्कर तो कहता है कि उसने 20 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन निंग रोंग रोंग से पूछे जाने पर वो ऑस्कर खुद ही पहले बोलकर ये कह देता है कि हाँ उसने पूरे कर लिए हैं। अब वो ऑस्कर को आगे बुलाकर उसे शाबाशी देते हैं और फिर तुरंत उसे 20 राउंड और मारने के लिए कह देते हैं। ये सुनकर ऑस्कर को बुरा तो लगता है, लेकिन अपनी टीचर की बात को वो मना नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो 20 राउंड फिर से मारने के लिए चला जाता है। असल में उन्हें समझ आ गया था कि निंग रोंग रोंग ने 20 राउंड नहीं मारे हैं और ऑस्कर ने झूठ बोला है। ऑस्कर ने तो पहले 20 राउंड कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उसने निंग रोंग रोंग के लिए झूठ बोला था। अब वो निंग रोंग रोंग को डांटने लगते हैं और ऐसा करने पर निंग रोंग रोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने टीचर से पलटकर ऊंची आवाज में बोलने लगती है और कहती है कि ये सिर्फ एक स्कूल है और कोई जंग का मैदान नहीं जो हर बात मानी ही जाए। असल में निंग रोंग रोंग का ट्राइब बहुत बड़ा और शक्तिशाली ट्राइब था, जिस वजह से वो हमेशा एरोगेंसी और घमंड में रहा करती थी और वो सबसे उल्टा उल्टा ही बोला करती थी। अब डीन उसको स्कूल से बाहर चले जाने को कहता है और मिस्टर थाई से इसका सामान पैक करने को कहता है, जिस पर निंग रोंग रोंग धमकी देती है कि अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो मेरे ट्राइब वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन डीन इसकी बातों से नहीं डरता और उसे पलटकर कहता है कि तुम आखिर क्या कर सकती हो, तुम यहाँ सबसे कमजोर लड़की हो और तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तुम्हें एडमिशन दे रखा है। अब निंग रोंग रोंग को ये बात बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन जब वो अपने पास खड़े तांगशान, जीवू, मोटू, मिस्टर धाई और कैट गर्ल को देखती है तो उसे भी अपने आप को कमजोर महसूस लगने लगता है। लेकिन फिर वो ऑस्कर को देखती है और उससे ज्यादा तो वो ताकतवर होगी ही ये सोचने लगती है। लेकिन डीन उसे बताता है कि ये ऑस्कर भी अपनी फुल सोल पार रखता है और अपने फील्ड के लोगों के बीच ये सबसे ताकतवर है। अब निंग रोंग रोंग को समझ आ जाता है और वो उदास होकर रोते रोते वहां से भाग जाती है। और फिर शाम को डीन उन सभी को बाहर शहर में घुमाने ले जाता है और थोड़ा घूमने के बाद उन्हें एक रिंग के अंदर ले जाया जाता है जहां दो योद्धाओं के बीच कंपटीशन हुआ करते थे। इस जगह का नाम सोल एरिना है और यहाँ लोग अपनी अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके एक दूसरे को हराते हैं। असल में यहाँ जीतने वाले को अलग अलग बैचेस दिए जाते हैं और डीन उन सभी को ये कहता है कि तुम्हें श्रेक स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए कम से कम सिल्वर बैच तो यहाँ हासिल करना ही होगा। अब वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ मिस्टर धाई उन सभी को ये बताता है कि वो 29 मैचेस जीते हैं और 27 मैचेस हारे हैं, जिस वजह से उसका स्कोर 2 है। अब मोटो अपना स्कोर बताता है और उसका स्कोर 9 है। असल में मोटो की सोल पार कम है, इसलिए उसके पास कम ताकतवर योद्धा आते हैं, लेकिन क्योंकि मिस्टर धाई की सोल पार ज्यादा है इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा लड़ने को आते हैं। अब फिर जीवू और तांगशान अपना अपना नाम लिखवाने के लिए काउंटर पर जाते हैं और वो 2 वर्सेस 2 के लिए अपना नाम लिखवाते हैं और उनकी टीम का नाम सांगवू रखा जाता है। अब फिर रिंग के अंदर सबसे पहले जीवू और एक दूसरे योद्धा को लड़ने के लिए बुलाते हैं और उन दोनों की फाइट अब शुरू की जाती है। ओपोनेंट के पास आयरन राइनो की सोल पार थी और वो बहुत ताकतवर था, लेकिन जीवू भी कम नहीं थी। जीवू बिना सोल पार का यूज किए उस पर हमला करती है और कुछ ही देर की शानदार फाइट में जीवू अपनी स्किल का यूज करते हुए उसे मार गिराती है और इस मैच की विनर बन जाती है। अब अगला मैच तांगशान वर्सेस कैट गर्ल होना है और अब उन दोनों को रिंग के अंदर बुलाया जाता है। तांगशान जानता था कि कैट गर्ल की एबिलिटी उसकी स्पीड है, जिस वजह से वो उसकी स्पीड को रोकना चाहता है और अब वो ऐसा करने के लिए उसको फंसाने के लिए एक केज बनाने लगता है और उसके चारों तरफ ब्लू सिल्वर प्लांट बिछा देता है। अब कैट गर्ल उसके अंदर फंस जाती है और ये देखकर मिस्टर धाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। असल में मिस्टर धाई कैट गर्ल को पसंद करता था और वो कैट गर्ल को जीतते देखना चाहता था। अब केज के अंदर तांगशान कैट गर्ल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैट गर्ल उसके दाव से बच जाती है और वो ऊपर से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करती है और इस फॉर्मेशन को देखकर मिस्टर धाई को समझ आ जाता है कि असल में तांगशान कैट गर्ल को केज के अंदर बंद नहीं करना चाहता था, वो तो जमीन में अपने ब्लू सिल्वर प्लांट को बिछा देना चाहता था ताकि जब ये आसमान में उड़कर मारे तब नीचे से ब्लू सिल्वर प्लांट इसके पैरों को पकड़ ले और इसको बंदी बना सके। और फिर ऐसा ही होता है और जब कैट गर्ल नीचे से ऊपर उछलती है तब तांगशान नीचे से उसको पकड़ लेता है और वो उसको बंदी बना लेता है, जिसके बाद तांगशान को विनर घोषित कर दिया जाता है। कैट गर्ल इस हार से निराश हो जाती है, लेकिन मिस्टर धाई उसे सांत्वना देते हैं कि ये जगह एक प्लेन जगह थी और तुम्हारी एबिलिटी पेड़ों पर चढ़कर मारने की है, जिस वजह से तुम्हें यहाँ हारने पर उदास नहीं होना चाहिए। अब फिर 2 वर्सेस 2 राउंड शुरू किया जाता है, जिसमें एक टीम में जीवू और तांगशान रहते हैं और दूसरी टीम में 2 हैमर सोल पार के भाई रहते हैं। उसमें से एक आयरन टाइगर है और दूसरा आयरन ड्रैगन है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो दोनों रैंडम स्किल हैमरिंग का यूज करके तांगशांग और जीवू पर हमला करते हैं और हालांकि तांगशांग भी उन पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों भाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और तांगशांग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और लड़ाई के बीच उनमें से एक भाई तांगशांग पर हैमर से वार कर देता है, जिस वजह से तांगशांग बहुत घायल हो जाता है। हालांकि वो घायल होने से पहले उन दोनों को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट के अंदर फंसा देता है। जीवू तांगशांग को घायल देख बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अब सीरियस होकर उन दोनों के ऊपर अपनी ब्लेड फेंकती है। लेकिन ये मैच सिर्फ एक कंपटीशन था जिसमें हार जीत तो होनी ही थी, लेकिन जीवू के फेंके हुए ब्लेड उन दोनों की जान ले सकते थे, जिस वजह से तांगशान अपना हिडन वेपन उनकी तरफ फेंक कर उन्हें मरने से बचा लेता है और फिर वो दोनों भाई इनकी ताकत को देखकर खुद ही अपनी हार एडमिट कर लेते हैं और शानवू को अब विनर घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस लड़ाई के बाद तांगशांग को समझ आ जाता है कि इस दुनिया में और भी बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा हैं और उसे ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अब फिर वो सब बाहर आते हैं और आज मिस्टर धाई ने कैट गर्ल को प्रपोज करने का प्लान बनाया होता है, लेकिन मोटू सबके सामने ये बात कह देता है, जिससे मिस्टर धाई की अच्छी वाली बेइज्जती हो जाती है और कैट गर्ल उसे एक आवारा लड़का समझ वहां से चली जाती है। अब फिर जीवू और तांगशांग भी आपस में बातें करते हैं और फिर वापस स्कूल की तरफ आने लगते हैं। वहां स्कूल के एंट्रेंस पर वो मिस्टर धाई को निंग रोंग रोंग से झगड़ते हुए देखते हैं और निंग रोंग रोंग इतनी बदतमीजी से बात कर रही होती है कि मिस्टर धाई को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तांगशांग उसे रोककर अपने गुस्से पर काबू करने को कहता है, जिसके बाद मिस्टर धाई उसको वहीं छोड़ खुद अंदर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद निंग रोंग रोंग तांगशांग को कहती है कि तुम जाकर मिस्टर धाई को जान से मार डालो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी ट्राइब तुमको बहुत सारे पैसे देगी और तुम्हें हमारी क्लैन में एक अच्छी पोजीशन भी दे दी जाएगी। अब तांगशांग ये सब सुनकर उसे मना कर देता है क्योंकि उसके लिए इस सब का कोई
कोई महत्व नहीं था और वो उसको सुधरने के लिए कहकर चला जाता है। वो फिर अपने पास खड़े ऑस्कर से उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन अब ऑस्कर भी मना कर देता है। निंग रोंग रोंग बहुत शौक होती है और कहती है कि तुम तो मुझे पसंद करते हो, फिर भी मेरी साइड नहीं ले रहे हो, ऐसा क्यों? जिस पर ऑस्कर कहता है कि तुमने बार बार बोलकर मुझे यह एहसास करा ही दिया कि तुम एक बहुत बड़े परिवार से हो और हम सब तुम्हारे सामने एक तुच्छ से व्यक्ति हैं और मुझे अब खुद भी लगता है कि मैं तुम जितनी बड़े घराने की लड़की के लिए नहीं बना हूँ। अब निंग रोंग रोंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हालांकि वो पलटकर तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अपना बिहेवियर आगे नहीं सुधारा तो उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा और अब वो जोर जोर से रोने भी लगती है। अब अगले दिन फिर से सभी बच्चे स्कूल के अंदर एक लाइन में खड़े होते हैं और वहां फिर से ऑस्कर आने में लेट हो जाता है और जब वो आता है तो डीन उस पर गुस्सा करने ही वाला होता है कि तभी ऑस्कर खुश होते हुए उन्हें यह बताता है कि मैंने आज सुबह ट्रेनिंग की थी और आज मेरी सोल पार 30th रैंक पर पहुंच गई है। अब ये सुनकर डीन बहुत खुश होते हैं और बाकी बच्चे भी उसे कांग्रेट्स कहते हैं क्योंकि 4 सोल पार को रैंक 30 पर पहुंचना बहुत मुश्किल वाली बात थी। अब रैंक 30 से आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी सोल पार में स्पिरिट रिंग ऐड करनी है और इसीलिए उसे एक बीस्ट को मारना है। इसलिए डीन उन सबको ये ऑर्डर देता है कि तुम सब आज जंगल जाकर बीस्ट को मारोगे ताकि ये उसके अंदर से स्पिरिट रिंग को हासिल कर सके। अब वो इस बात की सेलिब्रेशन के लिए ऑस्कर से सबको एक एक सॉसेज देने को कहता है और वो खुश होकर सॉसेज बनाने लगता है, लेकिन कोई भी उसका सॉसेज नहीं खाना चाहता था। लेकिन जब उसका सॉसेज बनकर रेडी हो जाता है तो अब सबसे पहले निंग रोंग रोंग उसके सामने आती है और उसके दोनों सॉसेज खा लेती है और ये देखकर सब बहुत शॉक होते हैं। अब फिर वहां मिस्टर जाओ भी आते हैं और वही इनको जंगल ले जाने वाले हैं। अब सब मिस्टर जाओ की गाइडेंस में जंगल के अंदर शिकार करना चालू करते हैं, लेकिन उन्हें अभी कोई भी दिखाई नहीं देता। वहाँ एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ ऑस्कर चलते चलते खाई में गिरने लगता है, लेकिन निंग रोंग रोंग उसे बचा लेती है और अब निंग रोंग रोंग की तरफ से भी हमें एक रोमांटिक एंगल देखने को मिलता है। अब जंगल में घूमते घूमते वो दूसरे टाउन में आ जाते हैं और वो यहाँ एक रात रुकने का डिसाइड करते हैं। फिर वो सब इस टाउन के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने लगते हैं और वहाँ एक और स्कूल के बच्चे खाना खाने आते हैं। उस स्कूल के बच्चे बहुत शरारती थे और उनको हमेशा कोई ना कोई पंगा चाहिए ही होता है। श्रेक स्कूल वाले बच्चे भी समझ जाते हैं कि अब यहाँ पंगा होने वाला है। दूसरे स्कूल के बच्चे पहले तो उनके ऊपर वेटर का खाना गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन टैंग शैंग अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए उस खाने को रोक देता है और फिर वो स्कूल वाले बच्चे मिस्टर धाई के पैर में चोट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर धाई खुद इतने स्ट्रांग थे कि दूसरे स्कूल वाले बच्चों को ही चोट लग जाती है। अब दूसरे स्कूल का लीडर खड़ा होता है और उनके स्कूल के बारे में उनसे पूछता है और जब उन्हें उनके स्कूल का नाम पता चलता है तो वो उन पर बहुत हंसते हैं क्योंकि वो बच्चे जिस स्कूल से थे वो बहुत अमीरों वाला स्कूल था। अब फिर उनमें लड़ाई होने लगती है जिसमें स्कूल के बच्चे श्रेक स्कूल के बच्चों से लड़ते हैं, लेकिन श्रेक स्कूल की जीवू ही उन पर भारी पड़ने लगती है और अब दूसरे स्कूल के लीडर को भी गुस्सा आ जाता है और अब दोनों स्कूल के बच्चे एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और दूसरे स्कूल के बच्चों का लीडर अब गुस्से में आकर अपनी स्पिरिट सोल को निकाल लेता है और अब उन दोनों में सीरियस वाली लड़ाई होने लगती है। दूसरे स्कूल के लीडर के पास ब्लैक टर्टल की स्पिरिट सोल है। टैंग शैन और बाकी सबको लगता है कि इसकी डिफेंस टाइप की स्पिरिट सोल है और अब इसी के हिसाब से उसको हराने की प्लानिंग बनाते हैं और फिर सब एक साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके सभी अटैक से बच जाता है और उनके ऊपर हंसता है। श्रेक स्कूल के बच्चे अलग अलग तरीकों को अपनाकर उसे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं हरा पा रहे होते और अब उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो उनको बर्फ से जमाने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ जो टैंग शैंग को मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये सिर्फ डिफेंस करेगा वो टूट जाती है क्योंकि वो अब अटैक भी करने लगता है। अब श्रेक स्कूल के बच्चे बुरी तरह हारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर जाओ आ पहुंचते हैं। मिस्टर जाओ श्रेक स्कूल के सभी बच्चों को कमरे के अंदर सोने के लिए भेज देते हैं और फिर खुद उस लीडर के सामने जाते हैं। लीडर उनका भी मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर मिस्टर जाओ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए ही उसको पीटने लगते हैं और लीडर अपनी फुल पावर का यूज करके भी उनसे नहीं जीत पाता और मार खाकर एक डस्टबिन में गिर जाता है। अब फिर उसको पीटकर मिस्टर जाओ बाकी बच्चों के पास जाता है और वहाँ उन्हें कल जंगल में फिर से चलने को बोलता है। वहाँ पर वो निंग रोंग रोंग से भी पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी स्पिरिट सोल क्यों नहीं यूज की, जिस पर वो बताती है कि मैं राइट टाइम का इंतजार कर रही थी। असल में प्लानिंग के अनुसार उनको मिस्टर धाई की स्पिरिट रिंग के यूज करने के बाद अपने स्पिरिट सोल को यूज करना था, लेकिन मिस्टर धाई को सेकंड स्पिरिट रिंग को यूज करने का मौका ही नहीं मिल पाया। असल में निंग रोंग रोंग अब सुधर गई थी और वो श्रेक स्कूल के बाकी बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उसे ऑस्कर की बात समझ आ गई थी। अब अगले दिन वो सब फिर से जंगल में जाते हैं जहाँ उन्हें फिर से अजीब अजीब से बहुत सारे क्रीचर्स नजर आते हैं और वो सब मिस्टर जाओ की प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ने पर उन्हें एक बहुत खतरनाक बीस्ट नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा स्नेक है और इसका नाम मिलेनियम फिनिक्स टेल क्रेस्ट सर्पेंट है। ये 1000 साल से भी पुराना सांप है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। असल में जो बीस्ट जितना ज्यादा पुराना होता है वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब वो सब इसको मारने का डिसाइड करते हैं क्योंकि अगर इसके अंदर की स्पिरिट रिंग ऑस्कर को मिल जाती है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अब वो सभी टीम वर्क के साथ इसको मारने की प्लानिंग करते हैं और फिर प्लान के अनुसार उस पर अपना अटैक करते हैं और फाइनली काफी स्ट्रगल के बाद वो उसको घायल करके नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। अब ऑस्कर को उसको जान से मार के उसके अंदर की स्पिरिट रिंग हासिल करनी थी और वो अपने चाकू से इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी से वो उससे पूछती है कि क्या हम इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते, जिस पर टैंग शैंग उसे समझाता है कि ये प्रकृति का नियम है। इस संसार में जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को मार ही देता है, क्योंकि अगर हम इससे कम ताकतवर होते तो हम इसकी जगह जमीन पर लेटे होते, तो ये भी हमें जिंदा नहीं छोड़ता। अब फिर ऑस्कर आगे बढ़कर उसे मारने लगता है कि तभी वहाँ एक दादी और उसकी पोती आ पहुंचते हैं और उन सबसे कहते हैं कि इस जानवर को पहले हमने देखा था और हमने इस पर वार भी किया था। हमने पहले इसके पेट पर अटैक करके इसे घायल कर रखा था और टैंग शैंग के चेक करने पर वहाँ उन्हें 3 निशान भी मिल जाते हैं। असल में दादी अम्मा उसकी स्पिरिट रिंग को अपनी पोती को देना चाहती थी जिससे वो स्ट्रांग बन सके, लेकिन मिस्टर जाओ उसकी बात नहीं मानना चाहता। असल में दादी और दादा यानी दादी के पति बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अगर दादा और दादी एक साथ मिलकर फाइट करें तो इनसे कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े योद्धा हार जाएंगे, लेकिन अभी दादी अकेली है और दादा इसके साथ नहीं है, जिस वजह से मिस्टर जाओ चाहे तो इसे हरा सकते हैं, लेकिन मिस्टर जाओ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि क्या पता दादा यहीं कहीं जंगल में हो। इसलिए उन दोनों में थोड़ी पोलाइट मैनर में बहस होने लगती है, जिसके बाद उनमें यह डिसाइड होता है कि पोती और टैंग शैंग के बीच फाइट होगी और अगर पोती फाइट को जीतेगी तो स्पिरिट रिंग वो हासिल करेगी और अगर टैंग शैंग फाइट को जीतेगा तो स्पिरिट रिंग ऑस्कर हासिल करेगा।
पोती से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि वो रैंक 30 पर थी और उसकी स्पिरिट सोल भी सर्पेंट स्टिक की थी जो बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों में फाइट होने लगती है और पहले तांगशांग अपनी स्किल का यूज करके उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन पोती उसके इस वार से बच जाती है और दोनों अब अपने बेस्ट पॉसिबल मैनर में लड़ाई करना शुरू करते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे पर अपनी स्पिरिट सोल का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और उनकी एनर्जी अब आपस में टकराने लगती है और फिर कुछ देर बाद दोनों दूर जाकर गिरते हैं, जिसमें पोती तो बेहोश हो जाती है लेकिन तांगशांग घायल होने के बावजूद होश में था। यानी अब तांगशांग जीत चुका था और पोती हार चुकी है। अब तांगशांग तुरंत मेडिटेट करने बैठ जाता है क्योंकि वो पार्ट ड्रेन हो चुका था और वही दादी अब अपनी हार स्वीकार करके उन्हें स्पिरिट रिंग को ले जाने देती है। अब ऑस्कर उसको मारकर उसमें से स्पिरिट रिंग हासिल करता है और मेडिटेट करता है। अब उसके जागने के बाद सब उसकी स्पिरिट रिंग देखने को उत्सुक होते हैं, लेकिन वो अपनी स्पिरिट रिंग को दिखाने में शर्मा रहा था। लेकिन जब सब ये कहते हैं कि वो उसकी स्पिरिट रिंग को देखकर हंसेंगे नहीं, तब वो मान जाता है और उन सबको अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करके एक टेस्टी सॉसेज बनाकर दिखाता है। अब ये देखकर सब बुरी तरह हंस पड़ते हैं, जिस पर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी वो इस स्पिरिट रिंग की दूसरी एबिलिटी उन्हें दिखाता है और वो उनके सामने उड़कर दिखाता है। यानी ऑस्कर के पास अब उड़ने की शक्ति आ गई थी और ये देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर तांगशांग भी होश में आता है और वो कहता है कि हमें अभी इस जंगल से नहीं जाना चाहिए, जिस पर मास्टर झाओ डांटते हुए कहते हैं कि ये जंगल कोई खेलने की जगह नहीं है जहां तुम पिकनिक मना सकते हो। अब इस पर तांगशांग उनको बताता है कि लड़ाई की वजह से वो अपग्रेड हो गया है और वो भी अब 30th रैंक पर पहुंच गया है और अब उसे भी स्पिरिट रिंग चाहिए होगी। अब सब तांगशांग को कांग्रेट्स करते हैं और सब बहुत खुश होते हैं और वो अगले दिन तांगशांग के लिए स्पिरिट रिंग ढूंढने का डिसाइड करते हैं। अब वो सब फिर आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ एक जगह रुककर सब अब बातें करते हैं। तांगशांग मिस्टर झाओ से इंसानों के बारे में डिस्कस करता है कि हम लोग अपनी कल्टीवेशन के लिए सोल बीस्ट को मार डालते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में 5 से 6 सोल बीस्ट को मारता है और वो भी बिना कुछ देखे समझे। इससे तो एक दिन सारे सोल बीस्ट खत्म हो जाएंगे और इंसान भी फिर कुछ सालों बाद कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे जैसे तांगशांग सोल बीस्ट के मरने की बातें कर रहा था, वैसे वैसे जीवू थोड़ी निराश नजर आ रही थी। असल में जीवू की भी अपनी एक डिफरेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें आगे पता चलेगी। अब वो सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां जमीन हिलने लगती है और भूकंप आने लगता है। वहां चारों तरफ पेड़ पौधे जानवर भी हलचल करने लगते हैं और मिस्टर झाओ को समझ आ जाता है कि अब बहुत बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है। वो जंगल के बीचों बीच मौजूद थे, जिस वजह से वो वहां से भाग भी नहीं सकते थे। और फिर वहां उनके सामने एक बहुत बड़ा जानवर जिसकी बॉडी एप्स जैसी थी वो आ जाता है और ये कई हजारों साल पुराना बीस्ट है। इतना खतरनाक बीस्ट तो घने जंगल में होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ मौजूद है और उन्हें इसके यहाँ होने का रीजन भी समझ आ जाता है। अब मिस्टर झाओ उसके सामने जाकर उससे पोलाइटली ये कहते हैं कि अगर ये आपकी जगह है और आप हमें यहाँ नहीं देखना चाहते तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हम कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। लेकिन वो एक इंसान उसे नफरत करता है क्योंकि इंसान बिना छोटे बड़े को देखे सोल बीस्ट को अपने फायदे के लिए मार डालते हैं। इसीलिए ये जाइंट एप अब इन सभी को मारना चाहता है। अब मिस्टर झाओ अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उस पर हमला करता है और निंग रोंग रोंग अपनी सोल पावर का यूज करते हुए मिस्टर झाओ की स्पीड को 30 गुना बढ़ा देती है। लेकिन इस सब से भी वो जाइंट एप नहीं मरता। अब बाकी सभी अपनी अपनी सोल पावर का यूज करते हुए जाइंट एप पर हमला करते हैं, लेकिन वो जाइंट एप का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो सब वहां से बाहर भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इस बीच जाइंट एप जीवू को पकड़ लेता है। अब तांगशांग और मिस्टर झाओ को गुस्सा आ जाता है और मिस्टर झाओ अपनी 7 स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं जो एक बियर की थी। वो फुल पोटेंशियल के साथ जाइंट एप पर हमला करते हैं, लेकिन अब भी जाइंट एप घायल होता है लेकिन मरता नहीं है। अब मिस्टर झाओ पार्ट ड्रेन हो चुके हैं और उनको रिकवर होने में 7 दिन लगने वाले हैं। अब तांगशांग गुस्से में आकर जीवू को बचाने के लिए जाइंट एप की तरफ दौड़ता है। वो किसी भी हालत में जीवू को बचाना चाहता था क्योंकि सिर्फ एक वही थी उसकी लाइफ में जिसके लिए वो सबसे ज्यादा केयर करता था। वो जाइंट एप के पास पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जाइंट एप उसे धक्का मार देता है और खुद जीवू को लेकर वहां से भाग जाता है। अब सब बच्चे जीवू के जाने से बहुत दुखी होते हैं और तांगशांग बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है क्योंकि वो जीवू को नहीं बचा पाया। लेकिन अब वो उसको बचाने का डिसाइड करता है और वो तुरंत ऑस्कर से फ्लाइंग सॉसेज मशरूम बनाने को कहता है। ऑस्कर के पास 3rd रिंग तांगशांग की वजह से आई थी, इसीलिए मिस्टर झाओ के मना करने के बावजूद वो तांगशांग की बात सुनता है और वो उसे फ्लाइंग सॉसेज बनाकर दे देता है, जिसको खाने के बाद तांगशांग के पास पंख आ जाते हैं और वो जीवू को ढूंढने के लिए अकेला ही चला जाता है। निंग रोंग रोंग भी उसकी 30% स्पीड बढ़ा देती है। मिस्टर झाओ तांगशांग को अकेला देख उसके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं और अब ऑस्कर भी सभी के लिए एक एक फ्लाइंग सॉसेज मशरूम बनाने लगता है। वही वो जाइंट एप जो जीवू को अपने साथ ले जा रहा था, वो जीवू के प्रति बहुत पोलाइट था और जीवू भी उससे आराम से बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि मेरे दोस्त मेरी चिंता कर रहे होंगे, तुम्हें मेरे दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और तुम्हें मुझे ऐसे उठाकर भी नहीं लाना चाहिए था। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जीवू पहले से ही इस जाइंट एप को जानती थी और ये जाइंट एप उसको मारना नहीं चाह रहा था और जाइंट एप जीवू की सारी बातें भी मान रहा था। फिर हमें तांगशांग को दिखाते हैं जो जीवू को बचाने के लिए उस एप के पीछे जाने लगता है। वहां जाते वक्त उसे रास्ते में एक बहुत बड़ी मकड़ी नजर आती है जो उस पर हमला कर देती है। वो मकड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और वो कई हजारों साल पुरानी थी। इस मकड़ी को मारना बहुत मुश्किल था क्योंकि खुद ये एक जहरीली मकड़ी है, जिसकी वजह से अगर तांगशांग उस पर पॉइजन छोड़ता है तो मकड़ी पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब तांगशांग कैसे ना कैसे करके उसे बचाने की कोशिश करता है और उसको ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ी हर बार उसके जाल को तोड़कर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। वो मकड़ी अपना स्पाइडर वेब छोड़कर लोगों को फंसाती है और उसके वेब में लगा हुआ पॉइजन धीरे धीरे इंसानों को मार देता है और मकड़ी अब इसी वे में तांगशांग के ऊपर अपने जाले छोड़ने लगती है। तांगशांग के हिडन वेपन्स का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस मकड़ी को तभी मारा जा सकता था जब ये मकड़ी घायल हो। अब काफी लड़ाई करने के बाद फाइनली मकड़ी तांगशांग को अपना डंक मार देती है और तांगशांग बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद आंख खुलती है और वो अपने आप को पिछले जन्म में जगा हुआ पाता है। वो अब तांगसेक में वापस आ चुका था और वहां पर पुराने वाले एल्डर्स ही मौजूद थे। वहां तांगशांग खड़ा होता है और वो अपनी इस लाइफ की मेमोरी बिल्कुल भूल चुका होता है। उसे याद नहीं होता कि जीवू कौन है, श्रेक स्कूल क्या है और वो कहाँ रहता था।
वहाँ वो फिर बाकी लोगों से बात करता है और उनके साथ घुल मिल जाता है। लेकिन तभी एक आदमी कुछ शब्द बोलता है जो जीवो बोला करती थी। अब इससे तांगशांग को विजन्स आने लगते हैं और उसे धीरे धीरे सब याद आ जाता है कि वो यहाँ का नहीं है, वो तो मर चुका था और उसकी अगली लाइफ में वो दूसरी दुनिया में था। वो समझ जाता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता, इसीलिए वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता है। एल्डर्स उसे ऐसा ना करने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन तांगशांग को जीवो को बचाने के लिए वापस जाना था, इसीलिए वो सुसाइड कर लेता है। और तभी फिर से उसकी आंख उसी जगह पर खुलती है जहाँ वो मकड़ी से लड़ रहा था। असल में मकड़ी के जहर से वो बेहोश हो गया था, जिस वजह से वो ये सपना दिख रहा था। वो अब होश में आकर अपने आप को मकड़ी के जाल से छुड़ाता है और जीवो को याद करते हुए उस मकड़ी पर अपने हैमर से उस पर वार करता है और उस हैमर से मकड़ी बहुत कमजोर हो जाती है, जिस वजह से अब तांगशांग को हिडन वेपन्स तो यूज करने का मौका मिल ही जाता है और तांगशांग हिडन वेपन से सीधे उस पर वार करता है और उसे मार गिराता है। अब ऐसा करने से फिर से वो पार्ट ड्रेन हो गया था, जिस वजह से वो मेडिटेट करने बैठ जाता है। अब वहाँ तुरंत वो दादी और उसकी पोती आ जाते हैं। इस बार दादी के साथ दादा भी मौजूद है और वो दादा दादी अपनी पोती के लिए इस मकड़ी को ढूंढ रहे थे, लेकिन आज दूसरी बार तांगशांग ने पोती का शिकार छीन लिया है, जिस वजह से दादा दादी दोनों को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि ये मकड़ी बहुत स्ट्रांग थी और इसको मारने के लिए दादा दादी दोनों को अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ता, जबकि तांगशांग ने इसे अकेले ही मार गिराया था। इस बात से दादा बहुत शौक होते हैं, लेकिन वो अपनी पोती के गुनहगार को इस तरह से जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए वो अपना दिमाग चलाते हैं। वो उसके सामने दो चॉइस रखते हैं, जिसमें से पहली तो ये कि वो तांगशांग को जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन तांगशांग को उनके परिवार में शामिल होना होगा, और दूसरी चॉइस ये कि अगर तांगशांग पहली चॉइस को नहीं मानेगा तो वो पोती के सोल बीस्ट को चुराने के जुर्म में मारा जाएगा। अब तांगशांग उनकी पहली चॉइस को मान जाता है, जिसमें वो लेकिन अपनी एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं आपके परिवार में शामिल होने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ चलकर मेरी मदद करनी होगी और जीवो को जॉइंट एप से बचाना होगा। अब जॉइंट एप का नाम सुनकर दादा दादी दोनों उसे मना कर देते हैं, क्योंकि जॉइंट एप बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और सोल लैंड का सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर भी उसको नहीं हरा सकता था, इसलिए वो उसकी शर्त को ठुकरा देते हैं। जिसके बाद तांगशांग भी उनसे ये कह देता है कि अगर तुम मेरी शर्त नहीं मान रहे हो तो मैं भी तुम्हारे परिवार में शामिल नहीं होऊंगा। अब दादा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर जाओ के साथ बाकी बच्चे आ जाते हैं और दादा दादी को रोकते हैं। वो उनसे बातें करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तांगशांग ने अपनी जान बचाने के लिए इस मकड़ी को मारा था, लेकिन जब वो नहीं मानता तब मिस्टर जाओ दादा को अकेले में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि तांगशांग ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। अब ग्रैंड मास्टर का नाम सुनकर दादा शांत पड़ जाता है, क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर की इज्जत करता है और वो अब तांगशांग को बिना कुछ कहे वापस जाने लगता है। लेकिन ये बात पोती को सहन नहीं होती। पोती तांगशांग से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो तांगशांग को चुनौती देती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस बार हराऊंगी और अगर फिर भी तुम जीत गए तो तुम इस सोल बीस्ट की स्पिरिट रिंग को हासिल कर सकते हो। अब तांगशांग उसकी चुनौती को मान लेता है, लेकिन तभी ऑस्कर वहां आ जाता है और कहता है कि इस शर्त में एक और चीज ऐड करनी होगी। वो इस शर्त में एक चीज और ऐड करता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर तांगशांग जीतेगा तो पोती को तांगशांग को किस करना होगा। अब पोती को गुस्सा आ जाता है, लेकिन दादा और दादी को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि उनकी पोती तांगशांग जैसे ताकतवर आदमी के साथ रहे। अब उनके बीच एक कंपटीशन रखा जाता है, जिसके अंदर उन दोनों को 20 मीटर दूर खड़े पेड़ पर निशाना लगाना था। उनको 16-16 ब्लेड दिए जाएंगे और उनको एक ब्लेड में लीवर्स को फंसाकर इस वे में फेंकना है कि वो हवा में ब्लेड पहले लीव्स को कैच करे और फिर पेड़ पर जाकर लगे। अब फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और पोती अपने ब्लेड्स फेंकती है, जिसमें वो हर एक ब्लेड में एक पत्ता फंसा लेती है और उसके सारे ब्लेड्स पेड़ पर जाकर लगते हैं। अब वो बहुत ज्यादा खुश होती है और तांगशांग की तरफ देखकर एटीट्यूड में कहती है कि तुम डर गए हो क्या, जो अभी तक अपने ब्लेड नहीं फेंके हैं। जिस पर उसके दादा उसे बताते हैं कि जब तुम अपने ब्लेड फेंक रही थी उसी वक्त तांगशांग ने भी फेंके थे और तांगशांग की स्पीड इतनी तेज थी कि तुम उसे देख भी नहीं पाई और तांगशांग के ब्लेड में 10-10 पत्ते फंसे हैं। अब ये सुनकर पोती बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो ये कंपटीशन हार चुकी थी। अब तांगशांग उसके पास जाता है और उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इस वेपन्स की प्रैक्टिस 9 सालों से कर रहा हूँ और मेरे इस वेपन्स का नाम हिडन सीक्रेट वेपन है। वो इसके बारे में उसे और बताता है और कहता है कि अगर तुम ये सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब पोती तांगशांग के इतने पोलाइट नेचर को देखकर उससे इंप्रेस हो जाती है। तांगशांग उसे अपने सीक्रेट वेपन्स भी गिफ्ट के रूप में देता है और पोती अब बहुत खुश होती है। वो फिर उसे जल्दी से किस करके शर्माते हुए वहां से चली जाती है। अब तांगशांग फिर उस मकड़ी की स्पिरिट रिंग हासिल करता है। इस मकड़ी का नाम ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर है। वही शहर के स्कूल में हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जो तांगशांग के बारे में ही सोच रहे थे और उन्हें उसकी याद भी आ रही थी। अब अगले दिन तांगशांग के पिता तांग हाओ उस जगह आते हैं जहां तांगशांग ने मकड़ी से लड़ाई की थी और वहां वो बहुत सारी ब्लू सिल्वर प्लांट को देखते हैं और अपने बेटे की काबिलियत पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। वहां से वो एक जगह जाता है जहां हर तरफ तबाही मची हुई थी। वहां कुछ ब्लू सिल्वर प्लांट्स भी मौजूद थे और वहां से वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। और अब हमें तांग हाओ की ब्लैक स्टोरी पता चलती है। तांग हाओ अपनी सुंदर सी बीवी और अपने इन्फेंट बेबी के साथ इसी जगह पर खड़े थे और वो किसी से बचकर कहीं भाग रहे थे। तांग हाओ अपने हैमर का यूज करके अपने बीवी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तांग हाओ बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और वो अपनी बीवी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। उसकी बीवी का नाम यिन है और उसके पीछे ग्रेट सोल लैंड मास्टर पड़ा हुआ है। तांग हाओ अब उस सोल लैंड मास्टर से लड़ता है और तांग हाओ उस सोल लैंड मास्टर को घायल करके अपनी बीवी को यहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन सोल लैंड मास्टर फिर से उस पर अटैक कर देता है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में उस पर वार करता है। लेकिन इस बार भी तांग हाओ उसके वार से बच जाता है और फिर से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी देर चलने पर अब वहाँ और भी सोल लैंड मास्टर आते हैं और वहाँ अब उन सोल लैंड मास्टर को आदेश देने वाला आदमी भी आ जाता है, जो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये भगवान के नियम के विरुद्ध है। जिस पर तांग हाओ ये कहकर उसकी बात को इग्नोर करता है कि तुम कौन होते हो जो हमें भगवान के नियमों के बारे में बताओ। वो आदमी उसको यिन से दूर करना चाहता था, लेकिन तांग हाओ यिन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अब उससे भी फाइट करने जाता है।
लेकिन तभी वहां ये ना जाती है क्योंकि उसे पता था कि टैंग हाउ अकेले 4 सोललैंड मास्टर को नहीं हरा पाएगा। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है और वो इन्फैंट बेबी को टैंग हाउ को पकड़ाकर मर जाती है। उसके मरने से वहां बहुत सारी ब्लू सिल्वर ग्रास पैदा हो जाती है क्योंकि यन की स्पिरिट सोल ब्लू सिल्वर ग्रास थी। अब ये इन्फैंट बेबी ही टैंग शैंग है और यन ने टैंग हाउ से प्रॉमिस लिया था कि वो टैंग शैंग की परवरिश अच्छे से करेगा, इसलिए अब टैंग हाउ अपने बेटे पर नजर रख रहा है। अब टैंग हाउ यन को बहुत याद करता है और इस जगह पर ब्लू सिल्वर ग्रास को यन समझकर उससे बातें करने लगता है। वही टैंग शैंग जो थर्ड स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था वो जीवो को याद करने लगता है। उसे स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये मकड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और टैंग शैंग इसको सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब अगर वो बीच में छोड़कर उठता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तभी वहां जीवो भागते भागते आ जाती है और उसको जिंदा देख सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो उनको बताती है कि एक काऊ रोर के सुनने से वो जॉइंट एप नर्वस हो गया और उसने अपने आप मुझे छोड़ दिया। वो उन्हें फिर ये भी बताती है कि उसकी भी लेवल 30 हो गई है और उसको रात में एक बीस्ट दिखा था, उसने उस बीस्ट को मारकर स्पिरिट रिंग भी हासिल कर ली है और सभी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन अभी उनकी टेंशन घटी नहीं थी क्योंकि टैंग शैंग बहुत शक्तिशाली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था और अब वो टैंग शैंग के होश में आने का ही वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर अब श्रेक स्कूल के डीन से मिलने आते हैं और वो दोनों टैंग शैंग के बारे में ही बात करते हैं और ग्रैंड मास्टर अब तक जो भी कुछ हुआ उस बारे में सुनता है तो वो समझ जाता है कि मिस्टर जाओ को टैंग शैंग के पिता टैंग हाउ ने ही पीटा था और फिर वो टैंग हाउ का बैज उन्हें दिखाता है। अब फिर हमें टैंग शैंग को दिखाते हैं जो स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था और फाइनली वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी टैंग शैंग म्यूटेट होने लगता है और उसकी कमर में से मकड़ी जैसा पैर निकलने लगता है। मिस्टर जाओ समझ जाते हैं कि एब्जॉर्ब करते वक्त मकड़ी और ये म्यूटेट हो गए हैं और अब सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है। अब ये सुनकर सारे बच्चे डर जाते हैं और इसका सोल्यूशन पूछते हैं जिस पर मिस्टर जाओ सिर्फ एक ही सोल्यूशन बताते हैं कि उन्हें सिर्फ वेट करना होगा। अब टैंग शैंग फिर से बेहोश हो जाता है और पहले तो उसे जीवो की ही याद आती है जो उसे दूर जा रही थी और फिर वो फिर से अपने पिछले जन्म में पहुंच जाता है जहां हमें अब ये पता चलता है कि उसने आखिर पिछले जन्म से सीक्रेट लाइब्रेरी में जाकर सीक्रेट नॉलेज क्यों चुराई थी। असल में टैंग शैंग को पढ़ने और अलग अलग नॉलेज प्राप्त करने का बहुत शौक था। वो अलग अलग टेक्निक्स और वेपन्स के बारे में पढ़ना और रिसर्च करना चाहता था। वो अपने भी कई सारे वेपन्स बनाया करता था लेकिन उसके इस टैलेंट की वहां कोई कदर नहीं करता था। उसके साथ रहने वाले बच्चे उसके वेपन्स को देखते तक नहीं थे और उसके सामने ही उसकी बुराई करके उसके वेपन्स को तोड़ दिया करते थे जिस वजह से टैंग शैंग बहुत फ्रस्ट्रेट रहा करता था और टैंग शैंग अब कुछ बड़ी और सीक्रेट नॉलेज प्राप्त करना चाहता था और इसलिए अब वो एल्डर्स से सीक्रेट लाइब्रेरी के सीक्रेट वेपन्स के बारे में पढ़ने को कहता है जिस पर एल्डर्स उसे बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उन वेपन्स और उस नॉलेज के बारे में जानने का हक किसी को नहीं था। इसलिए वो उसे बहुत गुस्सा करते हैं और उसे इस क्लैन से निकल जाने को कहते हैं। टैंग शैंग को कैसे न कैसे करके लाइब्रेरी के अंदर रखी बुक्स से सीक्रेट नॉलेज जाननी ही थी जिसकी वजह से वो आज रात उसके अंदर जाने का डिसाइड करता है। वो अंदर जाकर सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहता है। वहाँ लाइब्रेरी के अंदर 2 लेवल सिक्योरिटी मौजूद है जिसमें फर्स्ट लेवल पर सैनिक पहरा देते हैं और सेकंड लेवल पर लेजर्स के साथ 3 एल्डर्स तैनात किए गए हैं। अब इन दोनों सिक्योरिटी को तोड़कर टैंग शैंग को अंदर जाना था। अब टैंग शैंग अपने हिडन वेपन से चाहता तो बाहर पहरा देने वाले सैनिकों को मार सकता था लेकिन वो अपने इस टैंग सेक्ट से बेहद प्यार करता था और उसके ऊपर टैंग सेक्ट के कई एहसान थे, इसलिए वो छुपते छुपाते लाइब्रेरी के अंदर जाता है और फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी पार कर लेता है। अब वो सीक्रेट स्क्रिप्चर्स को देखता है जिसके आसपास कई सारे लेजर्स मौजूद हैं और 3 एल्डर्स भी इसकी रखवाली कर रहे हैं। अब टैंग शैंग कैसे न कैसे करके बाहर एक हलचल पैदा कर देता है जिसको सुनकर तुरंत एल्डर्स उस हलचल की तरफ भाग जाते हैं और टैंग शैंग लेजर्स से बचते बचाते सीक्रेट स्क्रिप्चर्स को प्राप्त कर लेता है। अब जैसे ही वो सीक्रेट स्क्रिप्चर्स को खोलता है वैसे ही वहां टैंग सेक्ट का एम्परर आ जाता है और उसको बताता है कि दुनिया वालों के लिए यहाँ लेवल 2 की सिक्योरिटी ही है लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में इसके अंदर लेवल 3 की भी सिक्योरिटी है। लेवल 3 की सिक्योरिटी में मैं खुद यहाँ की रखवाली करता हूँ। अब एम्परर कहता है कि तुम्हें इस जुर्म में टैंग सेक्ट से निकाल दिया जाएगा जिस पर टैंग शैंग उदास हो जाता है और कहता है कि मैं बचपन में यहाँ आया था और यहीं से मेरी परवरिश हुई थी। मैं इसको छोड़कर तभी जाऊंगा जब मेरी मौत मुझे लेने आएगी और लगता है कि वो वक्त अब आ चुका है। अब ये कहकर वो अपने हिडन वेपन से सुसाइड करने लगता है लेकिन एम्परर उसे रोकता है और उसे अब टैंग सेक्ट की सच्चाई बताते हैं। असल में टैंग सेक्ट समय के साथ बहुत बड़ा सेक्ट बन गया और पूरी दुनिया में इसकी वाह-वाह होने लगी लेकिन टैंग सेक्ट के बाहर अमीर और गरीब में भेदभाव बढ़ता गया। जो बाहर के लोग सीक्रेट टेक्निक को सीखना चाहते थे उनको सीक्रेट सिखाना मना कर दिया और जो अंदर के लोग या शाही परवरिश के लोग इस सीक्रेट टेक्निक को सीख रहे थे उनके पास इतनी एबिलिटीज नहीं थी जिससे वो इसको सीख नहीं पाए और ऐसे ही करते करते कई सारी टेक्निक्स विलुप्त हो गई और अब तुम बाहर के होकर इस सीक्रेट टेक्निक को चुराने आए हो तो इसमें गलत बात नहीं है लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है, इसलिए वो एल्डर्स तुम्हें ढूंढते ही होंगे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है लेकिन तुम्हें उन एल्डर्स से बचना होगा। वो अब उस सीक्रेट स्क्रिप्चर को उसे देता है और उसे इससे सीखने को कहता है। वहीं अब टैंग शैंग की आंख खुलने लगती है और वो होश में आने लगता है और जब वो होश में आ जाता है तो अपने आगे जीवो को सही सलामत देख बहुत खुश होता है लेकिन तभी अब टैंग शैंग की कमर से अपने आप स्पाइडर लेग्स निकलने लगते हैं और सब ये देखकर बहुत शॉक होते हैं। अब मिस्टर जाओ उसे इसे कंट्रोल करने को कहते हैं जिस पर टैंग शैंग फिर से मेडिटेट करता है और बड़ी मुश्किल के बाद स्पाइडर लेग्स को कंट्रोल करने में केपेबल हो जाता है। अब वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां बहुत सारी मकड़ियां आ जाती हैं। ये सब छोटी छोटी मकड़ियां थी और ये सब उसी के बच्चे थे जिसको टैंग शैंग ने अभी मारा था। हालांकि ये मकड़ियां अभी बच्चे थे जिस वजह से टैंग शैंग और बाकी सब उससे लड़ने का डिसाइड करते हैं और टैंग शैंग अपने हिडन वेपन सबको देता है। सब उसके हिडन वेपन्स को देखकर बहुत शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे वेपन्स पहले कभी नहीं देखे थे। अब इन वेपन्स का यूज करके सब मकड़ियों को मार देते हैं
निंग रॉन्ग को ये हिडन वेपन बहुत पसंद आया होता है, जिस वजह से वो उसे टैंग शैंग से खरीदना चाहती है, जिस पर टैंग शैंग कहता है कि मैं कुछ समय बाद ये तुम्हें फ्री में दे दूंगा। और फिर वो सबको एक एक हिडन वेपन देने को कहता है और फिर सब अब वापस स्कूल जाने लगते हैं। अब ऑस्कर के फ्लाइंग सॉसेज का यूज करके सब वापस आ जाते हैं। मिस्टर जाओ डीन को सब बताते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ और फिर वहाँ ग्रैंड मास्टर भी आता है। अब वो लोग जाइंट एप के बारे में बात करते हैं, जिसमें मिस्टर जाओ उससे उस जानवर के बारे में पूछता है जिसकी आवाज सुनकर जाइंट एप ने जीवो को छोड़ दिया था। अब ग्रैंड मास्टर बताता है कि वो जानवर एज़्योर बुल पाइथन है और वो जाइंट एप से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जाइंट एप अगर जंगल का राजा है तो बुल पाइथन जंगल का एम्परर है। वो उसे फिर एक बात भी बताता है कि एक बार एक बहुत ताकतवर सोल लैंड मास्टर जाइंट एप का शिकार करने जंगल में जा रहा था। उसे अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन था कि वो जाइंट एप को मार देगा। जाइंट एप एक लेक के अंदर पानी पी रहा था और वो जाइंट एप को देखकर उसे युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन तभी वहाँ लेक के अंदर से उसे एक बहुत भयानक आवाज आती है और वो आवाज एज़्योर बुल पाइथन की थी। बुल पाइथन इंसानों की आवाज भी बोल सकता है और वो उस वॉरियर को वहां से जाने को कहता है और वो वॉरियर फिर बिना कुछ सोचे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। वो असल में बुल पाइथन की ताकत के बारे में उन्हें समझा रहा था। अब फिर वो ऑस्कर के बारे में बात करते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड बंदा है। असल में श्रेक स्कूल के अंदर सभी बहुत टैलेंटेड है और अब इसीलिए उनकी आगे की ट्रेनिंग के लिए ग्रैंड मास्टर खुद उनको सिखाने का डिसाइड करता है। अब वो ग्राउंड में सभी बच्चों को बुलाकर उनको ग्रैंड मास्टर से इंट्रोड्यूस कराता है और अब ग्रैंड मास्टर आज से उन सभी के टीचर बन जाते हैं। अब वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक टैंग शैंग की मकड़ी वाले लेग्स अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं और उसके लेग्स इधर उधर वार करने लगते हैं। इस बीच एक डंक मोटू को भी लग जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब ग्रैंड मास्टर तुरंत टैंग शैंग के पास जाते हैं और उसे गहरी सांस लेने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम ये इमेजिन करो कि ये लेग्स तुम्हारी बोन्स हैं और फिर तुम अब इनको अपनी बॉडी के अंदर वापस लो, जिस पर अब टैंग शैंग ऐसा ही करता है और फिर वो अपनी लेग्स पर काबू पा लेता है। अब वो तुरंत मोटू को ऑस्कर के कमरे में ले जाता है और ग्रैंड मास्टर और टैंग शैंग वहां जाते हैं। ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग से इसके पॉइजन को वापस लेने को कहता है। टैंग शैंग बहुत डरता है क्योंकि इस बीच मोटू की जान जाने का भी डर था, लेकिन अगर उसने पॉइजन वापस नहीं लिया तो भी मोटू जान से मरने वाला था। इसलिए वो ग्रैंड मास्टर की बात मानते हुए मोटू के शरीर से पॉइजन निकालने लगता है और कुछ देर में मोटू ठीक हो जाता है। अब टैंग शैंग बाहर आता है और सबको अपनी कंडीशन बताता है कि शायद मैं अभी स्पिरिट रिंग को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अब जीवो और टैंग शैंग भी आपस में स्पिरिट रिंग के बारे में बातें करते हैं। अब टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर से मिलने जाता है, जहाँ ग्रैंड मास्टर उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटता है क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे बहुत हजारों साल पुरानी मकड़ी को मार दिया था और उसकी स्पिरिट रिंग को हासिल करा था। टैंग शैंग उनसे सॉरी कहता है और कहता है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिस पर अब ग्रैंड मास्टर उसकी नई स्पिरिट रिंग की पावर्स दिखाने को कहते हैं, जिस पर टैंग शैंग उन्हें अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट दिखाता है। उसकी ब्लू सिल्वर प्लांट की रिंग बढ़ गई थी और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। टैंग शैंग की पॉइजन पावर भी अब और जहरीली हो चुकी थी, यानी अब टैंग शैंग इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि अगर कोई पॉइजन मास्टर भी उस पर अपने पॉइजन से वार करे तब भी टैंग शैंग आसानी से उसके इफेक्ट को नलीफाई कर सकता है। अब टैंग शैंग अपने दोस्तों के लिए भी हिडन वेपन्स बनाना चाहता था और वो अपने पिछले जन्म की यादों से और सीक्रेट स्क्रिप्चर में जो लिखा था उसकी मदद से अपने लिए कई सारे हथियार बनाना चाहता है जो उसे हर युद्ध में जीतने को मदद करे। अब इसीलिए टैंग शैंग इस शहर में अपना हथियारों का बिजनेस खोलने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर ये बिजनेस चल जाता है तो उसके पास बहुत सारे पैसे आएंगे और पैसे आने से वो अपने लिए अलग अलग तरह के वेपन्स बना पाएगा। अब फिर वो शहर की सबसे बड़ी लोहार की दुकान पर जाता है। वहां पर बहुत सारे लोहार हथियार बना रहे थे और सभी बहुत बड़े कारीगर थे। अब टैंग शैंग मालिक के पास जाता है और कहता है कि वो उसके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाया है, लेकिन इसको जानने के लिए उसको प्राइवेट में बात करनी होगी। अब टैंग शैंग और ओनर एक कमरे में जाने लगते हैं, जहां रास्ते में वो उन दो लोगों को जिनका नाम आयरन ड्रैगन और आयरन टाइगर है उन्हें देखता है। वो दोनों असल में ओनर के बेटे हैं और वो यहाँ के सबसे कुशल कारीगर हैं। अब टैंग शैंग रूम में जाकर उन्हें कहता है कि मैं आपको 100 सोल कॉइंस दूंगा और आपको मुझे यहाँ एक सीट देनी होगी, यानी मुझे यहाँ अपने औजार यूज करने देने होंगे और मैं उनसे बहुत अच्छे अच्छे हथियार बनाऊंगा, जिसे बेचकर जो प्रॉफिट आएगा वो हम शेयर करेंगे। अब उनको ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो टैंग शैंग पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये बच्चा हथियार बना भी पाएगा या नहीं। इसलिए वो उससे उसकी स्किल्स के बारे में पूछता है, जिसमें जब उन्हें उसकी रैंक 30 पता चलती है तो वो बहुत शौक होते हैं। अब वहाँ वो दोनों बेटे भी आ जाते हैं और वो टैंग शैंग को यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने पापा को बताते हैं कि इसकी एक पार्टनर तो हमें जान से मारने वाली थी, लेकिन इसने ही हमको बचाया था और ये बहुत ताकतवर इंसान है। अब ये सुनकर ओनर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ इस बिजनेस को करने के लिए मान जाता है। अब फिर वो वापस स्कूल आता है, जहाँ उसे जीवो दिखती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक भी आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ उन्हें निंग रॉन्ग की आवाज आती है और वो एम्बैरेस होकर वापस स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। आज ये लोग टैंग शैंग के रैंक 30 पर पहुंचने की पार्टी करते हैं और सब बहुत मस्ती करते हैं। अगले दिन ग्रैंड मास्टर खुद उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर सब ग्राउंड में आकर एक लाइन में खड़े होते हैं और वहां पर अब ग्रैंड मास्टर उन्हें कहता है कि अब तुम लोगों की इंटेंस ट्रेनिंग शुरू होगी। वो मिस्टर दाई को अपने पास बुलाते हैं और कहता है कि तुम्हें इन सब से बारी बारी से फाइट करनी है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी को चोट ना पहुंचे और जब तुम टैंग शैंग से फाइट करो तो टैंग शैंग तुम्हारे साथ थर्ड स्पिरिट रिंग को यूज नहीं करेगा। अब ये सुनकर मिस्टर दाई कहता है कि टैंग शैंग अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज कर सकता है क्योंकि मैं उसे उसकी थर्ड स्पिरिट रिंग के साथ भी हरा दूंगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे मना करता है और कहता है कि अगर टैंग शैंग ने मकड़ी वाली पार को यूज किया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। अब ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन मिस्टर दाई ग्रैंड मास्टर से जिद करता है तो ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग को थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज करने की परमिशन दे देता है और अब उन दोनों में फाइट शुरू होती है और उसमें स्पाइडर वेब बनाकर मिस्टर दाई को फंसा देता है और उसे निकलने के चक्कर में उसके शरीर में पॉइजन फैलने लगता है। अब मैच रोक दिया जाता है और पहले टैंग शैंग उसके पॉइजन को हटाता है और फिर ग्रैंड मास्टर उन सभी को टीम वर्क की ताकत समझाते हैं और उनको हमेशा साथ एक साइड से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। अब मोटू ऑस्कर से लड़ता है और ऑस्कर हार जाता है, जिसके बाद मिस्टर दाई मोटू से लड़ता है और मोटू और मिस्टर दाई के बीच बहुत आइकॉनिक लेवल का मैच होता है, जिसमें पहले तो मिस्टर दाई कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन मिस्टर दाई अब अपने फुल पोटेंशियल में आता है, जिसके बाद दोनों आपस में आइकॉनिक लेवल की फाइट करने लगते हैं।
अब उनकी फाइट को देखकर ग्रैंड मास्टर जीवू से अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को दिखाने को कहता है, जिस पर जीवू और तांगशैंग अब आपस में लड़ाई करते हैं। तांगशैंग उसे स्पाइडर वेब में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवू बहुत फास्ट है और उसके पास बहुत स्ट्रेंथ भी है, जिस वजह से वो उससे बचती हुई तांगशैंग पर अटैक करती है और जोर से पकड़ लेती है, जिस वजह से जब तांगशैंग फिर से स्पाइडर वेब का यूज करता है तो वो दोनों ही अब स्पाइडर वेब में फंस जाते हैं और उनके बीच फिर से बहुत रोमांटिक एंगल बन जाता है। वहीं मिस्टर दाई और मोटो में से कोई हार जीत नहीं रहा होता, इसलिए उनके मैच को रुकवा दिया जाता है। अब वो उन सबकी फाइटिंग में कमियां निकालते हैं और उनकी कमियों को उनको बताकर आगे से और ज्यादा ध्यान रखने को कहते हैं। और अब जीवू की बारी आती है और अब जीवू की कोई कमी ग्रैंड मास्टर को नजर नहीं आती, जिससे सब बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। अब वो जीवू को थर्ड स्पिरिट रिंग के बारे में बताते हैं कि इसकी थर्ड स्पिरिट रिंग की वजह से इसके पास हजारों साल पुरानी लाइटनिंग स्पीड के रैबिट की ताकत आ गई है और इस टेक्निक का यूज करके ये अपने आप को हवा में टेलीपोर्ट भी कर सकती है। अब क्योंकि सभी ने कोई ना कोई गलती की थी, इसलिए सबको पनिशमेंट दी जाती है और उन्हें पत्थरों से भरा बैग उठाकर चक्कर लगाने थे। जिसने गलती नहीं की थी वो भी चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्तों को पनिशमेंट खाते नहीं देख सकते थे और क्योंकि उनका बैग बहुत ज्यादा भारी था, इसलिए बीच में ही सब बहुत थकने लगते हैं। मिस्टर दाई और तांगशैंग उनमें सबसे ताकतवर थे, इसीलिए वो कमजोर ऑस्कर और निंग रोंग रोंग के बैग से कुछ पत्थर निकालकर अपने बैग में डाल लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दूर चलने पर उन्हें थकान होने लगती है। बीच बीच में ग्रैंड मास्टर ने उनके लिए एनर्जी को रिस्टोर करने वाली वाटर की भी सप्लाई कर रखी थी, लेकिन फिर भी ये कमजोर पड़ रहे थे। वो सब ऑस्कर का फ्लाइंग सॉसेज भी यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने उनकी सोल पावर यूज करने से मना किया था। अब सब चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर की दी हुई पनिशमेंट को वो बीच में नहीं छोड़ सकते थे। अब उनको चलते हुए बहुत देर हो जाती है, लेकिन तभी वहां दूसरे स्कूल के वही बच्चे आ जाते हैं। उन्होंने ये प्लान बनाया था कि ये लोग क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसलिए ये लोग अब लड़ नहीं पाएंगे और हम इन्हें पीट डालेंगे। वो लोग मोटू को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर पैर रख देते हैं और फिर अब तांगशैंग को फाइट के लिए चुनौती देते हैं। हालांकि तांगशैंग बहुत ज्यादा थक गया था, लेकिन अब भी वो इतना शक्तिशाली तो था कि वो अकेले ही इन सबको मार गिराता है और फिर सब उनके बहुत मजे लेते हैं। इसके बाद वो पनिशमेंट को कंटिन्यू करते हैं। तांगशैंग सबसे ज्यादा रॉक्स लेकर चल रहा था, इसीलिए उसकी स्पीड भी स्लो हो गई थी और जब सबके राउंड्स पूरे हो गए थे तब उसके 2 राउंड्स बचे हुए थे। तांगशैंग पिछले जन्म में अकेला था, यानी उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन इस जन्म में उसके साथ इतने सारे दोस्त हैं और इस बात को सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो समझ आता है कि ग्रैंड मास्टर दोस्ती की ताकत को समझाने के लिए हमें ये पनिशमेंट दे रहे हैं। अब तांगशैंग बचे हुए उन 2 राउंड्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थकान के मारे वो अब वहीं गिर जाता है और बाकी सब भी थकान से बेहोश हो जाते हैं। अब जब उनकी आंख खुलती है तो वो सब अपने अपने कमरे में पाते हैं और वो एक हॉट बाथटब में थे, जिसके अंदर कई सारी जड़ी बूटियां थी। ये सब ग्रैंड मास्टर ने ही अरेंज किया था और अब ग्रैंड मास्टर उन सभी को डिनर करने के लिए बुलाता है और डिनर पर उन्हें बहुत पौष्टिक खाना खिलाता है और सब खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर ली थी। अब खाना खाने के बाद वो सब सोने चले जाते हैं और अगले दिन की सुबह फिर से सभी बच्चों को ग्राउंड में बुलाया जाता है और तांगशैंग के जो 2 राउंड बचे थे ग्रैंड मास्टर उसे वो लगाने को कहते हैं, जिस पर अब सभी बच्चे उसके साथ राउंड लगाने चले जाते हैं और अब ऐसे ही वो लोग अपनी आज की भी ट्रेनिंग करते हैं। इस बीच तांगशैंग अपने हिडन सीक्रेट वेपन्स का भी बिजनेस चालू कर रखा था और कई सारा मुनाफा कमाता है और ऐसा करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। उसने बहुत सारे अलग अलग तरह के सीक्रेट वेपन्स बना लिए थे और वो इन सभी को अपने दोस्तों को भी देने का डिसाइड करता है। वहीं फिर तभी ऑस्कर और तांगशैंग जब कमरे में बैठे होते हैं, वहां मोटू आता है और मोटू को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीट रखा था। वो बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई थी और वो उसको पटाने लगा था, लेकिन जब वो उस लड़की का पीछा करते करते उसे इंप्रेस कर रहा था तब एक गुंडा वहां आ गया और उसने उस लड़की पर अटैक करना चाहा। मैंने लड़की को तो भगा दिया, लेकिन जब हम दोनों की फाइट शुरू हुई तो गुंडे ने मुझे बहुत बुरी तरह पीट डाला। वो गुंडा असल में 4 स्पिरिट रिंग्स प्राप्त कर चुका था और वो एक बदनाम अय्याश गुंडा है जो लड़कियों को किडनैप करके उनके साथ जबरदस्ती किया करता था। सब लोग उससे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे और उसका नाम बूले है। अब तांगशैंग और बाकी सब लड़के उसको पकड़ने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसने उनके दोस्त मोटू को भी मारा था। अब जब वो उसको पकड़ने जा रहे होते हैं तब उन्हें वहां जीवू भी दिखती है। अब जीवू उनके साथ चलती है और वो शहर में उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। अब वो एक प्लान बनाते हैं और प्लान को फॉलो करते हुए जीवू सुनसान गलियों में अकेली चलती है। उसकी सुंदरता को देखकर बूले वहां आ जाता है। जीवू नाटक करते हुए उससे कैंडी मांगती है, जिस पर बूले उसे अंधेरी गली में बहाना मारकर ले जाता है और वहां उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जीवू उस पर अटैक कर देती है और वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए उस पर वार करने लगती है। जीवू की स्पेशल एबिलिटी उसकी स्पीड थी और वो उसे इतनी तेजी से पीटने लगती है कि बूले को बचने का मौका ही नहीं मिलता और बूले की अब सारी हड्डी पसली टूट जाती है। उसको कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं और अब वो 3 महीने तक रिकवर होने की हालत में नहीं होता। अब श्रेक स्कूल के वो बच्चे बहुत हंसते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने एक बहुत बड़े गुंडे को मार गिराया था, लेकिन अभी भी तांगशैंग को इसमें कुछ कमी लगती है। वो फिर बूले को उठाकर इस शहर के सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर टांग आता है और उसके गले में एक बोर्ड भी टांग देता है, जिसके अंदर ये लिखा था कि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ और मैंने कई सारी लड़कियों के साथ गलत किया है। अब उसको लटकता देख उसके 2 दोस्त भी देख लेते हैं और अपनी सोल पावर का यूज करते हुए उसे वहां से उतारते हैं और उससे पूछते हैं कि ये हालत तुम्हारी किसने की। उसकी सारी हड्डी टूटी हुई थी और वो हिलने डुलने की पोजीशन में भी नहीं था, जिस पर बूले उन्हें सब बता देता है और अब वो सब उन लड़कों से रिवेंज लेने का डिसाइड करते हैं। वहीं स्कूल के अंदर ग्रैंड मास्टर और डीन बात कर रहे होते हैं, जिसमें डीन ये बताता है कि अब स्कूल का बजट बिगड़ रहा है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर अब बहुत ज्यादा खाना खिला रहा था और उनको वैसी ट्रेनिंग करा रहा था जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदने की जरूरत होती है। अब इस पर ग्रैंड मास्टर डीन को चिंता न करने के लिए कहता है और बताता है कि उसको बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही इस बारे में सोच रखा है और अब ग्रैंड मास्टर के पास जो प्लान है उससे उनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अब वो सब बच्चों को ग्राउंड में बुलाता है और सबको फिर सोल एरिना के बारे में फिर से बताता है और अब वहां जाकर लड़ाई करने और कंपटीशन जीतने को कहता है। इससे उनके पास पैसे भी आएंगे और उनकी स्किल्स भी बढ़ेंगी। अब वो सबको रूल्स बताता है और कहता है कि तांगशैंग के अलावा कोई भी हिडन वेपन्स यूज नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं। और फिर उनसे कहता है कि तुम सभी को सिल्वर बैच हासिल करना होगा और जब तुम सिल्वर बैच हासिल करोगे सिर्फ तभी तुम यहाँ से ग्रेजुएट हो पाओगे। अब ऑस्कर उनसे ये पूछता है कि क्योंकि उसकी और निंग रोंग रोंग की सोल पावर असिस्टेंस ब्रांच की है
तो वो भी लड़ाई करेंगे, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे मना कर देता है और फिर मास्टर उन सभी से अपनी आइडेंटिटी को छुपाने को कहता है। ग्रैंड मास्टर नहीं चाहता था कि वहां रिंग के अंदर वो इनकी आइडेंटिटी जाने, और इस सबको बताने के बाद वो सब सोल एरिना की तरफ जाते हैं। वहां जाकर ग्रैंड मास्टर उन्हें गेम्स के रूल्स और टेक्निक समझाता है, और अब वहां क्योंकि ड्यूअल मैच होने वाला है इसलिए सब अपने अपने पार्टनर चुनने लगते हैं। निंग रोंग रोंग टैंगशैंग को अपना फाइटिंग पार्टनर चुनना चाहती थी, लेकिन टैंगशैंग और जीवो ने पहले ही टीम बना ली थी। मोटो निंग रोंग रोंग को अपने साथ लड़ने को पूछता है, जिस पर निंग रोंग रोंग मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि मोटो लड़कियों पर हमेशा डोरे डालता रहता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर निंग रोंग रोंग को मोटो की ही टीम में जाने को कहता है क्योंकि मोटो की रैंक 28 थी और उसे लड़ने के लिए 29 रैंक से कम वाले बंदे ही आने वाले थे। लेकिन अगर वो कैटगर्ल के साथ टीम बनाएगी तो उसके साथ लड़ने के लिए बहुत हायर लेवल के बंदे आएंगे, जिस वजह से निंग रोंग रोंग हार जाएगी। अब ये सब सुनकर निंग रोंग रोंग दिमाग चलाती है और कैटगर्ल और वो फिर आपस में टीम बना लेते हैं क्योंकि कैटगर्ल की भी रैंक मोटो के बराबर थी। अब ग्रैंड मास्टर फिर सबको मास्क देते हैं जिसकी मदद से वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकेंगे, और फिर वो उन सभी को एक अलग निकनेम देते हैं। ये निकनेम उनकी एबिलिटीज से मैच खाते हैं ताकि उनको खुद को इन नेम्स को याद करने में आसानी हो। अब फिर कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है जिसमें सबसे पहले टैंगशैंग और जीवू एक टीम बनाकर दूसरी टीम जिसका नाम कैट एंड माउस है उससे लड़ाई करना शुरू करते हैं। कैट एंड माउस की जोड़ी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन टैंगशैंग तो टैंगशैंग है। वो अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए स्पाइडर वेब से उसको फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन माउस उसे काट देता है। अब जीवो और टैंगशैंग शानदार तरीके से उससे बाकी टेक्निक का यूज करके लड़ाई करते हैं और दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और फाइट के लास्ट में टैंगशैंग जीत जाता है और उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। अब सेम वे में मिस्टर दाई और ऑस्कर भी लड़ाई करते हैं और वो भी आसानी से जीत जाते हैं। कैटगर्ल और निंग रोंग रोंग भी अपने मैच में जीत जाते हैं और अब सबकी 2 वर्सेस 2 वाली फाइट हो चुकी थी। श्रेक स्कूल से 2 वर्सेस 2 के 5 मैच हुए थे, जिनमें से श्रेक स्कूल 3 मैच जीत चुका है और ये बहुत अच्छा स्कोर है, जिस वजह से दीन बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब ग्रैंड मास्टर उन्हें बताते हैं कि अब उनको मैं चुनौती दूंगा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसका सामना करना है क्योंकि अब तुम सब एक साथ रिंग में उतरकर ओपोनेंट से लड़ोगे और उन ओपोनेंट की लेवल यानी रैंक बहुत ज्यादा हाई है। टैंगशैंग अब 7 वर्सेस 7 का जो मैच होने वाला है उसका लीडर बनता है और सभी को अटैक प्लान्स बताता है और सभी ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं क्योंकि अब जो मैच होने वाला है वो उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। अब होस्ट दोनों टीम्स को रिंग के अंदर बुलाता है और ऑडियंस से उनको रूबरू कराता है। अपनी टीम का नाम श्रेक 7 डेविस है और ओपोनेंट की टीम का नाम फ्रेंजी बैटल टीम है। फ्रेंजी बैटल टीम लगातार 7 बार मैच जीत चुकी है और वो श्रेक स्कूल से लड़ने के लिए फुल कॉन्फिडेंट थी। अब सबका इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद दोनों टीम होटल रूम में जाती हैं। वहां श्रेक स्कूल के बच्चे बैठे थे और वहीं अब फ्रेंजी टीम के लड़के भी आ जाते हैं और वो वहां आकर कैट गर्ल से बदतमीजी करने लगते हैं और फिर वो श्रेक स्कूल के बच्चों को धमकाते हैं और अब मिस्टर दाई को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसमें मिस्टर दाई एक ही बार में पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर था। अब ये देखकर जीवो को गुस्सा आ जाता है और जीवो उससे लड़ने जाती है, लेकिन टैंगशैंग उसे रोक लेता है और तभी वहां फ्रेंजी टीम बैटल का टीचर भी आ जाता है और वो उनकी लड़ाई को शांत कराता है और फिर श्रेक स्कूल के बच्चों को डराते हुए कहता है कि अगर ज्यादा ही लड़ने का शौक है तो कल रिंग में लड़ना, और वैसे भी तुमको तो पता है कि जिनसे भी अभी तक इनकी फाइट हुई है वो अभी तक या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। वो श्रेक स्कूल के बच्चों को डराकर वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद ऑस्कर उन सबसे कहता है कि ये सब यहाँ प्लानिंग से आए थे और ये पहले से ही हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑस्कर ने पहली बार अपना दिमाग चलाया था इसलिए सब हंसने भी लगते हैं, लेकिन अब वो समझ गए थे कि क्योंकि ये बस उनकी एक चाल थी जिससे हम उनसे बस डर जाएं और हमारी परफॉर्मेंस आज के मैच में कम हो जाए। मिस्टर दाई उन सबको अब शांत रहने को कहते हैं और कहते हैं कि ऑस्कर और निंग रोंग रोंग पीछे रहकर हमें असिस्ट करेंगे और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। अब वो सब रिंग की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में भी मिस्टर दाई और टैंगशैंग उनको हराने का प्लान बनाते हैं और फिर सब रिंग के अंदर आ जाते हैं और सब अपनी सोल पावर को निकालते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ये सीन बहुत आइकॉनिक लेवल का दिखाते हैं और ये सीन बहुत आइकॉनिक लेवल का दिखाई देता है और अब उनमें फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर अपने अपने तरीके से हमला करते हैं, लेकिन फ्रेंजी बैटल टीम निंग रोंग रोंग और ऑस्कर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो ऑस्कर और निंग रोंग रोंग को पहले घायल कर देना चाहते थे क्योंकि वो पीछे रहकर इनको पावर प्रोवाइड कर रहे थे। अब फ्रेंजी बैटल टीम ऑस्कर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी टैंगशैंग उन्हें ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से रोक लेता है और अब सभी में बहुत फाइट होती है। लेकिन तभी टैंगशैंग को याद आता है कि ग्रैंड मास्टर ने कल हमें समझाया था कि हमें फ्रेंजी बैटल टीम में जो असिस्टेंस ब्रांच के लोग हैं उन पर अटैक करना है क्योंकि इस टीम में जो असिस्टेड ब्रांच का वॉरियर है वो मिलेनियम रैंक पर है, यानी वो पीछे से उनकी स्ट्रेंथ को कहीं ज्यादा गुना बढ़ा देगा। अब टैंगशैंग और बाकी सब उसी असिस्टेड ब्रांच वाले की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो इस काम में देरी कर देते हैं और असिस्टेड ब्रांच वाला वॉरियर अपनी सोल पावर का यूज करते हुए सभी की स्ट्रेंथ और पावर बढ़ा देता है, जिससे सब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अब वो सब श्रेक स्कूल को पीट सकते हैं, इसलिए टैंगशैंग ऑस्कर के फ्लाइंग सॉसेज का यूज करके ऊपर उड़ने लगता है। अब श्रेक स्कूल ऊपर उड़ने लगता है ताकि वो फ्रेंजी बैटल टीम के हमले से बच सके, लेकिन अभी भी वो उन पर पत्थर और जाला फेंककर अटैक कर रहे होते हैं। असल में आसमान में उड़कर टैंगशैंग असिस्टेड ब्रांच वाले की सोल पावर खत्म होने का वेट कर रहा है क्योंकि उसके खत्म होने के बाद ही टैंगशैंग और बाकी सब इनको हरा पाएंगे, लेकिन उनकी सोल पावर बहुत देर बाद खत्म होने वाली है और इस बीच फ्रेंजी स्कूल के बच्चे आसमान में उड़ रहे सब बच्चों को घायल कर देते हैं और अब सिर्फ टैंगशैंग बचता है। अब फ्लाइंग सॉसेज की पावर भी खत्म हो गई थी और अब सब नीचे आ जाते हैं। अब टैंगशैंग जो कि अकेला हो चुका है उसे फ्रेंजी बैटल टीम के साथ फाइट करनी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि फ्रेंजी बैटल टीम के पास जो असिस्टेड ब्रांच का वॉरियर है उसकी सोल पावर अब ड्रेन यानी खाली हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी भी फ्रेंजी बैटल टीम को फुल कॉन्फिडेंस था क्योंकि अब उन्हें सिर्फ टैंगशैंग को हराना था। वो 6 बच्चे थे और टैंगशैंग अकेला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि टैंगशैंग कितना ताकतवर है। इसलिए जब एक स्पाइडर गर्ल उस पर वेब फेंकने की कोशिश करती है तो टैंगशैंग उसके वेब में नहीं फंसता, लेकिन वो स्पाइडर गर्ल खुद उसके वेब में फंस जाती है क्योंकि उसकी खुद की थर्ड स्पिरिट रिंग स्पाइडर की है। अब सब लोग ये देखकर टैंगशैंग को चीयर करने लगते हैं, लेकिन टैंगशैंग उन्हें चुप कराता है क्योंकि अभी तो टैंगशैंग
शैंग को और भी कुछ करना बाकी था। अब टैंग शैंग बाकी जो 6 वॉरियर बच्चे हैं उनको अपने सिल्वर प्लांट से पकड़ता है और सभी को एक बारी में घायल कर देता है और टैंग शैंग जीत जाता है। और अब पहले से ज्यादा ऑडियंस तेज साउंड करते हुए टैंग शैंग को चीयर करती है और इस तरह से श्रेक स्कूल जीत जाता है। अब सब बहुत खुश होते हैं। अब सभी रूम में आते हैं जहां ग्रैंड मास्टर उनकी तारीफ करता है और सभी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद अब ग्रैंड मास्टर उन्हें आज रेस्ट करने को कहता है क्योंकि अब कल से उन्हें और दो लड़ाई लड़नी है। अब तीनों टीचर बाहर चले जाते हैं और आपस में मस्ती मजाक करते हैं। अब फिर अगले दिन भी वो ऐसी ही लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते काफी देर हो जाती है और इन सभी लड़ाइयों में श्रेक स्कूल की जीत होती है। टैंग शैंग की टीम का नाम अब पूरे शहर में फेमस हो जाता है और शहर के छोटे छोटे बच्चे तो श्रेक 7 डेविल्स का मास्क पहनने लगते हैं। श्रेक 7 डेविल्स 27 मैच लगातार बिना हारी जीती थी, जिस वजह से उसका नाम अब बहुत बढ़ चुका था। और अब फिर एक दिन ग्रैंड मास्टर अगले दिन की फाइट के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जाता है और वहां जब वो रजिस्ट्रेशन करा रहा होता है वहां सोल एरिना का हेड उससे मिलने आता है और उसके सामने अपनी एक बात रखता है। वो ग्रैंड मास्टर को बताता है कि दूसरे शहर के सोल एरिना से हमारे यहाँ सिल्वर रैंक के योद्धा लड़ने आ रहे हैं और हमारे सोल एरिना में कोई सिल्वर बैच की टीम नहीं है जो उन्हें हरा सके। हमारे में तो कोई ऐसी भी टीम नहीं है जो उनके सामने 5 मिनट भी टिक पाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप श्रेक 7 डेविल्स को उनके साथ लड़ाओ। अब ग्रैंड मास्टर पहले तो मना कर देता है क्योंकि श्रेक 7 डेविल्स सिल्वर बैच के साथ लड़ेंगे, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सोल एरिना का ओनर उन्हें समझाता है कि उनकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो सिल्वर बैच के कैपेबल हैं और सिल्वर बैच भी उन्हें 1-2 दिन में मिलने ही वाला है और अगर वो इस मैच को लड़ेंगे तो उन्हें सोल एरिना की तरफ से 10,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब ये सुनकर ग्रैंड मास्टर एग्री कर लेता है और अब ओपनिंग टीम की डिटेल्स लेकर वहां से चला जाता है। अब वो फिर रूम में आता है और सबको ये बात बताता है और कहता है कि जो 10,000 सोने के सिक्के आएंगे उनमें से सब 1,000 रखेंगे और जो 3,000 सोने के सिक्के होंगे उन्हें स्कूल की प्रोग्रेस में लगाया जाएगा, जिस पर सब एग्री कर लेते हैं। और अब वो ओपनिंग टीम के टीम मेंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनका अब बहुत लंबा डिस्कशन चलता है जिसमें ये अलग अलग ओपोनेंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब उन्होंने क्या डिस्कस किया वो आपको मैच के दौरान समझाएंगे क्योंकि अभी समझाने पर आपको सब कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा और सब सर के ऊपर से जाएगा। तो अब सब तरह की प्लानिंग करने के बाद टैंग शैंग अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता है और कहता है कि हमने 27 मैच लगातार जीते हैं, जिस वजह से हम ये मैच भी जीतेंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। अब सब बहुत मोटिवेट हो जाते हैं और सब साथ में एक दूसरे को चीयर करते हैं। जिस टीम से उनकी लड़ाई होने वाली है उसका नाम एम्परर बैटल टीम है। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली टीम है। अब हमें इस टीम को दिखाते हैं जिसके पास अब उस टीम का लीडर आता है और वो उन्हें श्रेक 7 डेविल्स की सारी डिटेल्स बताता है और उन डिटेल्स को पढ़कर उन्हें भी समझ आ जाता है कि कल का मैच उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। अब फिर अगले दिन मैच शुरू किया जाता है और इस बार सोल एरिना पहले से बड़ा डिसाइड किया जाता है और आज के मैच को देखने के लिए 20,000 ऑडियंस आए हुए थे क्योंकि अब ये मैच बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होने वाला है। अब सब एक एक करके हीरोइक स्टाइल में रिंग के अंदर एंट्री मारते हैं और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब डीन ओपनिंग टीम के लीडर को देखता है और वो उसे जाना पहचाना लगता है, जिस पर जब ग्रैंड मास्टर उससे इसके बारे में पूछता है तो डीन मैच के बाद उसके बारे में बताने का कहते हैं। अब रिंग के अंदर सब अपनी अपनी स्पिरिट सोल बाहर निकालते हैं और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद हम ओपनिंग टीम के लीडर को देखते हैं जिसके पास ब्लू लाइटनिंग टी-रेक्स की सोल रिंग थी और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। 20 सोल टाइप में जो टॉप की सोल रिंग होती है उसमें से एक लाइटनिंग टी-रेक्स पावर है। वही लीडर के साथ एक वॉरियर गर्ल है जिसके पास पॉइजनस शक्तियां हैं और उनकी टीम में एक लड़का है जिसकी स्पिरिट सोल रिंग पैंथर की है। ऐसे ही उनकी टीम में सबके पास खतरनाक स्पिरिट सोल वाले वॉरियर हैं। अब सबसे पहले तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना शुरू करते हैं, लेकिन टैंग शैंग को ये बात अच्छे से पता थी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में श्रेक स्कूल हार जाएगा क्योंकि ओपोनेंट टीम बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए अब वो अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है जो उसने कल बनाया था। उन्होंने कल प्लान बनाया था कि वो असिस्टेंस ब्रांच के वॉरियर पर अटैक करेंगे ताकि बाकी सारी टीम थोड़ी कमजोर हो जाए। अब जो लोग हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे थे जब वो हारने लगते हैं तो टैंग शैंग ब्लू सिल्वर प्लांट से अपनी टीम को बचा लेता है। अब लीडर का ध्यान टैंग शैंग पर जाता है और टैंग शैंग पर हमला करता है, लेकिन अभी के लिए सारी सिचुएशन टैंग शैंग के कंट्रोल में थी जिसकी वजह से टैंग शैंग उससे बच जाता है। अब टैंग शैंग ने यह भी प्लान बनाया था कि वो लीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि असल में लीडर एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिस वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंस है। टैंग शैंग उससे 1 to 1 कॉम्बैट करेगा और जब लीडर हार रहा होगा तो वो एरोगेंस में आकर कोई ना कोई गलती कर बैठेगा और इस गलती का फायदा श्रेक 7 डेविल्स उठा लेंगे और ओपोनेंट को हरा देंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है और जब लीडर एरोगेंस में आकर अपनी एनर्जी जिसका नाम फ्यूरी ऑफ थंडरबोल्ट है उसको छोड़ देता है और टैंग शैंग अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके उसे न्यूट्रलाइज करने का डिसाइड करता है, लेकिन उसकी छोड़ी गई एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि टैंग शैंग उसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, जिस वजह से टैंग शैंग का ये वाला प्लान फेल हो जाता है। हालांकि वो उसके अटैक को कई हद तक रोकने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से श्रेक 7 डेविल्स को ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब फिर कैट गर्ल और बाकी सभी को गुस्सा आ जाता है और वो लीडर के अलावा बाकी जो ओपोनेंट वॉरियर थे उन पर अटैक कर देते हैं और अब इसमें श्रेक स्कूल जीतने लगता है। जीवो लीडर पर हमला करती है और क्योंकि लीडर पहले थोड़ा घायल हो गया था और जीवो की स्पीड बहुत तेज थी और उसके पास अब थर्ड स्पिरिट रिंग भी आ चुकी थी, इसलिए वो लीडर को हवा में लेकर पीटने लगती है और लीडर इससे घायल हो जाता है। अब अपने लीडर को घायल देख सर्पेंट गर्ल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपने लीडर को पसंद किया करती थी। अब वो तुरंत अपने क्लैन का सबसे जहरीला जहर उन पर छोड़ देती है। वो ये भी नहीं देखती कि इस जहर से उनकी जान तक जा सकती थी क्योंकि उसके ऊपर अब गुस्सा सवार हो चुका था। अब टैंग शैंग अपने सभी मेंबर्स को ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करते हुए पीछे खींचता है और एक ट्रिक अपनाता है। असल में सर्पेंट गर्ल ने उसके सामने पॉइजन से हमला किया है जो बचपन से ही हिडन वेपन्स के अंदर पॉइजन से हमला करता आ रहा है।
उसके पिछले जन्म में उसने पॉइजन के बारे में काफी ज्यादा स्टडी की थी, इसीलिए अब वो इस पॉइजन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए एक आइडिया सोचता है। वो अपने बेल्ट में से अल्कोहल निकालता है और उस अल्कोहल को वो मोटू की मदद से फायर लगवा देता है, जिस वजह से अल्कोहल हवा में फैल जाता है। और क्योंकि अल्कोहल के अंदर एंटीडोट मिलाया हुआ था, जिस वजह से पॉइजन नलीफाई हो जाता है और श्रेक स्कूल के सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब फिर वो फिर से लड़ाई करने लगते हैं और इस लड़ाई में श्रेक 7 डेविल्स जीतते हुए नजर आते हैं। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर की सोल रिंग वाला वॉरियर आगे आता है और अब बाकी ओपोनेंट्स भी अपनी सोल पावर का यूज कर लेते हैं और सब मिलकर जीवू और टैंगशैंग पर हमला करते हैं। टैंगशैंग तो उनसे लड़ने में बिजी हो जाता है, लेकिन जीवू को वो लोग हवा में फंसा देते हैं और जीवू हालांकि टेलीपोर्ट होकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार और ज्यादा फंसती चली जाती है और इस समय जीवू घायल हो जाती है और घायल होकर नीचे गिरने लगती है। टैंगशैंग उसे हवा में गिरने से बचाता है और उसे बेहोश हालत में देखकर बहुत गुस्से में आता है और बाकी टीम मेंबर्स को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अब उनका सामना करने के लिए कैट गर्ल और मिस्टर दाई जाते हैं। कैट गर्ल और मिस्टर दाई अपनी अपनी सोल पावर को एक दूसरे में फ्यूज करते हैं और फिर एक अलग सा बीस्ट जो बनता है उससे उन पर अटैक करते हैं। अब एक दूसरे के अंदर सोल पावर फ्यूज करने के लिए उन्हें एक दूसरे पर भरोसा होना जरूरी था और क्योंकि उनकी सोल पावर एक दूसरे से बहुत अच्छे से फ्यूज हो गई है, इसलिए यहाँ से ये कंक्लूड हो जाता है कि मिस्टर दाई और कैट गर्ल एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। अब फिर उनका ये अटैक बहुत डैमेज देने वाला था, लेकिन अब भी ओपोनेंट टीम का वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाते और कैट गर्ल खुद इसमें कमजोर हो जाती है। अब टैंगशैंग को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज करके अपनी म्यूटेटेड सोल पावर को निकालता है और उन पर पॉइजन स्टिंग से वॉर करने लगता है। टैंगशैंग इतना ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था कि वो बिना कुछ देखे उन पर अटैक करता है और इनमें सब उसके जहर से अफेक्ट हो जाते हैं और अब टैंगशैंग के खिलाफ कोई नहीं खड़ा था, इसलिए टैंगशैंग की टीम जीत जाती है। अब टैंगशैंग को उसकी टीचर की बात याद आती है कि उसे किसी की जान नहीं लेनी है, इसलिए वो एक एक करके सबका पॉइजन निकालने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ओपोनेंट टीम में जो वॉरियर है जिसके पास हीलिंग पावर है, उसे वो जीवू को ठीक करने को कहता है, जिस पर जब जीवू को वो अपनी हीलिंग सोल पावर से ठीक कर देता है, तब टैंगशैंग भी सबका पॉइजन निकाल देता है और फिर वो जीत का हार पहनकर वहां से चले जाते हैं। अब हारी हुई टीम अपने रूम में आकर बैठी है और सब उदास हो रहे होते हैं, लेकिन इस टीम का कैप्टन यानी लीडर उन्हें धीरज देता है और फेलियर से सीखने के लिए मोटिवेट करता है। वहीं दूसरी टीम श्रेक स्कूल के बच्चे ग्रैंड मास्टर के पास आते हैं और अपनी जीत का बखान करने लगते हैं और बहुत मस्ती मजाक करते हैं। अब इन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग की थी, इसलिए मिस्टर जाओ इन सभी बच्चों के लिए कुछ दिनों का रेस्ट मांगता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उन्हें 15 दिन का रेस्ट देने को रेडी हो जाता है और कहता है कि 15 दिन बाद तुम्हारे फेज 3 की ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां ओपोनेंट टीम का कैप्टन आता है और सरप्राइजिंगली वो डीन और मिस्टर जाओ को ग्रीट करता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका नाम कीमिंग है और ये पहले श्रेक स्कूल का ही एक स्टूडेंट था। डीन उसे फिर ग्रैंड मास्टर से मिलवाते हैं और वो ग्रैंड मास्टर को नमस्ते बोलता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसको टेढ़े मुंह से देखता है। इससे सभी को अजीब लगता है, लेकिन फिर हमें यहाँ से ये पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर असल में इसका चाचा है। ये दोनों एक ही परिवार से हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर की अपने पापा और अपने बड़े भाई से अनबन हो गई है और ग्रैंड मास्टर सारे रिश्ते नाते तोड़कर उनसे दूर भाग आया है। अब फिर कीमिंग अपने जूनियर से मिलता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि ये श्रेक स्कूल का लास्ट बैच है, क्योंकि श्रेक स्कूल की फाइनेंशियल दिक्कत अभी भी खत्म नहीं हुई है। सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि श्रेक स्कूल है ही इतना अच्छा कि लोग इसे अपना मानने लगते हैं, लेकिन उनका अपना अब ये स्कूल बंद होने वाला है। अब फिर श्रेक स्कूल के बच्चे अपने क्रेडिट्स को लेने के लिए सोल एरिना में जाने लगते हैं। वो फिर क्रेडिट्स लेने जाते हैं और उन सभी के क्रेडिट्स बहुत अच्छे आते हैं और सब सिल्वर बैच पर पहुंच गए होते हैं, लेकिन टैंगशैंग गोल्ड बैच पर पहुंच चुका था, जिस वजह से सब बहुत खुश होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कीमिंग अपनी घायल टीम के साथ वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में वहां ग्रैंड मास्टर आता है जो अकेले में कीमिंग से मिलना चाहता था। कीमिंग और ग्रैंड मास्टर आपस में बातें करते हैं, जिसमें कीमिंग पहले तो ग्रैंड मास्टर से वापस घर चलने को कहता है, क्योंकि कीमिंग के पापा और भाई वगैरह सब ग्रैंड मास्टर को बहुत याद करते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर मना कर देता है। और अब ग्रैंड मास्टर आज के मैच के बारे में बात करता है, जिसमें वो कहता है कि आज की तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी एरोगेंस था। कीमिंग भी उनकी ये बात एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी ब्लू टाइटनिंग आर्टेक्स के एरोगेंस में ही रहता है, जिस वजह से आज का मैच वो हार गया। वो आगे से इस मिस्टेक को दोबारा ना करने को कहता है, जिस पर अब वो ग्रैंड मास्टर का शिष्य बनने का पूछता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ श्रेक स्कूल में पढ़ाता है और वो उसे कहता है कि कभी तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज का स्तर नापना हो तो तुम टैंगशैंग से लड़कर देख लेना। जिस दिन तुम उसे हरा दोगे उस दिन तुम ग्रेट सोल लैंड मास्टर बन जाओगे। अब ये सुनकर कीमिंग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर टैंगशैंग और उसके बीच 1-to-1 फाइट हो तो वो खुद जीत जाएगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि तुम टैंगशैंग को नहीं हरा पाओगे और ये तुम्हें आगे आने वाले दिनों में खुद पता चल जाएगा। अब बातें करने के बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं और वहाँ कीमिंग भी मौजूद होता है। वो सब कीमिंग से बातें करने लगते हैं और उसका लेवल पूछते हैं, जिस पर जब वो अपना लेवल 62 बताता है तो सब बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। कीमिंग उन सभी की एबिलिटीज को देखकर बहुत खुश होता है। कीमिंग हेवेनडो इंपीरियल एकेडमी के अंदर एक टीचर है और वो अब उन सभी जूनियर्स को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए इनवाइट करता है। अब जैसे ही डीन ये सुनता है तो वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम श्रेक स्कूल में इन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, जिस पर अब ग्रैंड मास्टर वहाँ का माहौल ठीक करते हुए कहता है कि इन्हें अब कीमिंग के साथ हेवेनडो इंपीरियल एकेडमी के अंदर ही जाना चाहिए, क्योंकि एक साल बाद जो कॉन्टिनेंट एलाइट टूर्नामेंट है उसमें भाग लेने के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन हमारा श्रेक स्कूल रजिस्टर्ड स्कूल नहीं है, जिस वजह से अगर ये बच्चे यहाँ ग्रेजुएट हुए तो ये टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। डीन अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वैसे भी ये लास्ट बैच है और ये लास्ट बैच बीच में ही श्रेक स्कूल छोड़कर जा रहा है। उसने ये श्रेक स्कूल अपने खून पसीने से बड़े
बड़े प्यार से बनाया था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इसको संभाल रहा था। लेकिन अब ग्रैंड मास्टर की ये सब बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो उसके अपोज भी नहीं जा सकता था, क्योंकि असल में जो कुछ ग्रैंड मास्टर कह रहे थे वो सब सच था। अब वो नाराज होकर वहां से चला जाता है, लेकिन मोटू उनको समझाने उनके पीछे जाता है और कहता है कि हम सभी को आपने ही स्किल्स दिए हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, जिस वजह से हमें एक नाम की जरूरत है, यानी एक ब्रांड की जरूरत है, और वो हमें कोई रजिस्टर्ड स्कूल ही दे पाएगा, इसलिए हमें वहां जाना ही पड़ेगा। अब डीन का भी मन थोड़ा हल्का होता है और वो इजाजत दे देता है। ग्रैंड मास्टर ने असल में एक कंडीशन रखी थी कि उस स्कूल के अंदर श्रेक स्कूल के सारे टीचर इनको पढ़ाएंगे और वो स्कूल सिर्फ अपना नाम और अपनी जगह देगा। वहाँ के टीचर इन बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे या सिखाएंगे नहीं। अब सब फिर वापस श्रेक स्कूल के अंदर आ जाते हैं और उन्हें अब 2 महीने बाद हेवेनडो इंपीरियल एकेडमी के अंदर जाना था और अब उन्हें 2 महीने का रेस्ट मिल गया था। अब टैंग शैंगनिंग रोंग रोंग के पास जाता है और उसने जो क्विंग ट्राइब के लिए बहुत सारे हिडन वेपन्स बनाए थे उनके बारे में बताता है, जिस पर अब वो डिसाइड करता है कि जब वो एकेडमी पहुंचेगा तब वो क्विंग ट्राइब में जाकर खुद अपने हाथों से ये वेपन्स उनको सौंप देगा। अब फिर टैंग शैंग अपने कमरे में चला जाता है और वहां पर वो और भी कई वेपन्स बनाता है और ऐसा करने में उसे बहुत वक्त भी लग जाता है। वो अपनी सोल पावर का भी यूज करता है और फिर एक दिन फाइनली उसका वेपन बनकर रेडी हो जाता है। वो सभी को अपने ये वेपन्स दिखाता है और उसकी ताकत को देखकर सब बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस वेपन से भारी चीज को क्रश करने के अलावा दूर जगह पर एक रोप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सबको एक एक वेपन देता है और सब इसको पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये वेपन टैंग शैंग ने पिछली मेमोरीज का यूज करके बनाया था और इस तरह का वेपन इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। अब फिर 2 महीने पूरे हो जाते हैं, लेकिन एकेडमी में ले जाने से पहले डीन उनकी थोड़ी ट्रेनिंग कराना चाहता था, इसलिए वो आज सबको भागने के लिए कहता है। सब इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद थक हार कर अपने कमरे में लौट आते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद टैंग शैंग के कमरे के बाहर जीवू आती है और वो कहती है कि आज की ट्रेनिंग की वजह से मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, इसलिए क्या तुम इन्हें दबा सकते हो? जिस पर टैंग शैंग मान जाता है और वो जंगल में जाकर जीवू की मसाज करने लगता है और ये सीन बहुत रोमांटिक सा हो जाता है, लेकिन सिर्फ जीवू की तरफ से। जीवू बहुत मासूम चेहरा बनाकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टैंग शैंग अब भी ऑकवर्ड होते हुए उसे सिर्फ दोस्त की तरह ही ट्रीट करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं और वापस आने पर टैंग शैंग के सारे दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया था और अब ये सीन बहुत ज्यादा फनी मोड ले लेता है। अब उन्हें 2 महीने हो चुके थे और उन्होंने किसी से फाइट नहीं की थी, इसलिए डीन अब सभी को सोल एरिना में ले जाने लगता है और वो मैच के लिए रजिस्टर करता है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि उनके लेवल का वहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी गोल्ड बैच पर नहीं पहुंचा था। अब उनको ढूंढने पर एक टीम मिलती है, लेकिन उन सबकी लेवल 40 से ज्यादा थी और वो ओपोनेंट टीम को या तो मार डालते थे या फिर घायल करके छोड़ देते थे। उस टीम का नाम फील्ड बैटल टीम है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंड मास्टर इससे लड़ने को राजी हो जाता है, लेकिन डीन और बाकी सब इसके बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि इसमें श्रेक स्कूल के बच्चे हारेंगे नहीं बल्कि जान से मारे जाएंगे। लेकिन फिर ग्रैंड मास्टर डीन के कान में कुछ कहता है और डीन मान जाता है और अब इस लड़ाई के लिए एक स्पॉन्सरशिप भी मिल जाता है, जिसमें वो अगर वो इस बार जीतेंगे तो उन्हें 30,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। और फिर ग्रैंड मास्टर श्रेक स्कूल के सभी बच्चों को समझाता है कि वो अपनी बेस्ट पावर का यूज करेंगे और इस बार वो टैंग शैंग के दिए हुए हिडन सीक्रेट वेपन्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी का खून भी बहाना पड़े तो तुम बहा सकते हो और तुम्हें रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुनकर सभी शॉक तो होते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर की बात का वो उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इसलिए सब बच्चे मान जाते हैं और अब मैच शुरू किया जाता है, जिसमें सब अपनी अपनी सोल फोर्स निकालते हैं और अब ओपोनेंट टीम के सारे लोग एक साथ कैट गर्ल पर हमला करते हैं और कैट गर्ल डरते हुए एक साथ सभी पर टैंग शैंग का दिया हुआ हिडन सीक्रेट वेपन छोड़ देती है और वेपन छोड़ते ही वो ओपोनेंट टीम के सारे लोग एक बार में ही जान से मर जाते हैं। अब ये देखकर श्रेक स्कूल के सभी बच्चे उल्टी करने लगते हैं और बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को जान से नहीं मारा था। उन्होंने आज किसी इंसान को सिर्फ एक लड़ाई जीतने के लिए मारा है और ये देखकर टैंग शैंग और मिस्टर ताई के अलावा सब रिग्रेट करने लगते हैं। लेकिन टैंग शैंग उन्हें समझाता है कि ग्रैंड मास्टर ने हमें इन्हें जान से मारने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये लोग टेररिस्ट ग्रुप के लोग हैं और इनको मारना जरूरी था। ग्रैंड मास्टर असल में उन्हें ट्रेन करना चाह रहा था, क्योंकि उन सबको लड़ना तो अच्छे से आ गया था, लेकिन अगर कोई बुरा आदमी उनके सामने आया और उसकी जान लेनी पड़ी तो ये श्रेक स्कूल के बच्चे हिचकिचाए ना। वो उनको युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। अब सब बच्चे समझ जाते हैं और नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। अब हालांकि डीन को भी थोड़ा दुख होता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर का ये डिसीजन एकदम सही था, इसलिए वो दुख छोड़कर ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी पैसे हमें मिलेंगे उनमें से 90% हम इन मरे हुए लोगों के परिवार को दे देंगे। अब सभी श्रेक स्कूल के बच्चे रूम में आ जाते हैं और आज की बात की वजह से उनमें से किसी को नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन उनको ये कभी ना कभी तो करना ही था। और अब सभी बच्चे डीन और मिस्टर जाओ के साथ वहां आने लगते हैं और स्कूल पहुंचने पर वो स्कूल की सुंदरता को देखकर बहुत शौक होते हैं, क्योंकि वो स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा था। वो जैसे ही स्कूल के अंदर घुसते हैं तो स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बिगड़े हुए अमीरजादे वहां आ जाते हैं और उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं और उनको जब ये पता चलता है कि ये श्रेक स्कूल के बच्चे हैं तो वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब फिर उनमें से एक अमीरजादा श्रेक स्कूल के बच्चे पर हमला करता है, लेकिन मिस्टर ताई अकेले ही उसे संभाल लेते हैं और वहां जितने भी अमीरजादे थे उन सभी को पीट डालते हैं। सब बहुत शौक होते हैं कि इतने बड़े स्कूल के बच्चे अकेले आदमी से पिट जा रहे हैं, लेकिन फिर तभी कीमिंग आता है। कीमिंग वही है जो यहाँ टीचर है और बैटल के अंदर लीडर है। वो अमीरजादों को डांटता है और फिर श्रेक स्कूल के बच्चों को अंदर लेकर जाता है। वो विंग विंग से रास्ते में बातें करता है और उन्हें कीमिंग से पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जिसमें ट्रेनिंग मिमिक्री ग्राउंड्स के साथ साथ लेक्स और माउंटेन्स भी हैं, जिसके अंदर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ के बच्चे इतने काबिल नहीं हैं।
यहाँ के बच्चे बिगड़े हुए और मेहनती कम है, जिस वजह से इस स्कूल को क्वालिटी के बच्चे नहीं मिल पाते, और जो बच्चे क्वालिटी के होते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए कीमिंग श्रेक स्कूल के बच्चों को यहाँ लाया होता है ताकि इस स्कूल को काबिल स्टूडेंट मिल सके। अब वो स्कूल के बोर्ड मेंबर्स के पास पहुंचते हैं और वो बोर्ड मेंबर्स उनसे मिलते हैं। वो 3 लोग थे और वो तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। वो सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपनी अपनी रैंक बताते हैं, जिसमें से अब फिर वो बोर्ड मेंबर्स जब अपनी रैंक बताते हैं तो सब बहुत शॉक होते हैं क्योंकि उनकी रैंक 86, 83 और 85 है। अब बोर्ड मेंबर्स बहुत इज्जत के साथ सभी टीचर्स का वेलकम करते हैं और उन्हें हॉल के अंदर बैठाते हैं। अब वो सब आपस में बातें करते हैं और हम यहाँ भी देख सकते हैं कि डीन को अभी भी श्रेक स्कूल के खत्म हो जाने का दुख है। अब उसमें से एक बोर्ड मेंबर खड़ा होता है और वो ग्रैंड मास्टर से उसके बारे में पूछता है, जिसके बारे में उसने ये सुना था कि एक बच्चा कंट्रोलिंग ब्रांच का है और सबसे स्ट्रांग है। अब जैसे ही टैंग शैंग सामने आता है वैसे ही वो टैंग शैंग पर अपनी एनर्जी छोड़ने लगता है और सब समझ जाते हैं कि ये टैंग शैंग की एबिलिटीज को टेस्ट कर रहा है। टैंग शैंग जो भी दर्द हो रहा था वो सब सहता है, लेकिन फिर जब बोर्ड मेंबर अपनी एनर्जी की लेवल एक एक करके बढ़ाने लगता है तो टैंग शैंग को और दर्द होता है और उसके स्पिरिट सोल बाहर निकलने लगती है और फिर वो अपनी एनर्जी की लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन अभी टैंग शैंग उसकी एनर्जी को सहन कर पा रहा था। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और बोर्ड मेंबर्स समझ जाते हैं कि टैंग शैंग कितना शक्तिशाली है और श्रेक स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देकर उनको कितना फायदा होने वाला है। अब वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां हॉल के बाहर से एक बहुत ताकतवर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर आता है। उसके साथ उसका भांजा भी था और ये भांजा वही अमीरजादा है जिसने अभी अभी मिस्टर धाई से मार खाई थी। ग्रेट सोल लैंड मास्टर इस स्कूल के डायरेक्ट मैनेजर है, यानी वो बोर्ड मेंबर्स से भी बड़ी पोजीशन पर हैं। वो उनसे लड़ने आए थे क्योंकि मिस्टर धाई ने उनके भांजे को पीटा था। वो अपने साथ एक शक्तिशाली योद्धा को लाए थे और वो शक्तिशाली योद्धा पॉइजनस मास्टर है और उसकी रैंक 90 से भी ज्यादा है। मिस्टर धाई अब उन पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉइजन मास्टर का पॉइजन दूर से ही उस पर असर करने लगता है और वो उनके पास भी नहीं पहुंच पाता। अब ग्रैंड मास्टर और बाकी सब भी बात की गंभीरता को समझ जाते हैं। वहां खड़े सारे लोग भी मिलकर अगर इस पॉइजनस मास्टर पर अटैक करें तो भी वो इसके पॉइजन से नहीं बच सकते हैं। डायरेक्ट मैनेजर श्रेक स्कूल का बहुत मजाक उड़ाता है और डीन उससे लड़ने आगे जाने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि हमें बेशक अपनी जान की परवाह नहीं है और हम सर झुकाने से ज्यादा सर काटने में यकीन रखते हैं, लेकिन अभी हमें इन बच्चों के बारे में सोचना होगा क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो ये बच्चे भी मारे जाएंगे। अब डायरेक्ट मैनेजर उनकी बुरी बेइज्जती करके उन्हें यहाँ से जाने को कहता है और ये कीमिंग और बोर्ड मेंबर्स दोनों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे, इसलिए वो वहां से जाने लगते हैं। कीमिंग भी अब ये सब देखकर गुस्से में यहाँ से रिजाइन कर देता है और वो भी इनके साथ चल पड़ता है। अब जब वो जा रहे होते हैं तो वहां तभी वही लड़की आती है जिसको टैंग शैंग ने पीछे मैच में हराया था। वो लड़की जब टैंग शैंग को देखती है तो समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ है और वो पॉइजन मास्टर को टैंग शैंग के बारे में सब बता देती है। पॉइजन मास्टर उसके दादाजी हैं। वही श्रेक स्कूल के सारे बच्चे अब वापस जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ जाएं, क्योंकि वापस श्रेक स्कूल के अंदर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि अब उनके पास फंडिंग नहीं बची थी। निंग रोंग रोंग अपने परिवार में सबको ले जाने के लिए भी कहती है, लेकिन डीन किसी के अंदर रहकर नहीं जीना चाहता था, इसलिए सब दुखी हो रहे थे और सब आज रात के लिए इसी शहर में रुकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वो इस शहर में एक स्कूल देखते हैं और कीमिंग ये बताता है कि वो इस स्कूल के प्रिंसिपल को जानता है और हम यहाँ टीचर बन सकते हैं और ये बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। अब सब एग्री हो जाते हैं और उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाने लगते हैं। अब सभी टीचर इस स्कूल के मैनेजर के पास जाकर अपनी अपनी लेवल बताते हैं और क्योंकि उन सभी टीचर्स की लेवल 60 से ऊपर थी, इसलिए मैनेजर बहुत खुश होता है और कहता है कि आप सभी यहाँ जरूर टीचर बन सकते हो, लेकिन एक बार आप प्रिंसिपल से जाकर मिलो। अब सब प्रिंसिपल से मिलने जाने लगते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसिपल एक लेडी है और इस लेडी को देखकर ना जाने क्यों ग्रैंड मास्टर अपनी नजरें चुराने लगते हैं और यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लेडी और ग्रैंड मास्टर का पहले कोई रिलेशनशिप था, लेकिन दोनों किसी बात की वजह से अलग हो गए। अब ग्रैंड मास्टर इस लेडी से नजरें नहीं मिलाते, लेकिन लेडी ग्रैंड मास्टर को क्योंकि 20 साल बाद देख रही थी इसलिए वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन जब ग्रैंड मास्टर उससे बात नहीं करता तो डीन सिचुएशन को हैंडल करते हुए उससे बात करने लगता है। डीन भी उस लेडी को जानता है। असल में 20 साल पहले इन तीनों लोगों का एक शक्तिशाली ग्रुप था और ये बहुत बड़े बड़े काम आसानी से मिलकर कर दिया करते थे। अब डीन उससे यहाँ टीचर बनने का पूछते हैं, जिस पर लेडी मान जाती है और कहती है कि जब से हम बिछड़े हैं तब से मैं अच्छे से नहीं जी पा रही हूँ। अब इस स्कूल का नाम तुम्हारे ऊपर ही होगा और आज से डीन यहाँ के प्रिंसिपल हैं और आज से इस स्कूल का नाम बदलकर श्रेक स्कूल रख दिया जाएगा। अब इस उदार दिली को देखकर सब बहुत खुश होते हैं और डीन भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसका श्रेक स्कूल फिर से चलने वाला था और उसे अब केवल 7 नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाने के लिए मिलने वाले थे। अब इतना सब सुनकर भी ग्रैंड मास्टर दुखी ही था और उदास चुपचाप देवदास बनकर बैठा हुआ था। अब फिर सबके लिए मेगा डिनर अरेंज किया जाता है और सभी बच्चे खाना खाने लगते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर जो दुखी हो रहे थे वो टैंग शैंग को अपने पास बुलाकर अपना दुख शेयर करने लगते हैं क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाता है। वो टैंग शैंग को अपनी स्टोरी बताते हैं कि कई सालों पहले वो जब छोटे थे तो उसकी स्पिरिट सोल म्यूटेट हो गई थी, जिस वजह से वो और ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर सकता था और इसलिए उसने थियोरेटिकल नॉलेज लेने का डिसाइड किया और वो अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे शहर में आ गए। वहां उसने कई सारी विद्या प्राप्त की, लेकिन एक दिन उसको कुछ शक्तिशाली बच्चे मिलकर पीटने लगे और तभी वहां एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा आया और उसने मुझे बचाया और वो स्ट्रॉन्ग बच्चा डीन फ्रैंडर ही है।
जब से ग्रैंड मास्टर और दीन की अच्छी दोस्ती हो गई और दीन अपनी ताकत के दम पर और ग्रैंड मास्टर अपनी नॉलेज के दम पर अपना नाम बनाने लगे, और फिर उन्हें एक दिन एक लड़की दिखी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और बहुत सुंदर थी। हम दोनों का ही दिल उस लड़की पर आ गया था और हम दोनों ही उससे प्यार करने लगे और फिर हमारी एक टीम बन गई और हम मिलकर गोल्डन आयरन रिंग के नाम से जाने जाने लगे। लेकिन एक दिन दीन ने उसे जाकर प्रपोज कर दिया। लड़की दीन को नहीं बल्कि मुझे पसंद करती थी और जब उसने ये बात दीन को कहा तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्योंकि हम सब अच्छे दोस्त थे इसलिए दीन ने इस बात का गम खोल कर पी लिया और मेरी शादी फिर उसने खुद अपने हाथों से करवा दी और उसे भाभी कहकर पुकारने लगा। लेकिन शादी के तुरंत बाद वहां उस लेडी के घर वाले आए और वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगे। दीन जब तक एक यंग बच्चा ही था और उसने जब रोकने की कोशिश करी तो उसके घर वालों के सामने उसकी ना चली। असल में अब ग्रैंड मास्टर को शादी के बाद ये पता चला था कि लड़की और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर की ही एक कजन है और ये सुनकर उसके होश उड़ गए। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया और वो लड़की हालांकि ग्रैंड मास्टर के साथ भाग जाना चाहती थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो हमेशा के लिए उससे कनेक्ट तोड़ देता है। ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका अच्छा दोस्त दीन उसे रोक लेता है और उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है। इस सब के बाद लड़की ने अपने परिवार से कनेक्शन कट कर लिए थे और वो हमेशा ग्रैंड मास्टर को ही ढूंढती रही थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर उससे बचते बचाते कभी उसकी नजरों के सामने नहीं आया। और अब 20 साल बाद ग्रैंड मास्टर की लड़की से मुलाकात हो रही है और ग्रैंड मास्टर इसलिए उस लड़की से नजरें नहीं मिला पा रहे। टैंग शैंग उन्हें सलाह देता है कि उन्हें उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही नजरें चुराते रहे तो इससे दोनों को दुख पहुंचेगा। अब हम लेडी को देखते हैं जो उनके पीछे खड़ी थी और वो उनकी सब बातें सुन रही थी और अब वो रोने लगती है और वो ग्रैंड मास्टर से कहती है कि अब तुम मुझे मिले हो और मैं तुम्हें कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दोनों गले मिलते हैं। अब टैंग शैंग फिर उनको अकेला छोड़कर बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उस पर वो पॉइजन मास्टर अटैक कर देता है और उसे अपने एरिया में ले आता है, क्योंकि उसने उसकी पोती को मारने की कोशिश की थी। इसलिए वो टैंग शैंग को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन टैंग शैंग उसे कहता है कि तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन तुम भी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर पॉइजन छोड़ते हो वो तुम्हारे शरीर के अंदर भी घुसता है। वो उसे ये भी बताता है कि बारिश के दिन ये पॉइजन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है और बॉडी पेन होता है। अब ये सब सच था, लेकिन फिर भी वो टैंग शैंग को मारना चाहता था और उस पर हमला करने लगता है। अब वो टैंग शैंग को आसानी से मार सकता था, इसलिए टैंग शैंग उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि ये पॉइजन तुम्हारी जनरेशन के अंदर भी आ गया है और इससे तुम्हारी पोती भी अफेक्ट हो रही है। तुम तो इतने साल जी लिए, लेकिन तुम्हारी पोती ज्यादा नहीं जी पाएगी। अब ये सुनकर पॉइजन मास्टर अटैक करना बंद कर देता है, क्योंकि वो अपनी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है, जिस पर टैंग शैंग कहता है कि अगर मैं इलाज कर भी दूं तो तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन फिर पॉइजन मास्टर उसे वादा करता है कि अगर तुमने मेरी पोती को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब ये पॉइजन मास्टर कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन ये अपनी जुबान का पक्का था, लेकिन वो टैंग शैंग को चेक करना चाहता था कि कहीं ये बस अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं कह रहा। इसलिए वो अब उसे अपने गार्डन में ले जाता है और उसे हर तरह के पेड़ पौधे देकर कहता है कि मैं 3 तरह के पॉइजन बनाऊंगा और तुम्हें 3 एंटीडोट बनाने होंगे। अगर तुम तीनों एंटीडोट बना दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी पोती को ठीक कर सकते हो, और अगर तुम नहीं बना पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब फिर वो उसे अपने गार्डन में ले जाता है, जहां टैंग शैंग बर्फ और लावा का एक तालाब देखता है और ये अनोखा तालाब बहुत ज्यादा मशहूर है। टैंग शैंग बहुत शौक होता है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि ये तालाब उसे देखने को मिलेगा। अब पॉइजन मास्टर उसे कल सुबह की मोहलत देकर कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो यहाँ के ताकतवर बीस्ट जो मेरे ऑर्डर मानते हैं वो तुम्हें मार डालेंगे। अब टैंग शैंग उसके जाने के बाद आसपास की जगह को देखने लगता है और वहां वो मेडिसिन बनाने के लिए हर्ब्स कलेक्ट करता है, लेकिन एक हर्ब बर्फ की लेक के ऊपर थी और वहां जो कोई भी कमजोर बीस्ट जाता था तो वो जमकर फट जाता है। पॉइजन मास्टर ने भी उसे वहां जाने से मना किया था, लेकिन टैंग शैंग फिर भी हर्ब के लिए वहां जाने लगता है और अपनी चाकू से उसको काट देता है। चाकू उसका बर्फ में जाकर वही टूट जाता है, लेकिन कैसे न कैसे वो इस आइस हर्ब को पा ही लेता है। अब वो इसी तरह से फायर हर्ब भी पा लेता है और फिर फायर और आइस हर्ब को मिक्स करके एक साथ खा लेता है। हालांकि ये दोनों हर्ब पॉइजनस हैं, लेकिन आइस और फायर दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है, जिस वजह से अब टैंग शैंग यहाँ के एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट हो गया है और अब वो यहाँ कई तरह के हर्ब्स ढूंढ सकता है। वहीं हम ग्रैंड मास्टर, डीन और लेडी को देखते हैं जो टैंग शैंग को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी अब वहाँ पॉइजन मास्टर भी आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ग्रैंड मास्टर उससे टैंग शैंग के बारे में पूछते हैं कि आखिर तुमने मेरे डिसाइपल टैंग शैंग को कहाँ छुपाया है, जिस पर पॉइजन मास्टर उसे नहीं बताता और फिर अब उनमें बहस बढ़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी सोल पावर का यूज करके एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रैंड मास्टर, डीन और लेडी 20 साल पहले वाली टेक्निक का यूज करके आयरन ट्रायंगल रिंग बनाते हैं और ग्रैंड मास्टर का कुत्ता एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद अब पॉइजन मास्टर भी अपना विनोम निकालकर उनसे लड़ने लगता है। हालांकि विनोम ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो लोग आसमान में फाइट कर रहे थे, जिस वजह से ड्रैगन जीत रहा होता है और अब उससे पॉइजन मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अब उन तीनों पर खुद अटैक करने जाता है और वो तीनों ऑब्वियसली उसके अटैक को नहीं झेल पाते, जिसके बाद वही उनकी फॉर्मेशन टूट जाती है। अब ग्रैंड मास्टर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल को छोड़ दो और मुझे मार दो, जिस पर अब डीन भी कहता है कि हाँ, टैंग शैंग को छोड़ दो और मुझे मार दो, जिस पर अब पॉइजन मास्टर उसे मारने जाने लगता है, लेकिन तभी लेडी उसे रोकती है और कहती है कि हम ब्लू लाइटनिंग परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो वो तुमसे बदला लेंगे। अब ऑब्वियसली ब्लू लाइटनिंग परिवार पॉइजन मास्टर के पूरे वंश को खत्म करने की ताकत रखता है, लेकिन इसीलिए अब फिर पॉइजन मास्टर डिसाइड करता है कि वो इन तीनों को मारकर इनकी लाश भी ठिकाने लगा देगा, जिस वजह से इनके परिवार वाले इन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और उनको मेरे बारे में कभी पता ही नहीं चल पाएगा।
अब फिर तभी डीन आगे आता है और कहता है कि अगर तुमने हमें दिक्कत पहुंचाई तो हमारा परिवार तुम्हें नहीं मारेगा, बल्कि ग्रेट सोललैंड मास्टर आकर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ेगा। अब वो ये भी बताता है कि उस ग्रेट सोललैंड मास्टर का सरनेम टैंग है। अब ये सुनकर पॉइजन मास्टर डर जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि डीन टैंग हाउ की बात कर रहा है। हालांकि पॉइजन मास्टर एक ताकतवर इंसान है, लेकिन टैंग हाउ उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पॉइजन मास्टर हालांकि अपनी डर को उनके सामने दिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो ये कह चुका था कि मैं तुम्हें मारूंगा, इसलिए वो अपने दिल के अंदर डर छुपाकर उनको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी वहां टैंग शैंग आ जाता है। उसकी स्पाइडर लेग पॉइजनस हो चुके थे, क्योंकि उसने अपने पास वहां से कई पॉइजनस चीजें ली थी। अब टैंग शैंग उसे कहता है कि मैंने एंटीडोट्स बना लिए हैं और अब तुम मेरा टेस्ट ले सकते हो, और क्योंकि अब मैंने एंटीडोट्स बना लिए हैं इसलिए अब तुम श्रेक स्कूल के किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब पॉइजन मास्टर रुक जाता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि वो टैंग शैंग की एबिलिटीज को समझ गया था। अब टैंग शैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी पोते का पॉइजन भी ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि उसका भी इलाज मैंने ढूंढ लिया है। अब वो फिर एटीट्यूड में डीन स्कूल के टीचर से कहता है कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है और अब मैं इसे अपने साथ ले जाकर इसे पढ़ना चाहता हूँ। वो ये कहता है कि मैं टैंग शैंग को अपने साथ सिर्फ 6 महीने के लिए ले जाऊंगा और इस बीच मैं इससे पढ़ूंगा भी, और इसको अलग अलग पॉइजन के बारे में जानने को भी मिलेगा। श्रेक स्कूल के टीचर एग्री कर जाते हैं, लेकिन वो उससे ये बात कहते हैं कि टैंग शैंग को तुम्हें सेफ रखना पड़ेगा, जिस पर पॉइजन मास्टर मान जाता है। अब सारे श्रेक स्कूल के टीचर चले जाते हैं और पॉइजन मास्टर कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, जिस पर अगर तुम पास नहीं हो पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब टैंग शैंग हैरान होता है और कहता है कि अभी तो तुमने मेरे टीचर को मुझे सेफ रखने को कहा था और अब तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो, जिस पर पॉइजन मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी लाश को सेफ रखूंगा। अब फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और उसी जगह पर जाकर पॉइजन मास्टर एक एक करके 3 बार उस पर अपने सबसे शक्तिशाली जहर छोड़ता है, लेकिन हर बार टैंग शैंग उसके जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है और अब इससे पॉइजन मास्टर को समझ आ जाता है कि ये मेरी पोती के अंदर के जहर को आसानी से निकाल देगा। और फिर टैंग शैंग से जब वो पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तो टैंग शैंग उसे बता देता है कि कल उसने बर्फ और आग की हर्ब्स को एक साथ खाया था। इसमें बहुत रिस्क तो था, लेकिन टैंग शैंग ने इसे मैनेज कर लिया था। अब वो टैंग शैंग से काफी प्रभावित होता है, लेकिन अभी भी वो टैंग शैंग पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो टैंग शैंग को पकड़कर उसके अंदर अपना जहर डाल देता है और कहता है कि जब तुम मेरी पोती का जहर ठीक करोगे तभी मैं अपने इस जहर को बाहर निकालूंगा। अब टैंग शैंग बेचारा करता भी क्या, इसलिए अब वो वहां रहकर अलग अलग पॉइजन को स्टडी करता है और बेस्ट पॉसिबल दवाई खोजने लगता है ताकि पॉइजन मास्टर की पोती ठीक हो सके। अब फिर हमें श्रेक स्कूल को दिखाते हैं, जहां बाकी सारे बच्चे अब बेस्ट फैसिलिटीज मिलने की वजह से अपनी अपनी ट्रेनिंग जी जान से कर रहे थे। उनको अब इस स्कूल में मिमिक्री ग्राउंड्स और वर्चुअल लोकेशन भी मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर पा रहे थे। और फिर ऐसा करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और अब टैंग शैंग काफी ज्यादा पॉइजन के बारे में ज्ञान ले चुका था। और फिर एक दिन जब पॉइजन मास्टर उसको देखने आते हैं तो टैंग शैंग उन्हें अपने सीक्रेट हिडन वेपन्स दिखाता है और इसके अंदर उसने बेस्ट क्वालिटी का पॉइजन भी लगा रखा था, जिसका यूज करके वो बड़े से बड़े सोललैंड मास्टर को मार सकता था। ऐसे वेपन्स देखकर पॉइजन मास्टर बहुत खुश होता है, क्योंकि ऐसे वेपन्स उसने अपनी 78 साल की जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। अब पॉइजन मास्टर उसके अंदर से अपना पॉइजन निकाल लेता है और अपनी मासूम शक्ल बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा बांधकर नहीं रख सकता। असल में वो अब टैंग शैंग का दोस्त बन गया था और उनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। वो टैंग शैंग के टैलेंट को देखकर कहता है कि अगर तुम 3 साल बड़े होते तो मैं अपनी पोती की शादी तुमसे करवाता, जिस पर टैंग शैंग शर्माते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आपकी पोती की मिंग को पसंद करती है और वही उसके लिए बेस्ट सूटेबल हस्बैंड होगा। अब दोनों मजाक मस्ती करते हैं और अब वो टैंग शैंग से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, जिस पर टैंग शैंग जब ये बताता है कि उसके पापा सिर्फ एक मामूली से लोहार हैं, तो पॉइजन मास्टर समझ जाता है कि इसको अपने पापा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब क्योंकि 6 महीने हो चुके थे और पॉइजन मास्टर ने वादा किया था कि वो उसकी 3 विश पूरी करेगा। टैंग शैंग ने पहली विश में तो ये कहा था कि वो किसी श्रेक स्कूल के आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और दूसरी वो ये विश करता है कि वो यहाँ से बहुत सारी हर्ब्स अपने लिए ले जाएगा, और फिर तीसरी विश में वो ये कहता है कि पॉइजन मास्टर श्रेक स्कूल का सीनियर एडवाइजर बने। अब ये सुनकर पहले तो वो मना करता है, लेकिन टैंग शैंग जब उसे ये कहता है कि उसे वहां जॉब नहीं करनी है बल्कि उसे एक टाइटल देना है ताकि श्रेक स्कूल का नाम बढ़ जाए, इस पर पॉइजन मास्टर मान जाता है और वो अब दोनों श्रेक स्कूल में जाने लगते हैं। और वहां पहुंचकर वो पहले तो अपने सभी टीचर्स को ग्रीट करता है और फिर अपनी सारी बात उन्हें बताता है, और जब उन्हें ये पता चलता है कि पॉइजन मास्टर यहाँ के सीनियर एडवाइजर बनने को तैयार हैं, तो वहां पर सब बहुत खुश होते हैं। अब फिर ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग से अकेले में मिलते हैं और टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर को उनकी लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर छेड़ने की कोशिश करता है, जिस पर वो दोनों मजाक मस्ती करते हैं। और अब ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि तुमने 6 महीने से कोई ट्रेनिंग नहीं की होगी, जिस वजह से तुम यहाँ के अपने साथियों से पीछे रह गए होंगे। लेकिन टैंग शैंग उनसे कहता है कि उसने अलग अलग पॉइजन के बारे में जाना और उनको प्रैक्टिस किया, जिस वजह से उसकी रैंक 37 हो गई है। इससे ग्रैंड मास्टर बहुत शॉक होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि तुमने अपनी रैंक 40 पर पहुंचानी है, क्योंकि मिस्टर दाई अब रैंक 40 पर पहुंच चुका है। और फिर टैंग शैंग जीवू से मिलता है और जीवू उसे देखते ही गले से लगा लेती है और रोने लगती है, क्योंकि टैंग शैंग बिना बताए इतने लंबे समय के लिए उसे छोड़कर चला गया था। जीवू टैंग शैंग से बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसका उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। जीवू को रोता देख टैंग शैंग उसे चुप कराता है और उसे फिर कभी ना छोड़कर जाने का वादा करता है। अब फिर टैंग शैंग अपने बाकी दोस्तों से मिलता है और वो उन सभी को अपने लाए हुए हर्ब्स देने लगता है, क्योंकि इन हर्ब्स से उनकी ताकत बहुत बढ़ने वाली है। अब वहाँ ग्रैंड मास्टर भी आते हैं और ग्रैंड मास्टर उनको इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में आगाह करते हैं, लेकिन टैंग शैंग ये बताता है कि उनको इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, क्योंकि ये खास तरह के हर्ब्स हैं और इनको ये लिमिट में ही लेंगे। अब सब अपने अपने हर्ब्स ले लेते हैं,
लेकिन लास्ट में एक हब बचता है जो टैंग शैंग कैट गर्ल को देना चाहता था। ये हब सबसे शक्तिशाली हब है और इस हब के पीछे एक स्टोरी जुड़ी है। एक बार एक आदमी ने एक बहुत सुंदर गार्डन देखा था और उसे ये गार्डन काफी ज्यादा पसंद आया था और फिर उसने अपने घर के बाहर ऐसा ही एक सुंदर गार्डन उगाया और उसे बहुत अच्छा लगने लगा। उन्हें इन फूलों से प्यार हो गया और फिर एक दिन स्वर्ग से फूलों की देवी उतर कर आई और दोनों के बीच प्यार मोहब्बत होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद गॉड वहां पर आए और क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा को एक मनुष्य से प्यार करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो अप्सरा को वापस अपने साथ ले गए और अब इससे वो आदमी बहुत दुखी रहने लगा और उसने गुस्से में अपना पूरा गार्डन उजाड़ डाला। लेकिन एक दिन उसके पास एक ओल्ड मैन आया और उसने उसे बताया कि वो अप्सरा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे गार्डन में एक सफेद फूल बनकर पैदा हुई थी। अब ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो फिर से अपने उजड़े हुए गार्डन को जोतने लगता है और उस सफेद फूल की देखभाल करने लगता है। वो दिन रात उसके पास ही बैठा रहता और उसे निहारता रहता, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने पर उसका दिल टूट गया और वो वहीं मर गया। अब जब वो मरा था तो उसके दिल का ब्लड उछलकर उस फ्लावर पर जा गिरा था और जब से ये फ्लावर एक कीमती फ्लावर बन गया और इसको पाने वाला यानी इसको गार्डन करने वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाएगा। अब वो इसको कैट गर्ल को इसलिए देना चाहता था क्योंकि इस फ्लावर को सिर्फ एक कपल ही ले सकता है और उनके ग्रुप में कैट गर्ल और मिस्टर दाई का ही रिलेशनशिप है। अब कैट गर्ल शर्माते हुए मिस्टर दाई की तरफ देखती है और फिर उस फ्लावर को ले लेती है। उस फ्लावर को लेते वक्त और उसको यूज करते वक्त सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना होता है और उसको याद करना होता है। लेकिन जब कैट गर्ल ऐसा करने की कोशिश करती है तो कैट गर्ल पहले तो अच्छा अच्छा सोचती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि मिस्टर दाई पहले बहुत सारी लड़कियों के संग घूमा करता था और ये सोचने से उसका ध्यान टूट जाता है, यानी वो इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी और अब इससे सब दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब टैंग शैंग इसको ग्रैंड मास्टर को देता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर भी लेडी के साथ प्यार में थे। ग्रैंड मास्टर उसे ले लेता है, लेकिन वो भी पहले तो अच्छा अच्छा सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे फैमिली प्रॉब्लम से वो दोनों अलग हो गए थे और फिर ऐसा सोचने से तुरंत उसका ध्यान भटक जाता है जिस वजह से वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब फिर ये फ्लावर अपने आप जीवो के हाथ में आ जाता है और जीवो उसको यूज करती है और जीवो सब अच्छा अच्छा सोच पाती है जिस वजह से ये फ्लावर एक्टिवेट हो जाता है और अब ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो ये डिसाइड करती है कि वो इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि अभी वो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वो इसको एब्जॉर्ब करेगी और तब तक वो इसे अपने साथ ही रखेगी। अब बाकी सब अपने अपने हर्ब्स का यूज करके मेडिटेट करते हैं और कल्टिवेट करने लगते हैं, जिसके बाद अब जब सब जागते हैं तो सब अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ पाते हैं। सबकी रैंक 5-5-6-6 बढ़ चुकी थी और निंग रोंग रोंग को तो ये देखकर ज्यादा खुशी हो जाती है और वो टैंग शैंग को धन्यवाद बोलने के लिए उसके पास जाकर उसे किस कर देती है और ये देखकर ऑस्कर का दिल टूट जाता है। लेकिन वो अपने पास जीवू को देखता है और जीवू को खुद को किस करने का इशारा करता है, जिस पर जीवू उसे गुस्से में खूब पीटती है। फिर तभी टैंग शैंग अपनी आंखों को नोटिस करता है और हमें पता चलता है कि टैंग शैंग की पर्पल डेमन आई और कल्टीवेट हो गई है और इससे ये चीजों के आर पार देखने के साथ साथ इंसानों के सोल पार के बारे में भी अच्छे से जान पाएगा। अब मिस्टर दाई कैट गर्ल को देखता है और वो उसे गले से लगा लेता है क्योंकि वो उसे प्यार करता था। हालांकि कैट गर्ल मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे फिर से मिस्टर दाई के अयाशी वाली नेचर की याद आती है और वो उसे दूर हटने को कहती है, जिस पर जब मिस्टर दाई ये कहता है कि वो अब टैंग शैंग की तरह प्योर और इनोसेंट हो चुका है तो कैट गर्ल उसे ये कहकर चली जाती है कि वो खुद इसको चेक करेगी कि मिस्टर दाई सुधरा है या नहीं। अब फिर सभी बच्चे मिस्टर दाई का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मिस्टर दाई शांत स्वभाव से कैट गर्ल की तरफ देखकर सोचता है कि वो प्योर और इनोसेंट जरूर बनेगा। अब फिर वहां ग्रैंड मास्टर आते हैं जो टैंग शैंग से मिलते हैं और वो टैंग शैंग को जब ये बताते हैं कि टैंग शैंग के लाए हुए हर्ब से उन्होंने लेवल 30 को ब्रेक कर लिया है और वो अब आगे अपनी रैंक्स बढ़ा सकते हैं, तो टैंग शैंग बहुत खुश होता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर जिस वजह से फाइट में कमजोर थे वो कमी अब पूरी हो चुकी है। लेकिन अब ग्रैंड मास्टर क्योंकि बुढ़े हो चुके हैं इसलिए उनका मन रैंक्स बढ़ाने में नहीं है और बुढ़ा होने के बाद रैंक्स बढ़ाने की स्पीड भी धीरे हो जाती है, इसलिए वो अब भी थ्योरेटिकल नॉलेज लेने का ही डिसाइड करते हैं। और फिर टैंग शैंग सभी बच्चों के साथ घूमने लगता है, लेकिन तभी वहां एक मास्क मैन आकर उस पर अटैक कर देता है। वो मास्क मैन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी टैंग शैंग और बाकी सब उससे लड़ाई करते हैं और टैंग शैंग की मदद से उसको हराने में कामयाब भी हो रहे होते हैं और अब मोटो उस मास्क मैन को जान से मारने के लिए फायर का यूज करता है। लेकिन तभी टैंग शैंग समझ जाता है कि ये मास्क मैन मिस्टर जाओ है और वो तुरंत फायर को ब्लॉक करके उन्हें बचा लेता है। असल में मिस्टर जाओ उनकी बढ़ी हुई पावर्स को टेस्ट कर रहे थे और वो सबके पावर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। हालांकि मिस्टर जाओ लीनियंट रहकर उन पर वार कर रहे थे, वरना मिस्टर जाओ भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान है। अब वहां खड़े डीन टैंग शैंग को कहते हैं कि तुम्हें पॉइजन मास्टर बुला रहे हैं, जिस पर अब टैंग शैंग उनसे मिलने जाता है। वहां उनकी पोती भी मौजूद थी और अब टैंग शैंग उनकी पोती के लिए दवाई दे देता है। हालांकि पोती बहुत एरोगेंट थी और वो स्कूल को गंदा और टैंग शैंग को बुरा बताती है, लेकिन पॉइजन मास्टर अपनी ही पोती का मजाक उड़ाकर टैंग शैंग की खूबियां उसे बताते हैं, जिस पर उसकी पोती गुस्सा करने लगती है और कहती है कि इससे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूँ और यकीन नहीं हो रहा तो अभी ये मुझसे लड़कर देख सकता है। जिस पर टैंग शैंग भी कहता है कि अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो कुछ महीने बाद जो टूर्नामेंट है उसमें हम आमने सामने लड़ेंगे और तब तुम अपना कमाल दिखाना। पॉइजन मास्टर जानता था कि टैंग शैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी पोती नहीं जीत पाएगी, इसलिए वो टैंग शैंग को इसको नुकसान ना पहुंचाने के लिए कहता है, जिस पर टैंग शैंग मान जाता है और अब पॉइजन मास्टर यहाँ से अलविदा मांगता है। टैंग शैंग चाहता था कि पॉइजन मास्टर यहीं रहे, लेकिन पॉइजन मास्टर को अपना अधूरा काम निपटाना है, जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना होता है। अब फिर श्रेक स्कूल के बच्चे ग्रैंड मास्टर के पास आते हैं, जहाँ ग्रैंड मास्टर उन्हें ये बताते हैं कि वो डीन और लेडी मिस्टर दाई के साथ जंगल में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मिस्टर दाई के लिए सोल बीस्ट को मारकर स्पिरिट रिंग लानी है। निंग रोंग रोंग भी अब इस छुट्टी में अपने ट्राइब के अंदर वापस चली जाती है।
अब जब डीन जा रहे होते हैं तब उनके शर्ट से उनकी एक डिजाइन गिर जाती है और वो जब टैंग शैंग वगैरह देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं क्योंकि ये डिजाइन उनकी होने वाली स्कूल यूनिफॉर्म की थी और इस स्कूल यूनिफॉर्म में वो बहुत अजीब दिखने वाले थे। अब उनके जाने के बाद टैंग शैंग अपने दोस्तों से यहाँ के पढ़ाने की टेक्निक के बारे में पूछता है और अब वो अपनी पहली क्लास में जाते हैं जहाँ टैंग शैंग और जीवू एक साथ एक बेंच पर जाकर बैठते हैं और आपस में हंसकर बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी क्लास का सीनियर देख लेता है और क्योंकि वो जीवू को पसंद करता था इसलिए वो टैंग शैंग के पास आकर उसे जीवू से दूर रहने को कहता है और बस इस बात पर उनके बीच बहस छिड़ जाती है और अब दोनों लड़ाई करने लगते हैं और इस लड़ाई में टैंग शैंग आसानी से इस लड़के को हरा देता है और उसका मजाक बनकर रह जाता है। वो गुस्से में फिर से टैंग शैंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वहां तभी टीचर आ जाते हैं जिस वजह से अब वो टैंग शैंग को क्लास से बाहर मिलने को कहता है और फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद वो दोनों ग्राउंड में जाकर फाइट करना शुरू करते हैं। वो बिना स्पिरिट सोल का यूज करके एक दूसरे पर हमला करते हैं और क्योंकि उस लड़के की बॉडी मस्कुलर थी इसलिए उसे लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन टैंग शैंग को मार्शल आर्ट्स आते थे जिस वजह से वो उसकी बैंड बजाकर रख देता है। अब वो हारने के बाद दुखी होकर अपने घर चला जाता है। अब फिर टैंग शैंग और जीवू खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो खूब सारा खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन अब उन्हें एक ऑक्शन हाउस के अंदर जाना था क्योंकि वहां उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती थी, इसलिए अब वो दोनों वहीं जाते हैं। लेकिन उन्हें बाहर ही रोक लिया जाता है क्योंकि वो ऑक्शन हाउस सिर्फ अमीरों के लिए था और उसमें टैंग शैंग जैसे बच्चे नहीं आ सकते थे। लेकिन टैंग शैंग फिर ये डिसाइड करता है कि वो यहाँ सेलर के रूप में आएगा और यहाँ अपने हिडन वेपन्स बेचेगा। वो ऑक्शन हाउस के मैनेजर के पास जाकर उन्हें अपने हिडन वेपन्स दिखाता है और उनको यूज करता है। वो अपने हिडन वेपन से स्टील की एक बहुत मोटी दीवार को तोड़ देता है और फिर उसके बारे में सब बताता है जिससे मैनेजर समझ जाता है कि ये हथियार कितने शक्तिशाली हैं। हालांकि टैंग शैंग ने उसे कमजोर वाला हिडन वेपन दिया था लेकिन ये हिडन वेपन भी इस दुनिया के सभी बाकी वेपन से ज्यादा शक्तिशाली था। अब मैनेजर इसकी बोली 1000 सोने के सिक्कों से लगाने का डिसाइड करता है और ये सुनकर टैंग शैंग भी बहुत खुश होता है। अब टैंग शैंग और जीवू को मास्क दिए जाते हैं और उन्हें ऑक्शन हाउस के अंदर ले जाया जाता है। वहां पर टैंग शैंग कुछ लड़कियों को काम करते हुए देखता है और ये लड़कियां बहुत अजीब और फीलिंगलेस थी जिसे देखकर दोनों को अजीब लगता है और जब वो इसके बारे में सोच ही रहे होते हैं तभी वहां एक आदमी उन्हें इन लड़कियों की सच्चाई बताता है। असल में यहाँ इन लड़कियों को ये इनकी यंग एज में ही ले आते हैं और इनसे तभी से काम करवाते हैं। ये इन लड़कियों के साथ गंदा व्यवहार भी करते हैं जिस वजह से इन लड़कियों के अंदर की भावनाएं, इनकी सोचने की शक्ति सब खत्म हो जाती है और ये एक कठपुतली की तरह यहाँ काम करती है। ये सब सुनकर टैंग शैंग और जीवू को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब वहाँ ऑक्शन हाउस के अंदर प्रोग्राम शुरू होता है और पहली बोली में वो एक लड़की को लाते हैं और उस लड़की की बोली लगाई जाती है। ये देखकर जीवू को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की एक कैट गर्ल थी और इससे अमीर लोग एंजॉय करना चाहते थे लेकिन टैंग शैंग और बाकी सब नहीं चाहते थे कि इसे कोई खरीदे, इसलिए वही आदमी जो उनको इस सब के बारे में बता रहा था वो इसे सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद लेता है ताकि वो इस लड़की को फ्री कर सके। ये देखकर टैंग शैंग और जीवू को बहुत अच्छा लगता है। ये आदमी असल में निंग रोंग रोंग के फादर हैं और ये बहुत ज्यादा अमीर हैं, लेकिन ये बात अभी टैंग शैंग को नहीं पता है। अब फिर अगली बोली लगाई जाती है जिसमें टैंग शैंग का हिडन वेपन बेचा जाता है और ये हिडन वेपन सबको बहुत पसंद आता है। और जब ये बात फादर को पता चलती है कि ये हिडन वेपन टैंग शैंग ने बनाया है तो वो बहुत शौक होता है और फिर वो ज्यादा बोली लगाकर इसे भी खरीद लेते हैं। उसने 10,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाई थी और ये देखकर टैंग शैंग चौंक जाता है और फिर उन्हें इसके साथ साथ एक और वेपन देता है क्योंकि वो हिसाब बराबर का ही रखना चाहता था। फादर को ये अंकल स्वॉट कहकर पुकारता है और अब से मैं भी उन्हें अंकल स्वॉट ही कहूंगी। अब फिर टैंग शैंग और जीवू वापस स्कूल में आ जाते हैं और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं वहां उस लड़के को देखते हैं जिसको उसने पीटा था। इस लड़के का नाम ताई लॉन्ग है। ताई लॉन्ग जब घर गया था तब उसके पापा ने उसकी चोट के निशान देखे और जब उन्हें यह पता चला कि उनका बेटा टैंग शैंग से पिटकर आया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था और अब वो टैंग शैंग को पीटने यहाँ आया होता है। अब टैंग शैंग और उसके पापा लड़ाई करते हैं जिसमें फादर भारी पड़ रहे होते हैं और अब फिर दोनों अपनी अपनी सोल पावर का यूज करते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं। अब टैंग शैंग भी अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज करके उन पर वार करता है और फिर उन पर हिडन वेपन का यूज करके उनको पॉइजन दे देता है जिससे अफेक्ट होकर फादर मरने की हालत में आ जाते हैं। ये देखकर ताई लॉन्ग को भी गुस्सा आ जाता है और वो टैंग शैंग पर हमला करने लगता है, लेकिन टैंग शैंग उसे रोककर कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम्हारे फादर का जहर नहीं निकलेगा और वो मर जाएंगे। ये सुनकर ताई लॉन्ग पीछे हट जाता है और अब टैंग शैंग फादर के जहर को निकाल देता है, जिसके बाद फादर और सन दोनों दुखी होकर घर लौट जाते हैं। वहीं निंग रोंग रोंग अब अपने फादर से मिलती है जो ऑक्शन हाउस से वापस आ चुके होते हैं। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और फिर उसे ऑक्शन हाउस में मिला हुआ वेपन दिखाते हैं और ये देखकर वो समझ जाती है कि ये टैंग शैंग ने ही बेचा होगा और अब अंकल स्वॉट भी समझ जाते हैं कि टैंग शैंग निंग रोंग रोंग का दोस्त है। वो फिर स्कूल के बारे में बातचीत करते हैं और निंग रोंग रोंग ऑस्कर के बारे में सोचती है और शर्मा जाती है और ये देखकर अंकल स्वॉट को लगता है कि ये टैंग शैंग के बारे में सोचकर शर्मा रही है, जिस वजह से वो निंग रोंग रोंग को टैंग शैंग से शादी करने को कहते हैं, जिस पर निंग रोंग रोंग शर्माने लगती है। वही टैंग शैंग अपने कमरे में आकर आज की हुई फाइट के बारे में सोचता है क्योंकि इस फाइट से उसको काफी चोट आई थी और तभी वहां पर जीवू भी आती है जो टैंग शैंग को देखकर समझ जाती है कि ये आज की फाइट की वजह से घायल है। अब टैंग शैंग फिर मेडिटेट करता है और अपने आप को हील करने की कोशिश करने लगता है। वही निंग रोंग रोंग अपने पापा से और भी बहुत सारी बातें करती है जिसके अंदर वो उन्हें अब अपनी बड़ी हुई लेवल्स दिखाती है क्योंकि टैंग शैंग की दी हुई हर्ब्स की वजह से वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। ये सुनकर उसके पापा और उसके दादा बहुत खुश होते हैं। असल में निंग रोंग रोंग के पापा के बाद 7 लेवल का पगोड़ा है, जिस वजह से वो अपनी रैंक 70 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं,
लेकिन निंग रोंग रोंग के पास अब 9 लेवल का पगोड़ा आ चुका है और अब निंग रोंग रोंग 90 रैंक तक जा सकती है। और ये उसके पापा के लिए बहुत गर्व की बात थी। उन्हें खुशी होती है कि उनकी बेटी श्रेक स्कूल में गई, क्योंकि श्रेक स्कूल की वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। वहीं हम ताई लॉन्ग और उसके फादर को देखते हैं, जो इस हार के बाद दुखी थे, और अब ताई लॉन्ग अपने ग्रैंडफादर यानी अपने पापा के पास जाने का डिसाइड करता है, और फिर इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय।